हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम विशीष छतवानी है। मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट रहा हूं और अभी असिस्टेंट प्रोफेसर हूं गवर्नमेंट कॉलेज में। इन दिनों में हमारी यूपी टीजीटी की तैयारी चल रही है और हम प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कर रहे हैं। इसी सीरीज में 2009 में जो पेपर हुआ था उसको आज हम सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन है, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज। मांग की आड़ी लोच क्या है? पहली बात तो यह है कि आड़ी लोच और तिरछी लोच ये होता है कि एक वस्तु की कीमत में जो चेंज आए उसका प्रभाव दूसरी वस्तु की मात्रा पे पड़े। ठीक है, यानी कुछ ऐसा कि मान लीजिए कि x की कीमत अप डाउन हो तो x का तो क्वांटिटी डिमांडेड चेंज होगा ही होगा, लेकिन उस वजह से y की मांग में भी परिवर्तन हो जाए, ऐसा कुछ। ठीक है, तब हम कहते हैं आड़ी या तिरछी लोच। तो अब हमें एक वस्तु की कीमत देखनी होगी, वो कोई सी भी हो सकती है, और दूसरी वस्तु की मांग देखनी होगी, ऐसा संबंध होगा यहाँ पे। अच्छा, ऊपर जो आएगा वो यानी जो सूत्र है उसमें बता रहा हूँ, ऊपर जो आएगा वो आएगा मात्रा में परिवर्तन, नीचे जो आएगा वो आएगा कीमत में परिवर्तन। ठीक है, और दोनों वस्तुएं अलग अलग होंगी। यहाँ पे ऊपर इन्होंने प्राइस लिख दिया गलत, दोनों में इन्होंने डिमांड लिख दिया गलत। यहाँ इन्होंने ऊपर डिमांड लिखा है, नीचे प्राइस लिखा है, बिल्कुल सही है, लेकिन सेम वस्तु नहीं होनी चाहिए, ये भी सही है। कि मतलब इन्होंने जो सूत्र दिया है उसमें क्या है, y की कीमत में जो परिवर्तन हुआ उसका x की मात्रा पे क्या प्रभाव हुआ उसको। यानी अगर फॉर एग्जांपल इसे अपन मान लीजिए कॉफ़ी कह दें और इसे अपन चाय कह दें, तो इन्होंने ये अभी एक एग्जांपल बताया है कि चाय की प्राइजेस में चेंजेस का कॉफ़ी की डिमांड पे क्या प्रभाव हुआ। इसको अपन मांग की आड़ी या तिरछी लोच कहेंगे। दो तरह की वस्तुओं में लागू होता है, एक तो सब्स्टिट्यूट गुड्स हो तब लागू होता है, या सप्लीमेंट्री गुड्स हो तब लागू होता है। ठीक है, चलिए डिमांड के ऊपर हमने एक वीडियो बना रखा है, वो देखिएगा। नेक्स्ट, अ डिमांड कर्व विच इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस शोज इलास्टिसिटी। ठीक है, अपन यहाँ पे एक कर्व बनाने की कोशिश करते हैं। ये ओ, ये वाई, ये एक्स, यहाँ पे अलग अलग कीमतें हैं, सपोज 5 रुपया, 10 रुपया, 15 रुपया, और यहाँ पे क्वांटिटी है मान लीजिए 100, 200, 300। अब इनका क्वेश्चन क्या है वो समझो। डिमांड कर्व है, ठीक है, कैसा है, पैरेलल है, समानांतर है, किसके, एक्स अक्ष के। यानी ये वाला अक्ष है आपका, ये वाला जो अक्ष है ना, ये ओ एक्स अक्ष है, और आपका इसके समानांतर ये जा रहा है। अब इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब है कीमत 10 रुपये ही है, 10 रुपये पे आपको 100 की मांग भी देखने को मिल रही है, 200 की मांग भी देखने को मिल रही है, 300 की मांग भी देखने को मिल रही है। इसका मतलब होता है, इसको यूँ कहते हैं कि प्राइस में थोड़ा सा भी चेंज हुआ, इंच भर पैसों में भी चेंजेस हुआ, तो मात्रा में ज़बरदस्त चेंज हो जाएगा। यानी थोड़ा सा ऐसा आपको पूर्ण प्रतियोगिता, जहाँ पूर्ण प्रतियोगिता होती है वहाँ आपको इतना कट्टर कंपटीशन देखने को मिलेगा कि प्राइसेस में थोड़ा सा भी चेंज होने पे आपकी क्वांटिटी पूरी तरह से बदल के रह जाएगी। तब आपकी जो लोच होती है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती है, वो इनफाइनाइट होती है। ठीक है, तो इसमें आपको ये तीनों बातें याद रखनी है कि अगर आपकी मांग की लोच अनंत है, इनफाइनाइट है, तो उस समय आपको कैसा वक्र देखने को मिलेगा, आपको ओ एक्स अक्ष के समानांतर वाला वक्र देखने को मिलेगा। ऐसा वक्र देखने को मिलेगा, पूर्ण प्रतियोगिता में देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन थ्योरी ऑफ माल्थस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। क्या सही नहीं है? तो जब 4 ऑप्शन है इसका मतलब 3 सही है, 1 सही नहीं है। माल्थस ने कहा कि जनसंख्या जीवन निर्वाह के साधनों से अधिक तीव्र गति से बढ़ने की प्रवृत्ति दिखाती है। बिल्कुल सही है। उसने कहा था कि जो पॉपुलेशन है वो, उसमें ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होता है, वो जीपी दर से भागती है, गणितीय नहीं गुणोत्तर दर से भागती है। और जो खाद्यान्न की उत्पत्ति है, या जो आप साधन उत्पन्न करते हैं, जीवन निर्वाह के साधन होते हैं, वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दिखाते हैं। तो ये वाला बात कथन उनका ट्रू है। सेकंड, जीवन स्तर तथा जनसंख्या में सीधा संबंध होता है, ये भी बात सही है। हालांकि बहुत से लोगों ने इसकी आलोचना की, पर उनका ये कहना था कि अगर जीवन स्तर हाई होगा तो पॉपुलेशन बढ़ने के चांसेस भी ज़्यादा होंगे, और जीवन स्तर अगर लो होगा, है ना, मतलब जो लाइफ स्टाइल है, अगर लाइफ स्टाइल लो होगा तो पॉपुलेशन का लेवल भी लो होगा। हालांकि बाद में बहुत सारे लोगों ने इसकी आलोचना करी, वो एक अलग बात है। तो उनके हिसाब से तो ट्रू था। नेक्स्ट, बढ़ती हुई जनसंख्या को केवल नैसर्गिक अवरोधों द्वारा ही रोका जा सकता है, ऐसा नहीं है। आप जो नेचुरल जो होते हैं तरीके वो भी अपना सकते हो, और कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स भी अपना सकते हो। देरी से शादी करना, या कुंवारे रहने का निर्णय लेना, या जनसंख्या नियोजन के और तरीके अपनाना। तो ये कहना कि माल्थस ने ये कहा था कि केवल आप
नेचुरल तरीकों से ही पॉपुलेशन को रोक सकते हो ऐसा नहीं है, प्रिवेंटिव मेजर से भी आप रोक सकते हो, तो ये वाला फॉल्स है। और नैसर्गिक प्रतिबंध वो प्रतिबंध हैं जो जनसंख्या वृद्धि को रोकने के लिए प्रकृति द्वारा लगाए जाते हैं, ये बिल्कुल सही है ना। नेचुरल कंस्ट्रेंट्स आर दोज कंस्ट्रेंट्स इम्पोज्ड बाय नेचर, ये सही है, तो ये ट्रू हो गया। ठीक है, इसके आगे मैंने कुछ पॉइंट्स भी दे रखे हैं, इनको आप देख लीजिएगा कि आपकी जो पॉपुलेशन है वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेस से ग्रो करती है, फूड है वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से ग्रो करता है, पॉजिटिव चेक्स और प्रिवेंटिव चेक, ये आपके ऊपर, पॉजिटिव चेक्स को कुदरती चेक या नेचुरल चेक्स भी कहते हैं। अर्थक्वेक, एपिडेमिक, वार्स, फेमिन्स, फ्लड्स, ये कुदरत की तरफ से होता है, जिसके द्वारा कुदरत जनसंख्या को निपटा देती है। कोविड उसका वन ऑफ द एग्जाम्पल था। ठीक है, व्हेन द टोटल यूटिलिटी इज मैक्सिमम, मार्जिनल यूटिलिटी इज, वेल ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। जब आपका MU 0 हो जाता है तो आपका TU अपने मैक्सिमम लेवल पे होता है। ठीक है, इसे सिंपल समझिए, आप पहली रोटी खाते हैं, आपको 4 यूनिट की यूटिलिटी मिलती है, फिर 3 मिलती है, थर्ड रोटी खाने से मान लीजिए आपको 2 की यूटिलिटी मिलती है, चौथी रोटी खाने से आपको 1 मिलती है, 5वीं रोटी के बाद आप धाप जाते हैं। अब आपको अब तक कितनी यूटिलिटी मिली वो देख लेते हैं। पहली रोटी के बाद 4, दूसरी के बाद 4 और 3 7, फिर 2 9 और फिर 1 10, और 5वीं रोटी खाने से भी आपकी उपयोगिता में कोई वृद्धि नहीं हुई, यहाँ आप आके संतृप्त हो गए। तो जब मार्जिनल यूटिलिटी, मैं इसको 3-4 सेंस में बताता हूँ, जब मार्जिनल यूटिलिटी 0 हो जाती है तो टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम हो जाती है। इसी को जब हम प्रोडक्शन के नियमों में पढ़ते हैं, जब मार्जिनल प्रोडक्ट या मार्जिनल आउटपुट 0 हो जाता है तो आपका टोटल प्रोडक्ट मैक्सिमम हो जाता है। तो आप इन दोनों बातों को याद रखेंगे, तो उस बिंदु पे 0 होती है। ठीक, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। पढ़ते हैं, पूर्णतया लोचदार मांग वक्र एक्स अक्ष के समांतर होती है। तो ये बात हमने अभी अभी देखी थी कि जो आपका पूर्णतः लोचदार वक्र है वो OX अक्ष के समांतर होता है, ये वाला चित्र हमने देखा था, तो ये ट्रू है। नेक्स्ट क्या है, पूर्णतया लोचदार मांग वक्र नीचे को गिरती हुई होती है, गलत है। पूर्णतया बेलोचदार मांग वक्र X अक्ष के समांतर होती है, नहीं वो Y अक्ष के समांतर होती है, ये वाला, यानी ये जो लिखा है ये गलत है। ये अगर आपका पूर्णतया बेलोचदार होगा ना तो आपको ऐसा चित्र देखने को मिलेगा। जैसे एक ज़माने में पेट्रोल की मांग थी, उसमें क्या होता कि पेट्रोल 60 रुपये है, चाहे 70 रुपये है, चाहे 80 रुपये है, चाहे 100 रुपये है, आपको क्वांटिटी में मांगी जाने वाली में कोई चेंज नहीं आएगा। आज के दिन ये स्थिति दवाइयों के साथ है, वो दवाई आपको 10 रुपये की दे, 20 रुपये की दे, 1000 रुपये की दे, अपने को वो दवाई कंज्यूम करनी है उतनी करनी है, तो अपनी क्वांटिटी में अपन चेंज नहीं कर पाते। तो दवाइयों की जो मांग होती है, जो जीवन रक्षक दवाइयाँ हैं आप कह सकते हो, उनमें अपने को पूर्णतया बेलोचदार मांग देखने को मिलती है, लेकिन उसमें जो वक्र होता है वो OY अक्ष के समांतर होता है, क्योंकि यहाँ Y होता है, यहाँ X होता है। तो ये जो लिखा है वो उल्टा लिखा है, इसलिए मैंने चित्र आपको दे दिया। सामान्यतः अत्यधिक लोच मांग वक्र एक पड़ी रेखा होती है, ऐसा नहीं है कि ट्रू हमें पहले ही मिल गया है, पहला कथन सत्य है। ठीक है, नेक्स्ट, लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन इज मोस्ट अप्रोप्रिएट। ठीक है, हमने देखा है रेखा और स्टाफ संगठन होता है, जिसमें रेखा लाइन जो अधिकारियों की लाइन होती है वो होती है, और स्टाफ एक्सपर्ट्स होते हैं जो उनको सलाह देते हैं। उनकी सलाह बाध्यकारी नहीं होती, एडवाइजरी होती है। रेखा यानी बड़े अधिकारी उसको मानना चाहें तो माने, ना मानना चाहें ना माने, लेकिन ऑब्वियस ही बात है इतने लोगों की ज़रूरत कि पहले अधिकारी और फिर एक्सपर्ट्स की ज़रूरत आपको कहाँ होगी, बड़े संगठनों में ही होगी, बड़े आकार वाले उपक्रमों में ही होगी। छोटे आकार में आपको इतने लोगों की ज़रूरत नहीं होती। नेक्स्ट, इन सैम्पलिंग रिसर्च स्टडी ऑफ डैश डैश शुड बी डन टू रीच अ कॉन्क्रीट कंक्लूजन। ठीक है, अगर आप सैम्पलिंग रिसर्च करने जा रहे हैं, ठीक है, मान लीजिए मैं एक शहर में हूँ, मान लीजिए अजमेर में हूँ, और ये भी मान लेते हैं कि इसकी आबादी 5 लाख की है, और हम लोगों का एजुकेशन लेवल जानना चाहते हैं कि लोगों ने 1st से 8 तक की पढ़ाई कर रखी है, 8 से 12 तक की पढ़ाई कर रखी है, या ग्रेजुएशन कर रखी है, या पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है। हम इसके आंकड़े निकालना चाहते हैं। तो या तो अब 5 लाख लोग हैं, सबसे पूछो, तो वो तो पूरा सेंसस हो जाएगा, पूरा सबको ही ले लोगे, या तो फिर आप क्या करो, सैंपल्स ले लो। अब सैंपल ले लो में प्रॉब्लम आती है, 1000 लोगों का सैंपल लें कि 5000 का लें या 10,000 का लें। देखिए, सैंपल साइज़ एक तो उचित होना चाहिए, लेकिन मेन बात होता है कि वो रिप्रेजेंटेटिव नेचर का होना चाहिए। मतलब उस सैंपल में
अजमेर शहर को रिप्रेजेंट करने वाले सारे लोग आ जाने चाहिए, तब जाके आपके जो सैंपल के बेसिस पे रिजल्ट आएंगे वो अच्छे और विश्वसनीय रिजल्ट आएंगे। आपने मान लीजिए अजमेर शहर में एक गरीब सा मोहल्ला है, वहाँ आप चले गए जहाँ पे लोग पढ़ाई नहीं करते और आपने बस उन्हीं से पूछ लिया, तो आपको लगता है कि लगेगा शायद अजमेर में प्राइमरी तक की भी पढ़ाई इन लोगों ने नहीं कर रखी। या आप बिल्कुल पॉश इलाके में चले गए, वहाँ पे सब लोगों ने पीजी कर रखी है, तो आपको लगेगा पूरे अजमेर ने पीजी कर रखी है। तो ऐसा नहीं है, आपको मतलब इसलिए कहते हैं कि सैंपल जो कि कुछ यूनिट्स का होता है वो लेते समय आपको ऐसी यूनिट्स यानी ऐसे लोग शामिल करने चाहिए जो पूरे शहर के कैरेक्टरिस्टिक्स को दिखाते हों। तो इसीलिए इसने कहा कि ठोस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए हमें जनसंख्या की प्रतिनिधि इकाइयों का अध्ययन करना चाहिए, हमें रिप्रेजेंटेटिव यूनिट्स ऑफ द पॉपुलेशन का स्टडी करना चाहिए। ठीक है। द कंक्लूजन ऑफ लॉ ऑफ इनर्शिया ऑफ लार्ज नंबर्स, ये नंबर्स वर्ड है, इज। ठीक है। देखिए एक बात तो आप ये समझिए कि जो बड़े अंक होते हैं उनमें परिवर्तन मुश्किल से आता है, छोटे अंकों में परिवर्तन तेजी से आता है। पहला कथन जो लिखा है स्मॉल नंबर्स आर मोर स्टेबल, गलत है। लार्जर नंबर आर मोर स्टेबल, ये सही है। ठीक है। महांक जड़ता का नियम, यानी जो महांक मतलब बड़ा अंक, जो बड़ा अंक है जड़ मतलब चलता नहीं है, मूव नहीं करता। जैसे आप ये समझो, ये एक बड़ा पत्थर है, एक छोटा पत्थर है, आप किसको आराम से खिसका दोगे? इसको आप अब यूं समझिए कि जैसे 5 लाख लोगों के सर्वे की बात चल रही थी। ठीक है। अगर मान लीजिए कि आपने 100 लोगों का सैंपल लिया, तो 100 लोगों के सैंपल बहुत फ्लक्चुएटिंग होते हैं, उसमें एक्सट्रीम की तरफ जाने की गुंजाइश ज़्यादा है। लेकिन अगर मान लीजिए कि आपने 5 लाख के लिए मान लीजिए 10,000 लोगों का सर्वे ले लिया, तो ये एक अच्छा नंबर है। इसमें अब आपके हर तरह के लोग आएंगे। अगर आपने कुछ अनपढ़ लोगों को भी शामिल कर लिया तो कुछ पीजी वाले लोग भी शामिल हो जाएंगे। तो जो बड़ा अंक होता है वो बड़ा अंक जनरली रिप्रेजेंटेटिव नेचर का होता है। बड़ी संख्याएं छोटी संख्याओं की अपेक्षा अधिक स्थिर होती हैं। ठीक है। नेक्स्ट, द प्रॉब्लम 5 स्टूडेंट गेट लेस देन 3 मार्क्स, 12 स्टूडेंट गेट, ये पूरा आप क्वेश्चन पढ़ लीजिए। इसमें जो लिखा है 5 विद्यार्थी ऐसे हैं जिनको 3 से कम मिलते हैं, तो मैंने ये 3 से कम लिख दिया। 12 विद्यार्थी ऐसे हैं जिनको 6 से कम मिलते हैं, जैसा इसने बोला वैसा का वैसा लिख दिया। 25 विद्यार्थी ऐसे हैं जिनको 9 से कम अंक मिलते हैं, और 33 विद्यार्थी ऐसे हैं जिनको, इसमें क्या होता है, लोग अधिकतर मैंने देखा है कि स्टैटिस्टिक के क्वेश्चनों में लेस देन वाले को सरप्लस कर दूंगा, माइनस कर दूंगा, लेकिन इसको समझना होता है। जैसे इसके अब आप ना प्रॉपर ग्रुप बनाइए। ये तो वो ग्रुप थे जो क्वेश्चन ने दे रखे थे, इसके प्रॉपर आप एक्सक्लूसिव ग्रुप बनेंगे। तो जैसे 3, 6, 9, 12 दिख रहा है, तो मतलब 3-3 का अंतर है। और ये भी कि पहला लिखा है लेस देन 3, तो आपका पहला ग्रुप बनेगा 0 से 3, 3 से 6, 6 से 9, 9 से 12। अब आराम से देखते हैं। ठीक है। इसका क्या कहना है, 3 से कम, तो आप देखो इनमें देखो 3 से कम कौन सा है, ये वाला ग्रुप, और कितने लोग हैं 5, तो सिंपली आपने 5 लिख दिया, वेरी इजी। नेक्स्ट देखो, अभी क्या कहता है 6 से कम में 12 लोग हैं, तो कई बार बच्चे क्या कहते हैं 12 सामने भर देते हैं। देखो ये क्या कह रहा है 6 से कम, तो 6 से कम तो ये भी है और 6 से कम तो ये भी है, ये दोनों के दोनों ग्रुप, आप समझिए मेरा पेन जहाँ चल रहा है, ये दोनों के दोनों ग्रुप 6 से कम है। और आपको कितने लोगों को सेट करना है, 12 लोगों को सेट करना है। 5 लोगों को आप ऑलरेडी सेट कर चुके हो, तो यहाँ आपको बाकी 7 लोगों को सेट करना होगा। एक बार और बताता हूँ, लेस देन 9, 9 से कम, तो ये आप देखो मेरी बात सुनो, ये तीनों ग्रुप 9 से कम है, और 9 से कम में आपको कितने लोग सेट करने हैं, 25 लोग। 25 में से 12 आप ऑलरेडी सेट कर चुके हो, तो बाकी आपको यहाँ 13 लोग सेट करने पड़ेंगे। ठीक है। और जब इसने कहा 12 से कम, तो ये सारे के सारे ग्रुप 12 से कम है, और 12 से कम है, और इसमें से आप 5 और 7, 12 और 13, 25 लोग पहले ही सेट कर चुके हो, बाकी आपको 8 लोग सेट करने पड़ेंगे, क्योंकि कुल आपको 33 लोग सेट करने हैं। तो इस तरह से अपन ने ग्रुप को एक फिक्स्ड रेंज में चेंज कर दिया। ठीक है। अब इसमें फिर इसने गेम खेल लिया, इसने पूछा बताओ 6 से 12 अंक के बीच में कितने लोग हैं, 6 से 12 के बीच। इसको ये लोग नहीं चाहिए, इसको ये लोग भी नहीं चाहिए, इसको चाहिए 6 से 12 के बीच। 6 से 12 यानी ये दोनों ग्रुप। वो चाहता तो आपसे 6 से 9 भी पूछ सकता था, 9 से 12 भी पूछ सकता था, उसने पूछा 6 से 12 वाले लोग कितने हैं, तो मुझे ये दोनों ग्रुप छोड़ने पड़ेंगे और मुझे ये लोग लेने पड़ेंगे। मुझे ये 21 लोग मेरा आंसर होगा। ठीक है। और अपन ऐसे भी कर सकते थे
अपन ऐसे भी कर सकते थे, मुझे इतना करने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि चूंकि इसको समस्या में 6 से 12 वाले लोग चाहिए थे, यानी इनको 3 से लोग कम वाले लोग नहीं चाहिए थे और 6 से कम वाले लोग भी नहीं चाहिए थे, ठीक है। इसको मतलब ये वाले लोग नहीं चाहिए थे, लेकिन इसमें आप एक कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, इसमें हो सकता है आप 17 लोग हटा देते, तो इसीलिए आपको इस पे आना ही पड़ेगा और आपको ये समझ में आ जाएगा कि टोटल 33 लोगों की बात चल रही है और जिन लोगों को हटाना है वो ये 12 लोग हटाने हैं, तो फिर आपका आंसर 21 आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, स्टैटिस्टिकल एरर मीन्स, वेल वापस उसी अजमेर वाले एग्जाम्पल पे चल रहे हैं। आप 5 लाख लोगों की स्टडी, 5 लाख लोगों के बारे में रिजल्ट निकालना चाहते हो, ठीक है। सपोज करो कि हम इनका इनकम लेवल निकालना चाहते हैं कि कितना इनकम, एवरेज इनकम अजमेर का एक निवासी कमाता है, और ये भी मान लेते हैं कि हमने 1000 व्यक्तियों का सैंपल लिया और हमने मान लीजिए ये आंकड़ा निकाला कि यहाँ का एक आदमी 18,000 रुपये महीना कमाता है, मान लीजिए हमने निकाला, और मान लीजिए कि 5 लाख लोगों का अगर पूरा डेटा लिया जाता तो रिजल्ट मान लीजिए 20,000 महीना निकल के आता। कम आता है ज़्यादा आता उससे मतलब नहीं है, मेन बात यह है कि आपने सैंपल के आधार पे जो निष्कर्ष निकाला वो वास्तविक अंक से जितना दूर होता है उसे स्टैटिस्टिकल एरर कहते हैं। 3 अलग अलग शब्द हैं, तीनों में एस आता है लेकिन तीनों अलग अलग हैं। एक होता है आपका स्टैटिस्टिकल एरर, एक होता है आपका सैम्पलिंग एरर और एक होता है आपका स्टैंडर्ड एरर। रिसर्च मैथडोलॉजी में इन तीनों शब्दों का अलग अंतर है। स्टैटिस्टिकल एरर, इसे आप अगर अपन टेक्निकली बोले तो म्यू माइनस बीन बोल दीजिए। समग्र से जो रिज़ल्ट आना चाहिए और सैंपल से जो रिज़ल्ट आया, या यूँ कह लीजिए कि जो फिगर एक्चुअल में है और जिस फिगर को आपने एस्टिमेट किया, उन दोनों का जो अंतर है उसे हम स्टैटिस्टिकल एरर कहेंगे। ये संग्रहण के दौरान हुई गलती है? नहीं। गणना के दौरान हुई गलती है? नहीं। ये वास्तविक मूल्य और अनुमानित मूल्यों का अंतर है, ये सही है। स्टैटिस्टिकल एरर फर्दर कैन बी डिवाइडेड इन सैम्पलिंग एरर एंड नॉन सैम्पलिंग एरर, और फिर नॉन सैम्पलिंग एरर के अपने अपने रीज़न होते हैं। अभी के लिए सी आंसर है। नेक्स्ट, मतलब ये बात मान के चलिए कि इन वाले वर्षों के मुकाबले जो पुराने वाले वर्षों के पेपर का लेवल है वो हाई था या टफ था या स्टैंडर्ड क्वेश्चन थे, पर ये भी एक बात है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भले कीजिए, सुनिए भले, अच्छी बात है, लेकिन आपको अपने सिलेबस, करंट सिलेबस को भी देखना होता है। कोई टॉपिक पहले था, टफ था या सिंपल था छोड़ दो, पहले वो टॉपिक था और अभी वो सिलेबस में नहीं है, तो चांसेस है कि उसका क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक प्रमोट्स एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, तो अगर कृषि और ग्रामीण विकास की बात आए तो उसका जो सबसे एपेक्स बॉडी है वो नाबार्ड है। नाबार्ड फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, राष्ट्रीय लेवल का है कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, नाबार्ड, ठीक है। आसान क्वेश्चन, इसलिए में यही क्वेश्चन आसान आया है। विच बैंक्स ओल्ड नेम वाज इंपीरियल बैंक, तो आपका जो SBI है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, इसका पहले नाम इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था, ठीक है। तो ठीक है ना, ये इस क्वेश्चन को यूँ भी बोल सकते हैं कि पहले जो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था उसका अब क्या नाम है, तो उसका अब नाम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। इसको भी आप देख लीजिए, किसी ज़माने में बैंक ऑफ बंगाल होता था, बैंक ऑफ बॉम्बे होता था और बैंक ऑफ मद्रास होता था। इन तीनों को मिलाकर, इन तीनों को अमालगमेट करके इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बनाया गया, और फिर 1955 में, 1955 मतलब कितना समय हो गया आप देख लीजिए, 1955 में इस बैंक को फिर बदल के कर दिया गया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, रेपो रेट इज़ द रेट एट विच, ठीक है। तो यूँ समझो कि RBI होते हैं सबके पापा और छोटे छोटे बच्चे यानी छोटे छोटे बैंक, ICI बैंक, HDFC बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, ये छोटे छोटे बैंक। तो ये बैंक जिस रेट पे RBI से बोरो करते हैं, जिस रेट पे RBI से उधार लेते हैं, बदले में अपनी प्रतिभूतियों को गिरवी रखाते हैं या बेचते हैं, उसे हम रेपो रेट कहते हैं। रीपर्चेज ऑप्शन रेट, इसका पूरा नाम है रेपो का रीपर्चेज ऑप्शन रेट। लेकिन मोटे तौर पे बात यही है कि वो दर, दो तरीके से बोलता हूँ, वो दर जिस पे RBI बैंकों को, बैंक यानी कमर्शियल बैंकों को उधार देते हैं, या यूँ कह लीजिए कि वो दर जिस पे बैंक RBI से उधार लेते हैं वो रेपो रेट होती है। ये वो रेट है जिस पे बैंक RBI से बोरो करते हैं, बी इसका आंसर है। नेक्स्ट,
सिडबी इज़ एन एपेक्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो एक तो है आईडीबीआई, और आईडीबीआई का भी फुल फॉर्म है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, इसमें बस स्मॉल लगा लीजिए। तो सिडबी, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ये किसके लिए है? लघु और मध्यम आकार के जो उद्योग होते हैं उनके लिए है, फॉर स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस, है ना। तो ठीक है, तो आपका स्मॉल मीडियम उद्योगों के लिए सिडबी जो है वो शीर्ष वित्तीय संस्था होती है। ठीक है, नेक्स्ट, एक कंपनी के अंश का अंकित मूल्य 100 रुपये है। कंपनी ने इसे 150 रुपये की रेट पे इशू किया है। बाजार में इस अंश की कीमत 200 रुपये है। कंपनी ने 20% की दर से डिविडेंड घोषित किया है, तो बताओ डिविडेंड कितना मिलेगा। बहुत ही अच्छा बट बहुत ही बेसिक नॉलेज का क्वेश्चन जिसको आपको पता होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि एक कंपनी, मान लीजिए रिलायंस है, उसके शेयर की फेस वैल्यू 100 रुपये है। 2015 में जब उसने शेयर इशू किया था, इनका शेयर तो बहुत महंगा है लेकिन एक एग्जांपल ले रहे हैं, 2015 में जब इन्होंने शेयर इशू किया था तो इसका इशू प्राइस 150 है और आज के दिन ये 200 रुपये चल रहा है। और मान लीजिए कंपनी घोषणा करती है कि हम 10% डिविडेंड दे रहे हैं, तो वो 10% किस पे कैलकुलेट होगा? वो हमेशा उसकी फेस वैल्यू पे कैलकुलेट होगा। यानी जो शेयर होल्डर है, जो आस लगा के बैठा है, उसको कितना मिलेगा? 100 रुपये का अच्छा 20% डिक्लेयर किया, सॉरी 20% डिक्लेयर किया है, तो 20% किस पे निकलेगा? कैलकुलेट होगा 100 पे। उनको 100 का 20% मिलेगा, 20 रुपये मिलेगा। एक ऐसे ही बता रहा हूँ नॉलेज के लिए, एक होता है डिविडेंड यील्ड रेशो। तो डिविडेंड यील्ड रेशो इन्वेस्टर निकालता है, वो ये सोचेगा कि मुझे 20 रुपये मिला है 200 रुपये की प्राइजेस पे। यानी अगर उसकी रियल यील्ड या यील्ड निकाली जाए तो वो 10% है, लेकिन ये अदर बात है। अपन से उसने क्वेश्चन पूछा कि भाई डिविडेंड कितना मिलेगा या किस पे कैलकुलेट होगा, तो डिविडेंड आपका फेस वैल्यू पे कैलकुलेट होगा और ये 100 रुपये पे कैलकुलेट होगा। 100 का 20% 20 रुपये आएगा। ठीक है, नेक्स्ट, ऐसी संपत्तियां जो कि व्यवसाय में प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाने के लिए खरीदी जाती है, ना कि पुनः बेचने के लिए खरीदी जाती हैं। तो देखिए, एक संस्था माल क्यों खरीदती है? माल हमेशा वो रीसेल के लिए लेती है। ठीक है, हम कोई भी माल लाते हैं तो उसे बेचने के लिए लाते हैं। अच्छा, एक संस्था फर्नीचर क्यों खरीदती है? फर्नीचर वो उपयोग के लिए खरीदती है, ताकि हमारा कस्टमर आए तो हम उसे बिठा सकें, हम हमारे माल को अच्छे से प्रॉपर्ली जमा सकें। तो फर्नीचर इसलिए खरीदती है। कहना क्या चाहते हो कि जो फिक्स एसेट्स होती हैं, फिक्स एसेट हम बेचने के लिए नहीं लेते, फिक्स एसेट्स हम उपयोग के लिए लेते हैं, ताकि उसको उपयोग में लेके हम अपनी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ा सकें। तो ये फिक्स एसेट्स का एग्जाम्पल है। फिक्स एसेट्स आर परचेज्ड फॉर यूज़, नॉट फॉर रीसेल। नेक्स्ट, according to the rule of Garner versus Murray, the loss caused by the insolvency of a partner should be shared among the other partners in there। ठीक है, 3 पार्टनर हैं, मान लीजिए एक्स वाई जेड। एक्स की कैपिटल 5 लाख रुपए है, वाई की कैपिटल 3 लाख रुपए है और जेड की कैपिटल 1 लाख रुपए नेगेटिव है। या तो नेगेटिव लिख लो या यूँ समझो कि इसकी 1 लाख की कैपिटल डेबिट चल रही है। ऑब्वियस सी बात है, अगर फर्म का समापन हो गया है तो जेड को कहा जाएगा कि आप 1 लाख रुपये फर्म में जमा कराइए, क्योंकि आप माइनस में चल रहे हो, तो आप 1 लाख रुपये फर्म में जमा कराइए। सपोज़ करो ये पंठा इंसॉल्वेंट हो गया, इसके पास कुछ नहीं है, ये 1 लाख रुपए लाने में असमर्थ है, तो नियम ये कहता है कि इसकी इस कमी को एक्स और वाई पूरा करेंगे। यहाँ तक ये आधा नियम है। क्वेश्चन ये है कि अगर मान लीजिए इन लोगों का रेशो आपस में 2:3:5 है, मान लो है, तो ये एक्स और वाई में रेशो 2:3 में बेयर किया जाएगा? आंसर इज़ नो, क्योंकि गार्नर बनाम मरे की बात माने तो इनका जो कैपिटल का रेशो है, इसके इंसॉल्वेंट होने से पहले इनकी जो लास्ट बैलेंस शीट है, उस लास्ट बैलेंस शीट में अगर इनका रेशो 5:3 है तो ये इनका लॉस 5:3 में बांटा जाएगा, इनके कैपिटल के रेशो में बांटा जाएगा। तो यही उस जजमेंट में कहा गया था, जहाँ 3 पार्टनर थे, गार्नर, मरे और विल्किंस। वहाँ विल्किंस दिवालिया हुआ था और गार्नर और मरे में लड़ाई हुई थी, और फिर जो न्यायाधीश जोएश थे, उन जोएश जो जज थे, उन्होंने डिसाइड किया था कि इंसॉल्वेंसी लॉस मस्ट बी शेयर्ड इन द कैपिटल रेशियो। नेक्स्ट, इसमें आपको मिलान करना है। एक तरफ प्रीपेड रेंट है, तो प्रीपेड रेंट वो रेंट जो हमने अगले साल के लिए एडवांस दे दिया, तो इट्स अ करंट एसेट। तो मेरा A2 के साथ जाके मैच होता है क्या? इतने से मैं सॉल्व कर लूँगा, ये ऑप्शन ख़त्म हो गया, ये ऑप्शन ख़त्म हो गया, ये सही है, तो आंसर ही आ गया। इस क्वेश्चन का आंसर सी आएगा। फिर भी बैंक ओवरड्राफ्ट, हम बैंक से ओवरड्राफ्ट लेते हैं, यानी जमा पैसे से ज़्यादा पैसे निकाल लेते हैं, तो हमारे लिए करंट लायबिलिटी क्रिएट हो जाती है। तो बैंक ओवरड्राफ्ट इज़ अ करंट लायबिलिटी। बी आपका 1 के साथ जाके कनेक्ट होगा, ये कंफर्म हो गया।
गुडविल दिखाई नहीं देती, ग्राहक को खींच के हमारी तरफ लाती है, इंटेंजिबल एसेट्स होती है। तो आपका C4 के साथ जाके कनेक्ट हो गया। लाभ हानि खाता अगर डेबिट है, P&L अगर डेबिट है, और अगर मान लीजिए कि किसी वजह से हम उसे असेट साइड में दिखा दें, कभी कभी किसी बैलेंस शीट में आप देखेंगे कि आपको असेट साइड में मशीनरी, फर्नीचर, स्टॉक के अलावा आपको P&L भी दिखाई देगा। अगर ये P&L 5 लाख रुपए दिखाई दे रहा है तो खुश होने की ज़रूरत नहीं है, आपकी संस्था नुकसान में चल रही है। तो P&L का DR संपत्ति पक्ष में दिखाया जाता है, पर ये बनावटी या कृत्रिम संपत्ति है, एक फिक्टिशियस असेट्स है, तो ये इस तरह से जाएगा। तो आपका D3 के साथ जाके कनेक्ट होगा। चलिए, C आंसर हो गया। नेक्स्ट, सिक्योरिटीज़ प्रीमियम कैन नॉट बी यूज्ड। तो सिक्योरिटीज़ प्रीमियम पे सेक्शन 78 अप्लाई होता है। सेक्शन 78 सब सेक्शन 2 में बताया गया है कि सिक्योरिटी प्रीमियम का इस्तेमाल आप कहाँ कर सकते हैं। आप अगर अपने शेयर होल्डर को बोनस शेयर देना चाहें तो आप सिक्योरिटी प्रीमियम यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस बुक्स में खड़े हैं तो आप उसको राइट ऑफ करने में यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने यूँ कहो कि डिवेंचर को इशू करते समय कोई नुकसान हुआ है, कोई डिस्काउंट दिया है, तो उसको राइट ऑफ करने में आप इस सिक्योरिटी प्रीमियम को यूटिलाइज़ कर सकते हैं। अगर आपने प्रेफरेंस शेयर्स का या डिवेंचर्स का रिडम्पशन करते समय कोई प्रीमियम दिया है, एक्स्ट्रा पैसा दिया है, तो आप उस नुकसान को भी यहाँ से कवर अप कर सकते हैं। एक ऑप्शन और था बायबैक। अगर बायबैक ऑफ शेयर्स है, अगर आप अंशों की पुनः खरीद करते हैं तो उसमें भी आप ये सेक्शन पुरानी लिखी हुई है, अभी सेक्शन 52 है ना, ठीक है। तो अगर आप क्योंकि ये कंपनीज एक्ट 1956 वाली है, कंपनीज एक्ट 2013 वाली में सेक्शन 52 है, हाँ ठीक है। तो अगर आप अंशों का बायबैक करते हैं तो उसमें भी आप सिक्योरिटी प्रीमियम का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आप पाएंगे कि डिविडेंड देने के लिए नहीं कर सकते। आप सारे ये वाले देख पाएंगे लेकिन ये नहीं है, तो इसका आंसर ए है। अगर एक कंपनी देखिए डिविडेंड देना चाहती है, अपने शेयर होल्डर्स को देना चाहती है कुछ, तो उसे कमाना पड़ेगा। कंपनी को प्रॉफिट कमाना चाहिए, प्रॉफिट में से ही डिविडेंड देना चाहिए। और एक आप टेक्निकली कभी आगे जाके पढ़ाई करेंगे, अगर एक कंपनी प्रॉफिट ना होते हुए भी डिविडेंड दे रही है तो इसे डिविडेंड आउट ऑफ कैपिटल माना जाता है, और ये एक तरह का ऑफेंस माना जाता है। कंपनी के डायरेक्टर्स को सजा हो सकती है अगर ऐसा कर दिया तो, ठीक है। नेक्स्ट, विच मेथड इज़ लीगली एक्सेप्टेड फॉर रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। अगर आपने प्रेफरेंस शेयर्स इशू किए हैं, ठीक है, सपोज करो आपने 8 लाख रुपए लोगों से लिए और बदले में आपने 16% प्रेफरेंस शेयर्स लोगों को दे रखे हैं। अब मान लीजिए 10 साल हो गए, अब आपको ये 8 लाख रुपए वापस करने हैं। तो 8 लाख वापस करने मतलब आप सोचेंगे पैसे तो लाने हैं, तो पैसे लाने हैं तो मैं डिवेंचर इशू करके ले आऊँगा, या फिक्स एसेट बेच के ले आऊँगा, या पब्लिक से पैसे उठा लूँगा। देखिए, कानूनन तरीका ये है कि अगर आपको ये 8 लाख रुपए जो कि आपको चाहिए, तो इसके लिए या तो आपके पास प्रॉफिट्स पड़े हों। सबसे सुंदर बात तो ये है कि आपके पास प्रॉफिट्स या फ्री रिजर्व्स पड़े हों, और अगर ये नहीं है या कम है, बाय द वे नहीं है या कम है, तो फिर आपको शेयर्स इशू करने ही पड़ेंगे। जी हाँ, मतलब आप जो सोच रहे हैं ना कि मैं बैंक से ओवरड्राफ्ट ले लूँगा, लोन ले लूँगा, या ये 3-4 तरीके अपना लूँगा, नहीं, आपको टेक्निकली इन दोनों में से एक काम आपके साथ होना चाहिए। या तो आपके पास रिडम्पशन के समय प्रॉफिट या रिजर्व्स पड़े हों, नहीं है तो आपको आवश्यक मात्रा में शेयर इशू करने पड़ेंगे। तो कौन सी विधि कानूनली लीगली एक्सेप्टेड है, तो वो ए एक्सेप्टेड है, इसका आंसर ए रहेगा। नेक्स्ट, डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी इज ठीक है, सोर्स ऑफ फंड, यूज ऑफ फंड, ये फंड फ्लो एनालिसिस का क्वेश्चन है। आप इसको यूँ समझिए, आप समझना करंट लायबिलिटी के घटने से क्या होता है। करंट लायबिलिटी के घटने से आपका वर्किंग कैपिटल बढ़ता है। अच्छा, और वर्किंग कैपिटल के बढ़ने को यूज़ ऑफ फंड कैटेगरी में रखा जाता है कि सर कैसे। देखिए, वर्किंग कैपिटल का सूत्र होता है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। एग्जांपल देके समझते हैं, मान लीजिए 5 लाख माइनस 3 लाख इक्वल टू 2 लाख। अब अगर इनकी बात माने, करंट लायबिलिटी डिक्रीज़ हो गई, तो डिक्रीज़ हो गए, मान लीजिए 2 लाख रुपए रह गई, पहले 3 लाख थी अब 2 लाख रह गई, तो आपने क्या देखा
कि आपकी वर्किंग कैपिटल बढ़ गई। तो पहली बात तो आपको समझ में आ गई कि करंट लायबिलिटी घटेगी तो वर्किंग कैपिटल बढ़ेगी। वर्किंग कैपिटल बढ़ने का मतलब होता है कि आपका धंधे के अंदर पैसा ब्लॉक हो गया, ये मतलब होता है। सोचो अगर आप अपना स्टॉक बढ़ा दोगे, डेटर बढ़ा दोगे, तो आपका क्या होगा, करंट एसेट बढ़ जाएगा। करंट एसेट बढ़ने से क्या होगा, वर्किंग कैपिटल बढ़ जाएगा। वर्किंग कैपिटल बढ़ने से आपका धंधे के अंदर पैसा ब्लॉक हो जाता है, उसको बोलते हैं यूज़ ऑफ फंड। तो ये यूज़ ऑफ फंड है, इसका आंसर बी रहेगा, कोष का उपयोग। नेक्स्ट, करंट लायबिलिटीज आर इक्वल टू, आप ये फॉर्मूला अच्छे से याद कर लीजिए कि वर्किंग कैपिटल बराबर करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, और फिर इससे आप 3 फॉर्मूले हमेशा बनाइए, क्योंकि इस सूत्र में 3 चीज़ें आ रही है। तो अगर मैं आपको बोलूँ कि करंट एसेट्स कैसे निकालोगे, यानी करंट एसेट आपने यहाँ रखा तो ये माइनस का करंट लायबिलिटी उड़ के यहाँ आ जाएगा, तो आपका ये फॉर्मूला बनेगा। अच्छा, इसी तरह मैं आपको बोलूँ कि करंट लायबिलिटी को आप इधर लेके आ जाओ, करंट लायबिलिटी को आप इधर लेके आ गए, तो करंट एसेट्स में से आपको वर्किंग कैपिटल लेस करना पड़ेगा। तो 3 सूत्र अपन ने एक सूत्र याद करके गए, क्योंकि हमें ये तो याद ही है, C बराबर A माइनस L। इनमें थोड़ा थोड़ा चेंज कर दीजिए, वर्किंग कैपिटल बराबर करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, और 2 कैसे घुमाने उन्हें बता दिए। अब इसने करंट लायबिलिटी का सूत्र पूछा है ना, तो करंट लायबिलिटी को ये वाला सूत्र होता है, करंट एसेट्स माइनस वर्किंग कैपिटल। प्रॉपर तरीके से घुमाना तो आपको डी आंसर दिखाई देगा। ठीक है। इन इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, ओके, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन क्या होता है, कभी कभी कोई कंपनी बीमार हो जाती है। सर बीमार होने का मतलब उस कंपनी में बहुत सारा कर्जा हो जाता है, कंपनी का बहुत सारा पैसा ब्याज में जाने लगता है ना, और कंपनी अपने लोगों को तनख्वाह वगैरह समय पे नहीं दे पाती, ग्राहकों के ऑर्डर समय पर पूरा नहीं कर पाती, मतलब त्राही मची हुई होती है। ऐसे में 2 तरीके होते हैं, या तो कंपनी को बंद कर दिया जाए, समाप्त कर दिया जाए, बिजनेस को डिसॉल्व कर दिया जाए, या किसी को बेच दिया जाए। और कभी कभी कंपनी में मेजर सर्जरी की जाती है ना, कोर्ट से परमिशन लेके सर्जरी की जाती है, उस सर्जरी को इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन कहते हैं। याद रखिएगा, इंटरनल कंस्ट्रक्शन इस तरह ये है कि किसी को मान लीजिए किसी के हार्ट में ब्लॉकेज आ गए हों और उसको बाद में वापस जिंदा कर दिया जाए, वो आदमी मरेगा नहीं, एक ट्रीटमेंट लेके आ जाएगा। तो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में किसी भी कंपनी का डिसोल्यूशन नहीं होता, किसी भी कंपनी का समापन नहीं होता। इसके अलावा अमालगमेशन एक टॉपिक होता है, एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन एक चीज़ होती है, मर्जर एक चीज़ होती है। इनके लगभग एक जैसे मतलब है। उसमें कभी कभी क्या होता है, जैसे एक कंपनी होती है एमकॉम लिमिटेड बीकॉम लिमिटेड को ख़रीद लेती है, तो इसमें क्या हुआ, बीकॉम लिमिटेड का समापन हो गया। कभी कभी एमकॉम लिमिटेड मिलके बीकॉम लिमिटेड मिलके सुपर एमकॉम नाम की कंपनी बना लेती है, तो इसमें 2 कंपनियों का डिसोल्यूशन होता है। लेकिन इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में किसी कंपनी का डिसोल्यूशन नहीं होता, इसका आंसर ए है। नेक्स्ट, द इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ शेयर कैन बी डिटरमिन्ड बाय, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और अगर तो इसको थोड़ा और घुमाया जाता तो और टफ हो जाता। खैर, अगर आपको शेयर वैल्यूएशन करना है तो शेयर वैल्यूएशन आप असेट्स के बेसिस पे कर सकते हो या इनकम के बेसिस पे कर सकते हो। अगर आप असेट्स के बेसिस पे करते हो तो उसको बोलते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड, है ना, इंट्रिंसिक। ओके, तो क्वेश्चन में इसने इंट्रिंसिक वैल्यू वाला ही कहा था। तो अगर आप किसी अंश का आंतरिक मूल्य निकालना चाहते हो तो आपको उसकी नेट एसेट से निकालना होगा। जल्दी से बताऊं, एक कंपनी का आप असेट्स देख लो कितनी है, मान लो 50 लाख, उस कंपनी की सभी तरह की लायबिलिटी निकाल लो, मान लीजिए 20 लाख। इसका मतलब है इस कंपनी के पास 30 लाख रुपये पड़ा है, तो ये 30 लाख रुपये किसका है, शेयर होल्डर्स का है। तो सपोज़ करो आपके 2 लाख शेयर होल्डर हैं, 2 लाख अंश हैं आपके, तो इसका मतलब है सबको 15-15 रुपये मिलेंगे। तो ये 15 रुपये क्या है, ये शेयर की इंटरनल वैल्यू है। ये आपने कैसे निकाली, नेट एसेट्स के बेस पे। और कभी कभी शेयर की वैल्यू निकाली जाती है इनकम के बेसिस पे, तो वो शेयर की मार्केट वैल्यू या यील्ड वैल्यू कहलाती है। और जब इंट्रिंसिक वैल्यू और मार्केट वैल्यू को एवरेज किया जाता है तो अंश की फेयर वैल्यू आती है। तो ये 3 तरह के मूल्य आपको शेयर वैल्यूएशन वाले टॉपिक में देखने पड़ेंगे। अभी के कॉन्टेक्स्ट में आंसर सी होगा। ठीक है, चलिए, अंडर परफेक्ट कंपटीशन द डिमांड कर्व ऑफ अ फर्म, अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो अभी तक के 25 क्वेश्चनों में तीसरी बार वही तरह का क्वेश्चन आ गया है। अगर परफेक्ट कंपटीशन होगा तो क्या होगा, बहुत सारी फर्में होंगी, बहुत सारे बायर और सेलर होंगे, ग्राहक बहुत सेंसिटिव होगा, थोड़ा सा प्राइस ऊपर नीचे होने पे ही वो भाग के दूसरे सप्लायर के पास भाग जाएगा, थोड़ा सा प्राइस कम मिलते ही वो दूसरी तरफ भाग जाएगा, ऐसा होगा। तो आपको आपका जो वक्र होगा ये ओ, ये आपका एक्स, ये आपको वाई,
चूँकि प्राइस को लेके कस्टमर बहुत सेंसिटिव होगा, तो एक ही वक्र पे आपकी क्वांटिटी आपको Q0, Q1, Q2 सब देखने को मिल सकती है। थोड़ा सा भी प्राइस में 19-20 हुआ तो आपको ऐसा देखने को मिलेगा। ओके, तो आपका जो मांग वक्र क्या है वो OX अक्ष के, इसको आप ये क्षैतिज, ये वाली लाइन जो होती है ना खड़ी लाइन, ये वर्टिकल लाइन कहलाती है। ये आपको हॉरिजॉन्टल लाइन देखने को मिलेगी, क्षैतिज वक्र देखने को मिलेगा। ठीक है, मांग वक्र ऐसा भी होता है और भी कई तरह का हो सकता है, लेकिन आपको इस मामले में ऐसा OX अक्ष के समानांतर पड़ा वक्र मिलेगा जो कि क्षैतिजाकार वक्र होगा। इसका आंसर ए होगा। ठीक है, चलिए। तो स्टूडेंट, अगर आप इसी तरह के क्वेश्चनों की तैयारी करना चाहते हैं तो आपको 2 काम करने होंगे। सबसे पहले प्ले स्टोर पे जाके हमारा कॉमर्स पॉइंट ऐप है जिसका लोगो इस तरह का दिखाई देता है। सबसे पहले आप हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिए, एब्सोल्युटली फ्री, नो कॉस्ट। उसके बाद आप वहाँ पे स्टोर में जाके इस कोर्स को सर्च कीजिएगा, यूपी टीजीटी प्रैक्टिस पेपर 2025। इस कोर्स में आपको 5000 से भी ज़्यादा MCQ मिलेंगे। हमने चैप्टर वाइज MCQ प्रोवाइड करवाए हैं। उसके अलावा आपको उसके अंदर 50 सैम्पल पेपर मिलेंगे। तो पिछले 10 अटैम्प्ट में जिस तरह के क्वेश्चन आए हैं, जिस तरह का लेवल आया है, उसको ध्यान में रखते हुए हमने 50 सैम्पल पेपर्स डिज़ाइन किए हैं। ये सारे सैम्पल पेपर आपको बाइलिंगुअल मिलेंगे, यानी वो क्वेश्चन हिंदी में भी हैं और अगर आप इंग्लिश मीडियम के भी हैं तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, हर क्वेश्चन आपको बाइलिंगुअल मिलेगा। और अगर आप मोबाइल पे देखना चाहें तो मोबाइल पे भी देख सकते हैं, और अगर आप टैबलेट, लैपटॉप या डेस्कटॉप पे भी अगर उसे व्यू करना चाहें तो आप आराम से देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत ही नॉमिनल इसकी फ़ीस रखी गई है और आप आराम से इसमें से तैयारी करके आप मान के चलिए कि इन क्वेश्चनों के अलावा कोई क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा, क्योंकि इतनी डिटेल्ड प्रैक्टिस करवाई गई है। तो ज़रूर एक बार प्ले स्टोर पर जाके ऐप डाउनलोड कीजिएगा। ठीक है सर, चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट? निम्नलिखित में से कौन सा अवितरित लाभ नहीं है? तो पहले आपको पता होना चाहिए कि जैसे कोई कंपनी है मान लो, और उस कंपनी ने मान लेते हैं कि 20 लाख रुपये प्रॉफिट कमाया, उसमें से उन्होंने 12 लाख रुपए तो शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया और उसको हम नाम देते हैं डिविडेंड। लाभ का वो हिस्सा जो बांट दिया जाता है उसे लाभांश कहते हैं। उसके अलावा 8 लाख उन्होंने अपने पास रख लिए, रिटेन कर लिए, इसको अपन रिटेन्ड अर्निंग कहते हैं। हिंदी में इसको प्रतिधारित लाभ कहते हैं। ये प्रॉफिट कंपनी ने खुद के पास रख लिया है, इसी को हम अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट कहते हैं। इसको फिर आप अलग अलग रिजर्व्स का नाम दे सकते हैं, जैसे आप वर्कर कॉम्पनसेशन रिजर्व बना सकते हैं, आप डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व बना सकते हैं। आपको कोई नाम नहीं समझ में आ रहा तो आप उसे जनरल रिजर्व नाम दे सकते हैं, इस तरह से। तो प्रॉफिट का वो हिस्सा जो आपने डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया उसे हम अवितरित लाभ कहते हैं। तो ये जनरल रिजर्व हो सकता है एम्प्लॉय कॉम्पनसेशन फंड हो सकता है, और कई बार हम इसे डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व में भी डाल देते हैं ताकि हम डिविडेंड की एक कांस्टेंट रेट मेंटेन कर पाएँ। हर साल हम एक स्टेडी रेट से, एक स्थायी दर से लाभांश दे सकें, उसके लिए एक फंड बनता है डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व, वहाँ पे भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो ये तीनों जो एग्जाम्पल हैं वो तो अवितरित लाभ के हैं, लेकिन सिक्योरिटी प्रीमियम है ना, जिसको हम प्रतिभूति प्रीमियम खाता बोलते हैं, ये खाता कहीं से भी अवितरित लाभ नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये प्रॉफिट में से नहीं कमाया जाता। ये तो जब हम शेयर इशू करते हैं या डिवेंचर इशू करते हैं और हम फेस वैल्यू से ज़्यादा वैल्यू वसूल करते हैं तो उसे सिक्योरिटी प्रीमियम कहते हैं। दूसरी बात है कि इसे आप आगे जाके कभी डिविडेंड के तौर पे डिस्ट्रीब्यूट भी नहीं कर सकते, तो इसको अनडिस्ट्रीब्यूटेड डिविडेंड की कैटेगरी में रखना ही नहीं चाहिए, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट कैटेगरी में। तो इसका आंसर ये है, ये नहीं है, सी आंसर होगा। नेक्स्ट, हु इज़ द चेयरमैन ऑफ द प्लानिंग कमीशन और नीति आयोग? देखो, जब ये पेपर बना था तब तो प्लानिंग कमीशन था, और प्लानिंग कमीशन के जो अध्यक्ष या चेयरमैन होते हैं वो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर तो ये है। अब ये बात अलग है कि योजना आयोग को भंग कर दिया गया है और अब एक नीति आयोग की स्थापना कर दी गई है। जब मोदी गवर्नमेंट 2014 में आई तो 2015 से ही नीति आयोग की स्थापना कर दी गई। नीति आयोग हालांकि एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल, नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी होती है, तो यानी गैर संवैधानिक, गैर विधिक बॉडी है, लेकिन बहुत ही पावरफुल बॉडी है। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, और अभी भी चेयरमैन ही, इसके जो चेयरमैन है वो भारत के प्रधानमंत्री ही होते हैं। तो अब लेकिन ये क्वेश्चन नीति आयोग के रूप में आ सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट,
अ डेबिट बैलेंस इन द नॉमिनल अकाउंट रिप्रेजेंट्स। तो नॉमिनल अकाउंट आपके कौन से होते हैं, जैसे कुछ एक का नाम लेते हैं, डिस्काउंट अकाउंट, इंटरेस्ट अकाउंट, कमीशन अकाउंट, जितने भी आपके सारे खर्चे होते हैं, ठीक है, ये मैंने कुछ नाम लिए, डिस्काउंट, इंटरेस्ट, कमीशन, रेंट। ये मैंने जानबूझ के वो नाम लिए जिसमें आपको डिस्काउंट हम अलाउ भी करते हैं, हमें रिसीव भी होता है, रेंट हम देते भी हैं, रेंट हमें मिलता भी है। तो अगर आपका डिस्काउंट अकाउंट डी आर नेचर दिखा रहा है, या इंटरेस्ट अकाउंट डी आर नेचर, या कमीशन अकाउंट डी आर, या रेंट अकाउंट डी आर नेचर दिखा रहा है, इसका मतलब ये एक्सपेंस को दिखा रहा है। तो ये आपको ये समझ देना चाहता था मैं। नॉमिनल अकाउंट जो कि लाभ हानि दिखाने वाले ही खाते होते हैं, अगर उस खाते में आपको डेबिट शेष देखने को मिल रहा है तो वो एक्सपेंस को या लॉस को रिप्रेजेंट करता है। इसका आंसर ए होगा। नेक्स्ट, इन हायर परचेज मेथड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आर ट्रांसफर्ड इन। देखो, हायर परचेज के जो क्वेश्चन होते हैं वो बेसिकली दो तरह के क्वेश्चन होते हैं। एक तो होता है जब बड़ी बड़ी वस्तुएं हायर परचेज सिस्टम पे बेची जाती है, जैसे मान लीजिए आपने ट्रक बेचा, कार बेचा, इस तरह की बड़ी वस्तुएं, या कोई एसी वगैरह कोई बड़ा आइटम आपने बेचा। एसी को उतना बड़े में नहीं रखते, ठीक है। और एक होता है जब हम कई छोटी छोटी वस्तुएं जैसे घर पे काम आने वाले होम अप्लायंसेज हुए, जैसे टीवी हुआ, फ्रिज हुआ, इस तरह की चीज़ें हम हायर परचेज सिस्टम पे बेचते हैं और किस्तों में पैसे वसूल करते हैं। तो बात यह है कि जो हमें किस्तें वगैरह मिलती हैं वो CR पे नोट होती हैं, और जो माल हम बेसिकली बेचते हैं, जैसे मान लीजिए इस पूरे साल में हमने 50 टीवी, 40 फ्रिज, 20 AC किस्तों पे बेचे, तो उस माल की जो लागत है उसे हायर परचेज ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट किया जाता है, ठीक है। तो जो माल आप हायर परचेज सिस्टम पे बेचते हैं, बाद में जिसकी किस्तें वसूल करते हैं या किस्तें ओवरड्यू रह जाती हैं, जैसा भी है, तो जो माल हम बेचते हैं उसकी जो लागत है उसे हायर परचेज ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट किया जाता है, किराया क्रय व्यापारिक खाते में डेबिट किया जाता है। शॉर्ट वर्किंग इज इक्वल टू, देखिए शॉर्ट वर्किंग की स्थिति उत्पन्न होती है जब एक अग्रीमेंट होता है। अग्रीमेंट किसके बीच में, एक होता है लेसर और एक होता है लेसी। मैं एक एग्जांपल से बताता हूँ। सपोज करो एग्जांपल हुआ, एग्रीमेंट हुआ 1.5 रुपये प्रति टन के हिसाब से। मान लीजिए एक छोटी सी चीज़ है, मान लीजिए हम बजरी निकालेंगे और एक बहुत छोटी खमदर रख ली अपन ने, पर इसको 1000 समझ लो आप। 1.5 रुपये प्रति टन के हिसाब से हमने कहा हम जितनी बजरी या मिट्टी निकालेंगे 1.5 रुपये प्रति टन के हिसाब से रॉयल्टी देंगे। लेकिन सामने वाले ने कहा, या सामने मान लो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ने कहा कुछ भी हो जाए हम आपसे 15,000 रुपये तो लेंगे ही लेंगे, आप कम निकालो ज़्यादा निकालो आपका लुकआउट है, हम 15,000 मिनिमम लेंगे। तो इसको उन्होंने नाम दिया मिनिमम रेंट। चलो ठीक है साहब, मैं वहाँ गया, मेरे बंदे गए और वहाँ पे उन्होंने पहले साल में 4,000 टन बजरी निकाली। तो 1.5 रुपये की दर जो तय हुई थी उस हिसाब से तो 6,000 ही बनते हैं, पर उन्होंने मुझे कहा कि आपको 15,000 देने पड़ेंगे और मुझे 15 देने भी पड़ेंगे। तो मैंने 9,000 रुपये फालतू दिए। क्यों? क्योंकि मैंने काम कम किया, काम वर्किंग कम, शॉर्ट यानी शॉर्ट वर्किंग। तो शॉर्ट वर्किंग इज द डिफरेंस बिटवीन द मिनिमम रेट विच आई हैड टू पे माइनस द एक्चुअल रॉयल्टी विच विल बी पेबल। ओके, कॉम्प्लिकेट नहीं करते। मुझे जो देना मिनिमम रेंट और रॉयल्टी का जो अंतर होता है, क्योंकि अगर रॉयल्टी के हिसाब से जाता तो मुझे तो मात्र 6,000 ही देने थे, लेकिन मुझे मिनिमम रेंट की शर्त होने की वजह से 15,000 दे के आने पड़े, तो 9,000 रुपये फालतू दे के आने पड़े। ये है शॉर्ट वर्किंग। तो इसका सूत्र बना न्यूनतम किराया माइनस अधिकार शुल्क, मिनिमम रेंट माइनस रॉयल्टी। अब एक बात आप जानना चाहोगे कि सर ये 9,000 रुपये का क्या होगा। देखिए, इस अगेन अग्रीमेंट में ये भी शर्त होती है कि आप आगे जाके इसकी भरपाई कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। कर सकते हो तो कितने वर्ष में कर सकते हो, उसको रिकूपिंग बोलते हैं। रॉयल्टी के मैंने सारे वीडियो फ्रीली अवेलेबल कराए हैं कोर्स के अंदर, ठीक है। ऑल्दो हमारा MCQ क्वेश्चन बैंक था, लेकिन मैंने रॉयल्टी के सारे वीडियो फ्री प्रोवाइड कराए हैं ताकि आप अच्छे समझ लें। तो अगर आपको इस 9,000 को एडजस्ट करने का मौका मिलेगा तो इसे असेट्स की तरह ट्रीट किया जाएगा, ठीक है। चलो, तो बस हो गया इसका आंसर। फॉर्मूला आपको याद कर लेना है, इसे शॉर्ट वर्किंग कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, रिसीव्ड ₹5,000 फ्रॉम राम बट 50,000 वाज क्रेडिटेड टू हिज अकाउंट। वाओ, हमें जैसे राम से 5,000 रुपये मिले, हमने जनरल एंट्री में 5,000 पास किए, उसके बाद हम लेजर पोस्टिंग करते हैं। हमने राम अकाउंट बनाया और राम क्रेडिट है तो हमने क्रेडिट साइड में पोस्ट किया और हमने वहाँ क्रेडिट साइड में जाके 50,000 रुपये लिख दिया।
तो ये किस तरह की गलती हो गई? तो ये हिसाब गलत लिख दिया, इसे हिसाब की अशुद्धि बोलते हैं, एरर ऑफ कमीशन बोलते हैं। अगर सपोज करो ये 5,000 रुपये मैं उससे प्राप्त करता और लिखना ही भूल जाता तो भूल की अशुद्धि होती। ठीक है, इसमें भी भूल में क्या होता है, पूर्ण भूल भी होती है और आंशिक भूल भी होती है। अगर मैं सौदा पूरा ही लिखना भूल जाता तो उसे पूर्ण भूल की अशुद्धि कहते हैं। लेकिन सपोज करो मैंने राम से लेके उस पैसे को कैश बुक में तो लिख दिया, लेकिन मैं खाते में, राम के खाते में पोस्ट करना भूल गया, तो फिर वो आंशिक अशुद्धि का मामला बनता। इसी तरह से प्रिंसिपल एरर भी होते हैं, जहां आप सैद्धांतिक अशुद्धि करते हो। आप रेवेन्यू एक्सपेंस को कैपिटल एक्सपेंस मान लेते हो, कैपिटल एक्सपेंस को रेवेन्यू एक्सपेंस मान लेते हो, तो वो सिद्धांत की अशुद्धि होती है। और कई बार हम दो गलतियां एक साथ करते हैं, एक गलती से जो प्रभाव उत्पन्न होता है वो दूसरी गलती से कॉम्पनसेट हो जाता है, तो वो कॉम्पनसेंट्री एरर होता है। इस क्वेश्चन का आंसर एरर ऑफ कमीशन है। अगर आप गलत तरीके से रिकॉर्ड करते हो, गलत तरीके से पोस्ट करते हो, गलत टोटल लगाते हो, गलत कैरी फॉरवर्ड करते हो, डीआर की जगह सीआर या सीआर की जगह डीआर लिखते हो, तो इस तरह की एरर हिसाब की अशुद्धि कहलाती है। डी आंसर होगा, ये गलत छप गया है, डी आंसर है। नेक्स्ट, इन द एब्सेंस ऑफ प्राइमरी वाउचर द सपोर्टिंग वाउचर प्रेजेंटेड इज कॉल्ड। अगर आपके पास मूल बिल नहीं है तो जो फोटोकॉपी होगी, तो फोटोकॉपी को भी एडमिट कर सकता है, ऑडिटर मान सकता है उसको, तो उसे फिर समपार्श्विक प्रमाणक या कोलेटरल वाउचर कहेंगे। ये ऑडिटिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है, क्योंकि देखिए आपकी बुक में अगर परचेज चढ़ा रखी है आपने, कि आपने मान लीजिए आपने कहा कि मैंने 51,000 का माल खरीदा, तो आपके पास उसका बिल भी होना चाहिए। यानी ये बिल क्या है, इसको अपन बोलते हैं स्रोत दस्तावेज, सोर्स डॉक्यूमेंट। और सोर्स डॉक्यूमेंट वाउचर का एक टाइप होता है, तो ये प्रमाणक है। ठीक है, ये जो पूरे नाम समझ लो, ये जो हम माल खरीद के लाए हैं उसका जो बिल है, बीजक है, वो क्या है, प्रमाणक है, क्योंकि वो प्रमाण देता है परचेस का। अब मान लीजिए कि किसी वजह से हमने ओरिजिनल बिल खो दिया, तो आप उस सप्लायर से फोटोकॉपी मंगा लो, क्योंकि उसके पास कार्बन कॉपी होगी, वो कॉपी मंगा लो, वो ऑडिटर के सामने प्रोड्यूस कर दो। अगर आप ऐसा करोगे तो उसे कोलेटरल वाउचर, समपार्श्विक प्रमाणक कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, पंजीकरण से कितने दिन के अंदर कंपनी के प्रथम अंकेशक की नियुक्ति होनी चाहिए? कि अगर एक कंपनी बन गई, उसका रजिस्ट्रेशन हो गया, तो डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन से 30 डेज के अंदर बोर्ड प्रथम अंकेशक की नियुक्ति करेगा। ये पूरा चार्ट आप अच्छे से याद कर लेना। हालांकि ये कंपनी ऑडिटर से रिलेटेड है, आपके सिलेबस में अभी जो लिखा हुआ है वो ऑडिट लिखा है, कंपनी ऑडिट तो नहीं लिखा है, पर फिर भी देखो पूछने वाला पूछ सकता है। अंकेशक को नियुक्त करने की धारा 139 है, उसमें आपको चारों तरह के नियम याद रखने हैं। कैसे? कंपनी का फर्स्ट ऑडिटर कौन अपॉइंट करेगा, गवर्नमेंट कंपनी में फर्स्ट ऑडिटर अपॉइंट कौन करेगा, ये 2 नियम हो गए। इसी तरह से समवर्ती या उसके बाद वाले जो सब्सिक्वेंट ऑडिटर होते हैं, नॉर्मल कंपनी में कौन करेगा, गवर्नमेंट कंपनी में कौन करेगा, कब करेगा, कितने दिन में करेगा, ये सारा टेबल आपको याद करना है। अभी के लिए बहुत आसान था। कंपनी का फर्स्ट ऑडिटर विल बी अपॉइंटेड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। ठीक है, नेक्स्ट, द मेन पर्पस ऑफ ऑडिट इज, ये बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, मतलब पूरे देश की किताबों में अलग अलग लिखा हुआ है। ठीक है, बताता हूँ कैसे। कुछ लोग या अधिकतर लोग मानते हैं कि ऑडिट का मेन उद्देश्य खातों की सत्यता का पता करवाना है, और उसके बाद अंकेशक उस पर अपनी राय देता है कि खाते सत्य, सही, उचित स्थिति प्रस्तुत करते हैं या नहीं करते हैं। यानी उसकी राय लेना या राय आना सबसे मेन उद्देश्य ऑडिट का होता है। कुछ लोग मानते हैं कि फ्रॉड और एरर्स को रोकना, पता लगाना भी उसका काम है। लेकिन अधिकतर, अगर मैं कहूँ कि जैसे किताबों में 90% लोग यही मानते हैं कि ऑडिटिंग का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है। यहाँ से पढ़ता हूँ कि ऑडिटर आए, बुक्स को एग्जामिन करे, बुक्स को मतलब उसकी एक्यूरेसी को एग्जामिन करे, वो ये देखे कि जितने लेखे हमने बनाए हैं, जितने दस्तावेज हमने मेंटेन किए हैं, वो सत्य हैं, मतलब कूट रचित फर्जी तो नहीं है। वो ये देखे कि जितने हमने दस्तावेज रखे हैं, अकाउंट बनाए, वो पूर्ण हैं, कंप्लीट है, मतलब रखे भी हैं, तरीके से रखे हैं, कंप्लीट हैं और वैलिड हैं, मतलब प्रॉपर परमिशंस ली गई हैं। ऐसा नहीं कि बिना परमिशन ही खर्चा कर दिया है। तो उसको आके ऑडिटर चेक करे, यही मेन। और इसी वाक़ये में क्या होता है, इसी के दौरान
इसी के दौरान जो अशुद्धियाँ होती है वो पता लगती है, इसी से कोई फ्रॉड अगर हो रखा है तो उसका पता लगता है और आगे को रोकने के लिए अंकेशक सुझाव देके जाता है। लेकिन ये उसका मेन काम नहीं है, ये समझो अपने आप ही, जैसे मान लो मुझे शौक़ है कि मैं अच्छे वीडियो बनाऊं, लोगों की नॉलेज बढ़ाऊं, ऐसा मान लो मेरा पर्पज़ है, तो उसके साथ पैसा यूट्यूब से या कोर्स की सेल से आ ही जाएगा, तो वो शायद गौण उद्देश्य है। किसी किसी के लिए पैसा प्राइमरी उद्देश्य हो सकता है, हमारे में कंटेंट क्रिएटर में तो अलग अलग पर्पस हो सकता है, लेकिन ऑडिट में तो मेन पर्पस यही माना जाता है। और वो जो है कि त्रुटि और कपट का पता लगाए और उसको रोकने का काम करे, ये उसका गौण उद्देश्य या सेकेंडरी होता है। तो इन्होंने जो आंसर दिया है बिल्कुल सही, मैं अग्री करता हूँ कि सी आंसर ही होना चाहिए। ठीक है, इंटरनल ऑडिटर कैन बी रिमूव्ड, तो इसका ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि आंतरिक अंकेशक की नियुक्ति कौन करता है। तो आंतरिक अंकेशक की नियुक्ति भी बोर्ड करता है। तो जिसको कहते हैं ना, जिसको जन्म देने का अधिकार है तो उसको मारने का अधिकार भी है। तो अपॉइंटमेंट भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करता है और रिमूव भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करता है, क्योंकि आंतरिक अंकेशक बाहर का व्यक्ति होता ही नहीं है, वो तो कंपनी का ही कर्मचारी होता है, जिसको बोर्ड को लगता है कि इसके अंदर अच्छी नॉलेज है। ये कंपनी के बाहर से जो इंडिपेंडेंट ऑडिटर आएगा, स्टैट्यूटरी ऑडिटर आएगा, इससे पहले घर का ही बंदा कोई कमी हो तो देख ले, तो वो इंटरनल ऑडिटर है। रखना भी बोर्ड के हाथ में है, हटाना भी बोर्ड के हाथ में है। इवन इंटरनल ऑडिटर के लिए सीए होने की आवश्यकता भी नहीं है। बाहर का जो ऑडिटर आएगा उसको तो सीए होना ही होगा, सीए ही ऑडिट कर सकता है, लेकिन इंटरनल ऑडिटर के अंदर वो वाली क्वालिफिकेशन कंडीशन भी नहीं है। तो मैनेजमेंट हटा सकता है, रख सकता है। द फॉर्मूला फॉर कॉफिशेंट ऑफ वेरिएशन, तो स्टैंडर्ड डिविएशन बटा हुआ मीन इंटू 100, आप ये करेंगे तो ये कॉफिशेंट ऑफ वेरिएशन आ जाएगा। डिस्पर्जन चैप्टर कोर्स में है। मान लीजिए कि एक बल्लेबाज है और उसका सीवी मान लीजिए 30% आता है, और दूसरा बैट्समैन है उसका सीवी 40% आता है। तो जिसका सीवी कम होता है उसे ज़्यादा कंसिस्टेंट माना जाता है, उसे अधिक विश्वसनीय माना जाता है। जिसका सीवी ज़्यादा है, तो सीवी ज़्यादा होना कोई अच्छी बात नहीं है, जैसे बीपी ज़्यादा होना अच्छी बात नहीं है, हालांकि बीपी लो होना भी अच्छा नहीं है ऐसे एग्जांपल मत दिया करो। ओके, तो अगर सीवी किसी का 40% है तो इसका मतलब है कि उसकी परफॉर्मेंस में फ्लक्चुएशन ज़्यादा है। अगर ए और बी कहें तो 40% अगर ये है तो इसका मतलब इसकी परफॉर्मेंस में जो वेरिएशन है, फ्लक्चुएशन है, उतार चढ़ाव है, वो ज़्यादा है, तो ये उसको अविश्वसनीय बनाता है। बाय द वे, इनका तो केवल फॉर्मूला ही पहचानने का काम था। ए आंसर हो गया। नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ मीन, मीडियन एंड मोड आर इक्वल, तो अगर आपकी आवृत्तियाँ पहले बढ़ रही हैं और पीक पे पहुंचने के बाद उसी स्पीड से घट रही हैं और आपका ऐसा घंटी नुमा चित्र बनता है जिसको सामान्य वक्र बोलते हैं, तो सामान्य वक्र पे आप पाएंगे कि आपका मीन का आंसर, मीडियन का आंसर और मोड का आंसर बराबर आएगा। इसके अलावा आपको पॉजिटिव स्क्यू और नेगेटिव स्क्यू भी देख के जाना चाहिए। पॉजिटिव स्क्यू में मीन मीडियन से और मीडियन मोड से ज़्यादा होता है, और नेगेटिव स्क्यू में मीन मीडियन से और मीडियन मोड से कम होता है। बाय द वे, मीडियन हमेशा बीच में रहता है, लड़ाई हमेशा मीन और मोड की होती है। नॉर्मल कर्व में ये तीनों बराबर होते हैं, उसको सममित वितरण कहते हैं, सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। जब आपका यूं यहाँ पे जो आवर्तियों का उतार वाला रहता है और जो नीचे गिरने की तरफ रहता है उसकी कहें स्लोप और गति एक जैसी रहती है, तो इस तरह का चित्र देखने को मिलता है। ठीक है, द स्टूडेंट ऑफ अ कॉलेज आर क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज, रूरल एंड अर्बन। अभी जैसे मैं जिस जगह पढ़ाता हूँ उसमें बच्चे गांव से भी आते हैं और शहर से भी आते हैं, तो हमने क्या किया, बच्चों का वर्गीकरण कर दिया, किसी पर्पज़ से मान लीजिए कर दिया। तो ये क्लासिफिकेशन किस तरह है, क्वालिटेटिव है या न्यूमेरिकल है, तो ये क्वालिटेटिव है, गुणात्मक वर्गीकरण है। अगर मैं मान लीजिए कि गांव के नाम लिखता, सपोज करो एक गांव होता है नांदला गांव से इतने बच्चे आते हैं, और मान लीजिए एक और गांव होता है से डेरा ठू, वहाँ से इतने बच्चे आते हैं। इससे पास में गांव होता है मान लीजिए भवानी खेड़ा, वहाँ से इतने बच्चे आते हैं। अगर मैं इस तरह का करता
तो फिर ये भौगोलिक वर्गीकरण की तरफ चला जाता। लेकिन अभी हमने केवल जैसे मान लो हमने यूं भी वर्गीकरण कर रखा है, बच्चा गोरा है या काला है, लड़का है या लड़की है, शादीशुदा है या गैर शादीशुदा है, तो ये हमने गुणों के आधार पर वर्गीकरण किया है, तो वो गुणात्मक वर्गीकरण। इस तरह से शहरी और ग्रामीण भी गुणात्मक वर्गीकरण कहलाएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? हेनरी फेयल अमेरिकन थे? नहीं, फ्रांस के थे। एल्टन मेयो जो है वो साइंटिफिक मैनेजमेंट के फादर हैं? गलत है, F.W. टेलर थे। ह्यूमन रिलेशन अप्रोच वाज प्रोपाउंडेड बाय हेनरी फेयल? नहीं, हेनरी फेयल ने प्रशासन कैसे करें उस तरह से बताया है। ह्यूमन रिलेशन पे काम तो एल्टन मेयो ने किया था। ह्यूमन रिलेशन पे जो काम किया था वो एल्टन मेयो ने किया था। इन्होंने हॉर्थॉर्न परीक्षण किए थे, तो ये भी गलत है। अब तो यही बचा कि बिहेवियरल अप्रोच, व्यवहारवादी दृष्टिकोण का श्रेय, मैनेजमेंट के अंदर व्यवहारवादी दृष्टिकोण का श्रेय फोर्ड फाउंडेशन को जाता है। ये बिल्कुल सही है, इसका आंसर डी रहेगा। नेक्स्ट, द मोटिवेशन थ्योरी ऑफ एक्स एंड वाई हैज़ बिन प्रोपाउंडेड बाय, मैं सजेशन दूंगा, ये 10 तरह की थ्योरी हैं, सबका नाम और इनको प्रतिपादित करने वाले का नाम आप याद करके जाना। बाय द वे, एक्स वाई थ्योरी डगलस मैकग्रेगर ने दी थी। एक्स थ्योरी में वो ये मानते थे कि कर्मचारी कामचोर है, वो हर चीज़ में गर्दन हिलाता है, मैं तो नहीं करूँगा। और वाई यानी यस मैन, यस मैन में वो ये मान के चलता है कि कर्मचारी अच्छा काम करना चाहता है, वो मोटिवेटेड रहता है, वो जी नहीं चुराता है। एक्स वाई थ्योरी डगलस मैकग्रेगर ने दी थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, अंडर विच सेक्शन ऑफ द कंपनीज एक्ट इज द ऑडिटर्स रेम्यूनरेशन इज डिस्क्राइब्ड? कंपनी ऑडिटर का जब भी क्वेश्चन आता है मैं सबको यही सलाह देता हूँ कि आप ये 10 धाराएं सेक्शन 139 से सेक्शन 148 तक की धाराएं अच्छे से लाइन से याद कर लीजिए। उस ज़माने में तो कंपनी ऑडिट रहा ही होगा, इसीलिए ये आया है। और उस समय जब ये पेपर बना होगा, ऑब्वियस सी बात है, तब कंपनीज एक्ट 1956 लागू था, तो वो सेक्शन चल रही थी। अब कंपनीज एक्ट 2013 है, तो उसकी धारा 142 में कंपनी के ऑडिटर के रेम्यूनरेशन के प्रावधान डाले गए हैं, धारा 142 में। ठीक है, अभी आपको ये नया वाला याद करना है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फिशर्स इक्वेशन ऑफ क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी? ठीक है, उन्होंने बेसिकली ये फॉर्मूला दिया था। ठीक है, बहुत तरीके से आप इसको लिख सकते हो। ठीक है, इसे आप यूँ लिख लीजिए, ये याद कर लीजिए आप। पहले उन्होंने इतना थ्योरी दिया था, MV = PT। कि सर ये क्या है? मतलब प्राइस को कौन डिसाइड करेगा? प्राइस यानी वस्तुओं की जो कीमतें हैं उनको कौन तय करेगा? तय करेगा कि अर्थव्यवस्था में मुद्रा की मात्रा कितनी है, उसकी वेलोसिटी या गति क्या है, और T यहाँ पे ये दोनों इनटू के फॉर्म में, तो T इसके नीचे चला गया, T नीचे चला गया। तो पहले ये बेसिकली उन्होंने ये फॉर्मूला दिया था कि कितना गुड्स अवेलेबल है, तो कितनी मात्रा अवेलेबल है, कितना गुड्स अवेलेबल है, और मुद्रा की वेलोसिटी क्या है, उससे तय होता है कि वस्तु की क्या कीमतें आपको देखने को मिलेगी। बाद में उन्होंने अपने फॉर्मूले में थोड़ा संशोधन किया और उन्होंने जो बैंक डिपॉजिट्स है उसे भी शामिल कर लिया और उसकी वेलोसिटी को भी शामिल कर लिया। ठीक है, और फिर वापस ये T को आप तोड़ के, मतलब T को क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर लेके आ जाइए, तो ये हो गई आपकी क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी, फिशर का मुद्रा परिमाण सिद्धांत। आपको केवल सूत्र याद रखना है। वैसे अगर आप ये पूरी पढ़ेंगे जो ये बनाई है ना, तो आप ये देखेंगे कि अगर एक गिवन पॉइंट ऑफ टाइम पे मुद्रा की मात्रा को डबल कर दिया जाए, अगर उतनी ही वस्तुओं का उत्पादन हो और मुद्रा की मात्रा को अर्थव्यवस्था में डबल कर दिया जाए, तो कीमतें भी आपको डबल देखने को मिलेंगी। यानी उनका मानना था कि मनी सप्लाई में और प्राइजेज़ में डायरेक्ट रिलेशन होता है। मनी सप्लाई को बढ़ाओगे तो आपको अर्थव्यवस्था में प्राइजेज़ भी बढ़ने को मिलेंगी। इसे आप यूँ भी समझ सकते हैं कि मनी की सप्लाई में और मुद्रा की जो कीमत होती है, ये तो प्राइस ऑफ गुड्स है, प्राइस ऑफ गुड्स के साथ तो इसका सीधा रिलेशन होता है, लेकिन जो वैल्यू ऑफ मनी है उसके साथ इसका रिवर्स रिलेशन होता है। तो ये तो वैसे ही आपके सप्लाई वाले रूल से भी है कि जब किसी वस्तु की सप्लाई बढ़ जाती है तो उसकी वैल्यू कम हो जाती है। ठीक है, चलो
द मार्जिनल कॉस्ट कर्व इंटरसेक्ट्स द एवरेज कॉस्ट कर्व। अभी कुछ दिन पहले मैंने प्रोडक्शन, लॉ ऑफ प्रोडक्शन पे एक वीडियो डाला था, और वहाँ जो आया था वो बताता हूँ कि जिस बिंदु पे एम पी इक्वल टू ए पी हो जाता है, एम पी से मतलब है मार्जिनल प्रोडक्ट और एवरेज प्रोडक्ट बराबर हो जाते हैं, वो वहाँ पे आपका एवरेज प्रोडक्ट मैक्सिमम होता है। ठीक है, अब प्रोडक्शन बढ़ता है तो कॉस्ट कम होती है, यानी कॉस्ट के साथ उल्टा रिलेशन होता है। तो जहाँ मार्जिनल कॉस्ट एवरेज कॉस्ट के बराबर होती है तो वहाँ आपकी एवरेज कॉस्ट मिनिमम होती है। एक चीज़ को समझाने के बहुत तरीके हैं, शायद ये आपको नहीं समझ आया होगा या कम समझ आया होगा। अगर आप प्रोडक्शन और कॉस्ट को उल्टे की तरह याद करोगे तो आपके बहुत सारे सॉल्व हो जाएंगे। वैसे मैं इसको आपको वैसे भी बता सकता हूँ, देखना ज़रा ध्यान देना। सपोज़ कि जब आपने 1 यूनिट बनाई तो आपकी 20 रुपये की लागत आ रही है। ठीक है, अब मान लीजिए कि जब दूसरी यूनिट बनाई तो उस पर केवल आपके 2 रुपये लगे, तो आपकी कुल लागत बढ़ के कितनी हो गई? 22, और आपका एवरेज क्या हुआ? 11। यानी क्या देखा हमने, अगर आपकी मार्जिनल कॉस्ट एवरेज कॉस्ट से कम है तो इसका मतलब है आपकी कॉस्ट कम होती जाएगी। ठीक है, समझ नहीं आ रहा। अगर आपकी मार्जिनल कॉस्ट यानी जैसे पिछले पॉइंट पे 20 रुपये कॉस्ट थी, पिछले बिंदु पे 20 रुपये कॉस्ट थी, अब अगर आप 2 रुपये खर्च करके एक और यूनिट बना दोगे तो आपकी एवरेज कॉस्ट गिरेगी। एवरेज कॉस्ट गिर के 11 आ गई, यानी अभी 11 है। अगर आप 11 रुपये से कम में चीज़ बना दोगे, एक और यूनिट अगर आप 11 से कम पे बना दोगे तो आपकी एवरेज कॉस्ट और गिरेगी। ठीक है, और एवरेज कॉस्ट गिर के क्या आ गई? 9 आ गई। ठीक है, अब आपने अगली वस्तु 9 रुपये पे बनाई, यानी एवरेज कॉस्ट 9 ही चल रही है और आपने 9 पे बनाई, तो आपकी एवरेज कॉस्ट 9 ही मेंटेन रहेगी। अब मार्जिनल कॉस्ट के बढ़ने का दौर शुरू हो गया है। अब जैसे जैसे मार्जिनल कॉस्ट बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आपकी एवरेज कॉस्ट बढ़ती जाएगी। एवरेज कॉस्ट को देखिएगा, एवरेज कॉस्ट शुरू में बढ़ती है, बीच में आके वो न्यूनतम हो जाती है। इसका हमेशा यू कर्व देखने को मिलेगा आपको एसी का, है ना। एवरेज कॉस्ट शुरू में ज़्यादा होती है और जहाँ आपकी मार्जिनल कॉस्ट कम रहती है वहाँ ये मिनिमम पे आ जाती है और फिर वापस एवरेज कॉस्ट बढ़ने लग जाती है। तो आपको याद रखना है कि एमसी और एसी जहाँ दोनों बराबर हो जाते हैं वहाँ आपको एवरेज कॉस्ट मिनिमम देखने को मिलेगी। इस बिंदु के बाद आपकी मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट दोनों बढ़ना शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो सीमांत लागत वक्र औसत लागत वक्र को काटती है इसके न्यूनतम बिंदु पर। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस इन फैक्टर इन शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन। बिना समझे एकदम से पढ़ोगे नहीं समझ में आएगा। अगेन उस वीडियो को देखिए, मैंने वहाँ बताया था कि आपका जो प्रोडक्शन फंक्शन होता है वो 2 तरह का होता है, एक होता है शॉर्ट रन, एक होता है लॉन्ग रन। शॉर्ट रन में क्या होता है, आप सभी इनपुट में सब में बदलाव नहीं कर पाते, कम से कम आपको एक फैक्टर को फिक्स रखना पड़ता है। जैसे सपोज कीजिए आपने लैंड को फिक्स रखा और लेबर को आप चेंज कर रहे हैं, तो शॉर्ट रन में ऐसा होता है। तो शॉर्ट रन में जो लॉ आपको देखने को मिलता है वो है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, तो वहाँ आपके क्या बदलते हैं, वहाँ आपका अनुपात बदलता है। कि सर कैसे? जैसे मान लीजिए एक ज़मीन है यानी एक ऑफिस है, पहले वहाँ पे एक बंदा काम कर रहा था, बाद में उसी एक ज़मीन पे आपने 2 लोगों को लगा लिया, उसी एक ज़मीन उसी एक ऑफिस पे आपने 5 लोगों को लगा दिया, तो आपका क्या हो रहा है, फैक्टर्स का अनुपात बदल रहा है। लॉन्ग रन में आपको देखने को मिलता है लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल। तो लॉन्ग रन में बदलता तो आपका स्केल बदलता, लेकिन इसने शॉर्ट रन में पूछा है, तो शॉर्ट रन में जो आपका बदलेगा वो आपका रेशो बदलेगा। सॉरी, थोड़ा बाहर से नॉइज़ ज़्यादा आ रहा है, बट ठीक है, आप मैनेज कर रहे होंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज़ नॉट अ मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन। ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा अजीब सा रहा। इंश्योरेंस पॉलिसी मेथड होता है, ठीक है, और सम ऑफ ईयर ऑफ डिजिट मेथड होता है। इन 2 में श्योर हूँ, हिंदी का लफड़ा समझो या क्या, पर मुझे लगता है कि डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड इंग्लिश दी हुई होगी, क्योंकि ओरिजिनल पेपर तो नहीं आया, कहीं से जुगाड़ किया था। तो डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड का दूसरा नाम
WDV मेथड भी है, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड भी है, तो ये भी मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन होते हैं। लेकिन रिप्लेसमेंट कॉस्ट मेथड कोई मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन नहीं होता, ठीक है। इंश्योरेंस पॉलिसी मेथड में आप वापस असेट्स को खरीद सको, उसके लिए आप डेप्रिसिएशन की बराबर राशि हर साल बीमा कंपनी को प्रीमियम के तौर पे जमा कराते हो। डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड या डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड में अगर 1 लाख की संपत्ति है, 10,000 कटाया, फिर 90,000 पे डेप्रिसिएशन काटते हैं, फिर 81,000 पे डेप्रिसिएशन काटेंगे, इस तरह से चलता जाता है। तो इसके बहुत सारे नाम है, WDV मेथड, डिक्लाइनिंग मेथड, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, ठीक है। और सम ऑफ ईयर ऑफ डिजिट मेथड भी होता है कि मान लो कोई एसेट्स है, उसकी लाइफ अगर मान लीजिए 5 साल है, तो उसमें क्या करते हैं, लाइफ को रिवर्स कर देते हैं, 5 4 3 2 1, फिर इसका योग लगा देंगे। फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन जितना भी, जैसे मान लीजिए संपत्ति की लागत 60,000 है, तो फर्स्ट ईयर में आप 5/15 डेप्रिसिएशन लगाएंगे, दूसरे साल में आप 4/15 डेप्रिसिएशन लगाएंगे। तो ये SYDM मेथड भी डेप्रिसिएशन का होता है, लेकिन ये मैंने नहीं सुना है, तो इसका आंसर डी लग रहा है मुझे, ठीक है। इसके बाद है व्हेन द क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बिटवीन टू गुड्स इज 0 देन सच गुड्स आर कॉल्ड। मान लीजिए एक X वस्तु है और एक Y वस्तु है, इनके बीच में आड़ी तिरछी लोच निकालने की कोशिश की गई, लेकिन 0 आया। 0 आने का मतलब है कि ये आपस में संबंधित नहीं है। ये दोनों वस्तुएं ना तो एक दूसरे की पूरक वस्तुएं हैं, ना ये एक दूसरे की प्रतिस्थापन वस्तुएं हैं, मतलब ना तो ये कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं, ना ये सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं। इसीलिए प्राइस में चेंज होने का दूसरे की मांग पे कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता, अर्थात ये वस्तुएं आपस में स्वतंत्र हैं, किसी को किसी से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। जैसे चाय और जूता, अब चाय अगर महंगी हो गई तो क्या जूते की मात्रा पे कोई फ़र्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर चाय महंगी हो गई तो आप डेफिनेटली कॉफ़ी की मात्रा पे फ़र्क पड़ेगा, कॉफ़ी की मात्रा बढ़ेगी। सब्स्टिट्यूट गुड्स का एग्जांपल है कार और पेट्रोल, ये भी आपस में संबंधित है। कार की कीमतें अगर ऊपर जाएंगी तो पेट्रोल की डिमांड घटेगी, क्योंकि वो पूरक वस्तुओं का एग्जांपल है। लेकिन चाय, जूते, किताब, पंखे ये आपस में संबंधित ही नहीं है, तो आपको 0 लोच देखने को मिलेगी, ठीक है। अगेन अच्छा क्वेश्चन था। इसके बाद है द फीचर ऑफ मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन ड्यू टू विच द प्रॉफिट ऑफ अ फर्म बिकम्स 0 इन द लॉन्ग रन। एकाधिकारात्मक स्पर्धा, मतलब एक ऐसी मार्केट की दशा जहां कई कंपनियां होती हैं और अपने अपने प्रोडक्ट की विशेषताओं के कारण वो थोड़ा थोड़ा एकाधिकार स्थापित कर देती हैं। जैसे बाज़ार में अभी आईफोन भी है, सैमसंग का भी है और ओप्पो का भी फ़ोन है। इन्होंने पॉश बड़े बड़े लोगों में अपनी पैड बना रखी है। मान लेते हैं इसने 30% मार्केट कैप्चर कर रखा है, इसने 60% कर रखा है और इसने भी एक थोड़ा मार्केट कैप्चर कर रखा है। तो इनमें प्रोडक्ट की अलग अलग विशेषताएं हैं, इसलिए इनका थोड़ा थोड़ा एकाधिकार स्थापित हो गया है। ये कहते हैं कि लॉन्ग रन में जाके ये एक नॉर्मल प्रॉफिट ही कमा पाते हैं, बहुत ज़्यादा अनाप शनाप प्रॉफिट नहीं कमा पाते। इसका क्या रीज़न है? तो इसका रीज़न ये है कि ऐसे बाज़ार में फ्री एंट्री एंड फ्री एग्जिट होता है, फर्में आ सकती हैं, जा सकती हैं, इसीलिए फ्री एंट्री की वजह से। मार्केट फोर्स भी इसका आंसर हो सकता है, पर मार्केट फोर्स थोड़ा सा वेग वर्ड है, या मार्केट फोर्स तो इसके अंदर फिर आपका डिमांड सप्लाई दोनों ही बातें आ गई। तो जिस तरह से क्वेश्चन है कि एकाधिकारात्मक स्पर्धा की वो कौन सी विशेषता है, तो ये है कि फ्री एंट्री एंड फ्री एग्जिट ऑफ फर्म। इसकी वजह से जैसे आप थोड़ा कमाने ज़्यादा लगोगे तो और कॉम्पिटिटर्स धंधे में आ जाएंगे, तो लॉन्ग रन में जाके आप नॉर्मल प्रॉफिट ही कमा पाओगे, ठीक है। इसके बाद है चाय के मूल्य में 40 रुपये प्रति पाउंड से 50 रुपये प्रति पाउंड की वृद्धि के फलस्वरूप कॉफ़ी की मांग 500 पाउंड से बढ़कर 600 पाउंड हो जाती है। अब आप देखना हुआ क्या। एक तरफ चाय पे गौर करना, चाय पहले 40 रुपये की मिल रही थी, अब 50 रुपये की मिल रही थी, चाय में 10 रुपये का चेंज हुआ, और अगर आप इस परिवर्तन को नापोगे तो ये 25% चेंज हुआ। तो चाय के प्राइजेस 25% बढ़ गए, तो लोगों ने कॉफ़ी पीना शुरू कर दी। वाकई में देखने को हमें मिला। और कॉफ़ी पहले लोग 500 कप पीते थे, अब लोग 600 कप पी रहे हैं, तो लोग 100 कप ज़्यादा पी रहे हैं। अगर आप इसका परसेंटेज निकालोगे तो 20% कॉफ़ी की मांग बढ़ गई। अगर आज की ही वीडियो की बात करें, जहाँ पहला क्वेश्चन ही आया था, जहाँ पे था कि मांग की आड़ी तिरछी लोच का सूत्र बताइए, तो आप देखो कि कॉफ़ी की मात्रा में कितना परिवर्तन हुआ, 20%। कॉफ़ी को के लिखता हूँ। और
चाय के प्राइस में कितना परिवर्तन हुआ, 25%। तो आप इसको निकालोगे तो 0.8 आएगा, यानी आनुपातिक से कम परिवर्तन हुआ है ना। अगर ऐसा होता ना कि यहाँ 25% इजाफा होने पर यहाँ 25% आ जाता तो यूनिट इलास्टिसिटी हो जाती, इकाई के बराबर लोच हो जाती, लेकिन इस मामले में इकाई के बराबर लोच नहीं आया है, 0.8 आया है। तो वही जो पहले क्वेश्चन में इन्होंने अपन से फॉर्मूला पूछा वो अब इसने अप्लाई करवा दिया आपसे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, When gross investment becomes zero, which of the following prevents national income from becoming zero? अगेन बहुत अच्छा क्वेश्चन। अगर आप नेशनल इनकम निकालने जा रहे हैं और एक्सपेंडिचर मेथड से आप क्वेश्चन कर रहे हैं, तो एक्सपेंडिचर मेथड ये कहता है कि आप ये देखो कि प्राइवेट मतलब जो घर हैं, जो मतलब हिंदुस्तान में जो घर हैं, वो फाइनल कंजम्पशन पे कितना पैसा खर्च कर रहे हैं वो देखो। ये देखो कि गवर्नमेंट जो है वो लोगों की सुविधाओं पे कितना खर्च कर रही है, लोगों के वेलफेयर पे कितना खर्च कर रही है वो देखो। और फिर ये देखो कि कितने रुपए का कैपिटल फॉर्मेशन इस साल हुआ है और कितना स्टॉक में चेंज आया है। ये तीनों चीज़ें देखो और उसके बाद नेट एक्सपोर्ट्स को देखो, तो आपको नेशनल इनकम पता लग जाएगी। अभी आप थोड़ी देर एक्सपोर्ट्स को इग्नोर कर दो, थोड़ी देर के लिए समझने के लिए। अब ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर मान लीजिए इस साल कोई कैपिटल फॉर्मेशन नहीं हुआ, इस साल मशीनों में और घरों पे कोई इन्वेस्टमेंट नहीं किया गया, तो फिर क्या नेशनल इनकम ज़ीरो हो जाएगी? नहीं, ये अगर नहीं भी होगा तो ये दोनों तो है ना। अब बात समझना, 1, 2 और 3 इसको थोड़ी देर छोड़ दें, ये तीनों मिलके अगर नेशनल इनकम बना रहे हैं, तो इस साल अगर कैपिटल फॉर्मेशन नहीं भी हुआ तो भी डोमेस्टिक कंजम्पशन तो हो ही रहा है, तो भी गवर्नमेंट कंजम्पशन तो हो ही रहा है, तो उपभोग तो हो ही रहा है, तो राष्ट्रीय आय जीरो तो नहीं हो सकती। तो इसका क्वेश्चन यही था कि अगर इन्वेस्टमेंट ज़ीरो हो जाता है तो क्या नेशनल इनकम को ज़ीरो होने से रोकता है? तो उपभोग जो होता है वो नेशनल इनकम को ज़ीरो होने से रोकता है। इसके बाद है अगेन एक तगड़ा क्वेश्चन, इफ़ अ कैपिटल आउटपुट रेशियो ऑफ द इकोनॉमी इज़ 5.2। अब पहले आप इस कैपिटल आउटपुट रेशियो को बस समझ लो। कैपिटल आउटपुट रेशियो का मतलब होता है कि अगर आपको 1 रुपये का माल अर्थव्यवस्था में पैदा करना है तो आपको 5 रुपये, 5.2 का मतलब है 5 रुपये 20 पैसे की कैपिटल लगानी होगी। यानी अगर आपको 1% मान लो, अगर आपको 1% ग्रोथ करनी है या 1 रुपये की चीज़ पैदा करनी है तो आपको 5.2 की कैपिटल लगानी होगी। और अब इनका टारगेट है कि ये अर्थव्यवस्था में 6.2% का उछाल चाहते हैं, यानी ये चाहते हैं कि हमारी जीडीपी में 6.2% का उछाल हो। तो ये तो लॉजिक हो गया कि एक रुपये की ही जीडीपी आपको हासिल करनी है, 1 रुपये की ग्रोथ आपको हासिल करनी है तो आपको 5.2 लगाना पड़ेगा। तो 6.2 की ग्रोथ को हासिल करने के लिए आपको 32.24% की कैपिटल लगानी होगी। इसका मतलब है आपका जो सेविंग इनकम रेशियो होता है ना, सेविंग इनकम रेशियो होता है वो 32.24 होना चाहिए। यानी इस पूरी बात का मतलब क्या है, अगर भारत के लोग 100 रुपये कमाते हैं, इस क्वेश्चन की बात माने, अगर भारत के लोग 100 रुपये कमाते हैं और उसमें से वो 32 रुपये 24 पैसे बचाते हैं और बैंक वगैरह उस सेविंग्स को मोबिलाइज करते हैं, उसे कैपिटल में कन्वर्ट करते हैं, तो आप अपनी अर्थव्यवस्था में 6.2% का उछाल देखेंगे। तो ये सारी बातें आपस में जुड़ी हुई हैं, ठीक है। तो इसको मैं और ज़्यादा रिपीट नहीं करूँगा, है ना। ये दोनों तीनों चारों बातें लिखी हुई है। 6.2% की ग्रोथ हासिल करने के लिए आपको 32.24% 24 रुपये की पूंजी लगानी होगी अर्थव्यवस्था, यानी अर्थात जो लोग कमा रहे हैं 100 रुपया, उनको 32 रुपया 24 पैसा बचाना होगा इस ग्रोथ को, इस टारगेट को हासिल करने के लिए, ठीक है। चलो, और भैया यूपी टीजीटी कॉमर्स का फॉर्म भर दिया, तैयारी कर रहे हो, लेकिन सिर्फ पढ़ाई करने से सिलेक्शन नहीं होगा, उसके लिए प्रैक्टिस चाहिए। हर साल हजारों छात्र यही गलती करते हैं कि अगर थोड़ी और प्रैक्टिस करता तो सिलेक्शन हो जाता। मैं हूँ CA विशेष छतवानी, असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट कॉलेज। मैं आपके लिए लाया हूँ यूपी टीजीटी कॉमर्स के 50 सैम्पल पेपर की सीरीज़। इसमें आपको मिलेगा 50 सैम्पल पेपर्स, जिससे आपका पूरा सिलेबस कवर हो सके, चैप्टर वाइज MCQ, ताकि हर टॉपिक पे आपकी पकड़ हो सके। ये सारा का सारा कंटेंट आपको बायलिंगुअल मिलेगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में, यूपी के हर छात्र के लिए परफेक्ट।
999 रुपये वाली मॉक सीरीज केवल 249 में अवेलेबल है। नीचे दिए हुए लिंक पे क्लिक करें, तैयारी करें, प्रैक्टिस करें, टाइम वेस्ट ना करें। Which of the following is not a measure of credit control? तो अपने कोई उपाय पढ़ने हैं, इनमें से कौन सा उपाय नहीं है? बैंक दर के थ्रू क्रेडिट कंट्रोल की कोशिश होती है, हाँ। उसके बाद ये बात करें कि खुले बाजार की क्रियाएं, जहां सिक्योरिटीज़ को बेचा जाता है, खरीदा जाता है, ये भी क्रेडिट कंट्रोल का तरीका है। क्रेडिट डिपॉजिट रेशो नहीं होता। कैश रिजर्व रेशो कि बैंकों को अपना कुछ पैसा आरबीआई के पास एज अ फॉर्म ऑफ कैश रखाना पड़ेगा, ये भी क्रेडिट कंट्रोल का तरीका है। क्रेडिट कंट्रोल में मात्रात्मक उपाय भी होते हैं, ये आपको 6 उपाय याद करने हैं, समझते हुए याद करने हैं ना। 6 भी नहीं, 7 हैं ये। ओपन मार्केट ऑपरेशन भी है, 3, 4, 5, 6, 7। और इसी तरह से क्वालिटेटिव या गुणात्मक उपाय भी हैं, और ये करीबन 5 हैं। तो ये आपको अच्छे से याद रखने हैं। ये साख नियंत्रण के उपाय हैं जो मौद्रिक नीति के तहत पढ़े जाते हैं, ठीक है। तो ये वाला क्रेडिट डिपॉजिट रेशो नहीं होता कोई क्रेडिट कंट्रोल मेजर। द बेस्ट मेजर ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट वुड बी, अगर आपको देखना है कि कोई इकोनॉमिक ग्रो कर रही है या नहीं कर रही है, तो आपको पहली बात तो रियल जीडीपी देखनी चाहिए, यानी जीडीपी नहीं, जो आपको नॉर्मल मार्केट प्राइस पे देखने को मिलती है वो नॉमिनल जीडीपी होती है। तो एक तो आपको रियल जीडीपी देखनी चाहिए। दूसरा ये कि आपको साथ ही साथ पॉपुलेशन भी देखनी चाहिए, ताकि आपको पर कैपिटा रियल जीडीपी पता लगे। उससे आप पता लगा पाएंगे कि इकोनॉमी डेवलप कर रही है या नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन कैलकुलेटिंग ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट द मार्केट प्राइस ऑफ अ कंट्री? वेल, अगर आप GNP MP निकाल रहे हैं तो आप कैसे निकालेंगे? पहले आप GDP, ठीक है, GDP निकालेंगे, और उसके बाद आप नेट फैक्टर इनकम अब्रॉड निकालेंगे। यानी आप GDP MP लेके, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस लेके, उसके अंदर नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड वो लेंगे। और GDP MP लेने के लिए आप क्या करेंगे? आप GDP फैक्टर कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट टैक्सेस को जोड़ेंगे और इसमें से सब्सिडी लेस करेंगे। मैं कहना चाहता हूँ कि GNP की कैलकुलेशन में आपने GDP फैक्टर कॉस्ट को ले लिया, आपने इनडायरेक्ट टैक्सेस को ले लिया, आपने सब्सिडी को ले लिया। रिटायरमेंट पेंशन की जो अमाउंट है उसे नेशनल इनकम की कैलकुलेशन के लिए नहीं लिया जाता। ये एक तरह से ट्रांसफ़र इनकम है। जब हम नेशनल इनकम की बात करते हैं तो हम करंट ईयर में जो प्रोडक्ट और सर्विसेज बने हैं उनकी मार्केट प्राइस की बात करते हैं करंट ईयर वालों के लिए। रिटायरमेंट पेंशन जो मिलती है किसी को भी, वो उसकी पास्ट सर्विसेज के बदले मिलती है जो उसने पूर्व में दी थी, और अब उसको पेमेंट कर रही है गवर्नमेंट या उसका एम्प्लॉयर भुगतान कर रहा है, लेकिन वो वास्तव में इस वर्ष कोई उत्पादन या सेवाएं नहीं दे रहा है। तो इसीलिए रिटायरमेंट पेंशन को ट्रांसफ़र इनकम माना जाता है, हस्तांतरण भुगतान माना जाता है, और इसे नेशनल इनकम की कैलकुलेशन में नहीं लिया जाता। तो डी इसका आंसर होगा। ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट इज ऑलवेज डैश डैश देन रेवेन्यू डेफिसिट। देखिए, आपका जो ग्रॉस या कहें फिस्कल डेफिसिट जो आएगा ना, वो हमेशा रेवेन्यू डेफिसिट से ज़्यादा आएगा। इसका रीज़न क्या है कि रेवेन्यू डेफिसिट निकालते समय रेवेन्यू इनकम और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को ही कंसीडर किया जाता है, लेकिन जब आप फिस्कल डेफिसिट निकालते हो तो आप रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के साथ साथ कैपिटल एक्सपेंडिचर भी कंसीडर करते हो। इट्स वेरी सिंपल, ठीक है। इसमें रेवेन्यू डेफिसिट में तो केवल आप रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ही देख रहे हो, लेकिन जब आप फिस्कल डेफिसिट निकालते हो तो आप रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के साथ साथ कैपिटल एक्सपेंडिचर, यानी एक तरह से आप टोटल एक्सपेंडिचर देखते हो। तो डेफिनेटली आपका जो फिस्कल डेफिसिट होगा वो ज़्यादा होगा रेवेन्यू डेफिसिट के मुकाबले, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, मनी इज अ स्टॉक वाइल एक्सपेंडिचर इज अ फ्लो। देखिए, एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे आपके पास जो होता है वो होता है स्टॉक, और एक अवधि के दौरान जो होता रहता है कम ज़्यादा वो होता है फ्लो। तो एक समय पे आपके पास जो मुद्रा की मात्रा है या अर्थव्यवस्था में धन या वेल्थ की मात्रा है वो स्टॉक है, सही है, और एक्सपेंडिचर जो पूरे साल होते रहते हैं वो फ्लो है, सही है, ठीक है। एक्सपेंडिचर आपके स्टॉक की मात्रा को घटा देता है। इसी तरह अगेन मनी इज़ अ स्टॉक और इनकम इज़ अ फ्लो। इनकम का जो फ्लो है वो आपके स्टॉक की मात्रा को बढ़ा देता है। तो मनी या वेल्थ इज़ अ स्टॉक और जो इनकम है वो फ्लो होती है, ठीक है। इसलिए कहते हैं
नेशनल वेल्थ स्टॉक होता है और नेशनल इनकम फ्लो होता है। गवर्नमेंट डेट इज़ अ स्टॉक, एक समय में गवर्नमेंट के ऊपर कितनी डेट है वो स्टॉक है, और उसके लिए इंटरेस्ट जो पूरे साल दिया जाता है वो फ्लो है। करेक्ट, ये भी सही है। और डेट प्रोवाइडेड बाय द बैंक इज द फ्लो एंड द टोटल आउटस्टैंडिंग डेट इज स्टॉक, अगेन सही है। बैंक ने एक वर्ष में पूरे साल में वो लोन देते रहते हैं, क्लियर होते रहते हैं, वो फ्लो है। बैंक लोन देते हैं, लोग रीपे करते हैं, लेकिन एक जिस दिन कंपनी कहें बैंक बैलेंस शीट बनाते हैं उस दिन कितने लोन्स एंड एडवांसेस चल रहे हैं वो स्टॉक है। तो ये सारे के सारे कथन बिल्कुल सही हैं। आप इससे थोड़ा एक आइडिया लगा लीजिए। देश में एक समय में कितनी कारें हैं वो स्टॉक है, और जो कारों का प्रोडक्शन एक अवधि के दौरान होता है वो फ्लो है। तो आप स्टॉक और फ्लो के सारे एग्जाम्पल पढ़ लीजिएगा जो साइड में लिखे हैं। PDF आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, नहीं तो आप हमें व्हाट्सअप करके मंगा लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट, ये अब आपको मैच करना है। सरेंडर वैल्यू इस शब्द का प्रयोग करते हैं जब हम बीमा पॉलिसी लेते हैं और समय से पहले अपनी पॉलिसी को छोड़ना चाहते हैं या पार्टनर की मृत्यु हो जाती है, तो आपको पॉलिसी सरेंडर करके अपना क्लेम लेना होता है। तो इट्स सरेंडर वैल्यू, ये इंश्योरेंस पॉलिसी जब हम पार्टनरशिप पढ़ते हैं वहाँ काम आता है। अगर अंशधारी पागल हो जाएगा तो उसके अंशों का लीगली ट्रांसफ़र उसके नॉमिनी को हो जाएगा, तो इसे ट्रांसफ़र ऑफ शेयर नहीं ट्रांजिशन ऑफ शेयर कहेंगे। किसी की मृत्यु या पागल या दिवालिया हो जाने पे उसके शेयर नॉर्मली उसके नॉमिनी को ट्रांसफ़र हो जाते हैं, ट्रांजिशन ऑफ शेयर्स। शेयर वारंट, शेयर वारंट एक ऐसी चीज़ होती है जो अगर आप जैसे ए ने बी को दे दी तो बी शेयर होल्डर बन जाएगा, बी ने सी को दे दी तो वो शेयर होल्डर बन जाएगा। मतलब इसमें ओनरशिप ट्रांसफ़र हो जाती है बाय मेयर डिलीवरी। इट क्रिएट इसको ये विशेषता इसको नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बनाती है, जहां किसी कहें डॉक्यूमेंट के हस्तांतरण मात्र से, सुपुर्दगी मात्र से ओनरशिप का भी ट्रांसफ़र हो जाता हो। इसलिए शेयर सर्टिफिकेट अलग होता है और शेयर वारंट अलग होता है। शेयर वारंट नेगोशिएबल होता है, ट्रांसफरेबल होता है। फुल्ली पेड शेयर्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू स्टॉक। एक होता है इक्विटी शेयर और एक होता है इक्विटी स्टॉक। तो आप इक्विटी शेयर्स को इक्विटी स्टॉक में कन्वर्ट कर सकते हो, पर इसके लिए शेयर्स का फुल्ली पेड अप होना ज़रूरी है। तो इस तरह से मैच होगा। ए आपका सेकंड के साथ जाके कनेक्ट हुआ, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ है, और फिर तो बस कनेक्ट होते गए। इसके अलावा बी मेरा 3 के साथ कनेक्ट हुआ और सी मेरा 4 के साथ, तो ये सी इसका आंसर हो जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। इसके बाद अंडर द ट्रेडिशनल मेथड एट व्हाट प्राइस इज द वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक डन। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। मान लीजिए वर्ष का अंत हुआ 31 दिसंबर 2024 को, हमारे पास स्टॉक पड़ा है, हम देखेंगे उसकी कॉस्ट वैल्यू कितनी है, सपोज 5 लाख, और हम उसे मार्केट में बेचने जाएंगे तो कितने मिलेंगे, 6 लाख। तो क्वेश्चन ये उठता है कि हम स्टॉक को बैलेंस शीट में 5 लाख दिखाएं या 6 लाख दिखाएं, तो हम इसमें से जो छोटी वैल्यू होती है वो लेते हैं। कॉस्ट वैल्यू या मार्केट प्राइस में से जो छोटी वैल्यू होती है वो लेते हैं। मार्केट प्राइस से भी ज़्यादा सही शब्द है NRV, नेट रिलाइजेबल वैल्यू। अगर ये दे रखी है तो आपको कॉस्ट और NRV में कंपेयर करना चाहिए, नहीं दे रखी है तो कॉस्ट और मार्केट प्राइस में कंपेयर कर सकते हो। ऐसा क्यों करते हैं, तो आपकी जो रूढ़िवादिता या विवेक की अवधारणा है, कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट या प्रूडेंस का कॉन्सेप्ट है, उस वजह से ऐसा किया जाता है कि लागत मूल्य या बाजार मूल्य दोनों में से जो भी कम हो उस पर लेते हैं। अ क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर होल्डर कैन डिमांड द अनपेड डिविडेंड ऑफ प्रीवियस ईयर एज अ मैटर ऑफ राइट ओनली इफ। यूँ समझिए कि एक कंपनी का 2024 में समापन हो रहा है, 2023 का प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड नहीं मिला और 2022 का भी डिविडेंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर को नहीं मिला, और वो क्यूमुलेटिव नेचर का है। आपको पता है क्यूमुलेटिव नेचर में डिविडेंड जो होता है वो संचित होता जाता है। अगर आपका 2 साल का नहीं मिला तो जब भी मिलेगा तो अब आपको 3 साल का मिलेगा। लेकिन इसकी एज अ राइट तभी, यानी इसकी अधिकार के रूप में तभी मांग की जा सकती है जब कंपनी समापन में जा रही हो और कंपनी के आर्टिकल्स इस बात की परमिशन देते हो, यानी कंपनी के आर्टिकल्स में इस बात का प्रावधान हो कि कंपनी के समापन पे भुगतान करते समय प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को उनकी कैपिटल के साथ साथ उनके संचित बकाया लाभांश का भी भुगतान किया जाएगा। अगर आर्टिकल्स में ये व्यवस्था है तो कंपनी के समापन पे वो अधिकार पूर्वक ये बात मांग सकते हैं। यानी ऐसा अगर कंपनी चल रही है तो वो अधिकार पूर्वक इसकी मांग नहीं कर सकते, पर कंपनी के समापन के समय वो इसकी अधिकार पूर्वक मांग कर सकते हैं। इसके बाद है एक कैपिटल अकाउंट दे रखा है। साल के शुरू में 1 लाख की कैपिटल थी, यानी आपकी ओपनिंग कैपिटल 1 लाख रुपए थी।
उसके बाद साल के अंत में आपकी असेट्स हैं 1.5 लाख की और आपकी लाइब्रेरीज है 70,000 की, यानी आपकी कैपिटल हो गई 80,000 कि सर कैसे? हम जानते हैं कैपिटल बराबर असेट्स माइनस लाइब्रेरीज होता है। तो वर्ष के अंत में आपकी असेट्स है 1.5 लाख के, आपके लाइब्रेरीज हैं 70,000 के, इसका मतलब आपका कैपिटल हो गया 80,000 रुपये। पहली नज़र में मैं देखूं तो मुझे लग रहा है ये संस्था लॉस में गई है, क्योंकि इसने 1 लाख की कैपिटल के साथ शुरू किया और अभी ये 80,000 पे है, तो यानी 20,000 की कैपिटल घट गई, यानी लॉस में है। लेकिन इन्होंने बताया कि इन्होंने 30,000 का ड्राइंग भी किया है। तो अब मैं थोड़ा लॉजिक बनाता हूँ कि अच्छा, इसकी 1 लाख की कैपिटल थी और इसने 30,000 का ड्राइंग कर लिया, तो इसकी कैपिटल 70,000 रुपये होनी चाहिए, 70,000 होनी चाहिए, लेकिन इसकी कैपिटल 80,000 रुपये है। तो ये बताता है कि इसने 10,000 का प्रॉफिट कमाया है। ठीक है, और आप चाहें तो एक सूत्र याद कर लें, इसमें क्लोजिंग कैपिटल बराबर ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल प्लस प्रॉफिट माइनस ड्राइंग होता है। आप इसके अंदर वैल्यूज़ पुट करते जाएंगे, जैसे आप यहाँ पे क्लोजिंग कैपिटल रख दो, आप इसके अंदर ओपनिंग कैपिटल रख दो, एडिशनल कैपिटल नहीं है, प्रॉफिट आपका मिसिंग है, और आप ड्राइंग का फिगर रख दो। आप इन फिगर्स को प्लस माइनस करेंगे तो आपका प्रॉफिट निकल के 10,000 रुपये आ जाएगा। तो आप कैसे भी समझ लो, कॉन्सेप्ट से, फॉर्मूले से, आंसर 10,000 है। नेक्स्ट, यू आर गिवन द फॉलोइंग आइटम: डेटर, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, बिल रिसीवेबल, इंटरेस्ट अर्नड बट नॉट रिसीव। आपको करना क्या है, आपको इसे ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी में जमाना है। तो बैलेंस शीट को जमाने के 2 तरीके होते हैं। एक तरीका होता है ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी, एक होता है ऑर्डर ऑफ परमानेंस, तरलता का क्रम और स्थायित्व क्रम। तरलता के क्रम में वो असेट सबसे पहले लिखी जाती है जिसको आप सबसे जल्दी कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर इन 4 आइटमों की बात करें तो सबसे पहले आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट को कन्वर्ट कर सकते हैं, आप तुरंत उसे बेच सकते हैं। उसके बाद आप बीआर को डिस्काउंट करा के या रिटायर करके या एंडोर्स करके जल्दी पैसा वसूल कर सकते हैं। उसके बाद डेटर्स को फ़ोन करके आप उनसे पैसा मंगा सकते हैं, और अगर आपका ब्याज अटका हुआ पड़ा है कहीं तो उसके बाद उससे आप पैसे वसूल कर सकते हैं। इससे पहले वैसे कैश आता, इससे पहले बैंक आता, लेकिन कैश और बैंक इन्होंने दिए नहीं है। तो जो गिवन 4 ऑप्शन है उसको मैं अगर क्रम में अरेंज करूं, लिक्विडिटी क्रम में, तो सबसे पहले बी, फिर सी, फिर ए, फिर डी, तो मेरा आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे साइड में दे रखा है, इसको आपको ऑर्डर को पूरा प्रॉपर याद करना है। इंस्टॉलेशन एक्सपेंस ऑफ न्यू मशीन विल बी डेबिटेड टू। वेल, अगर जैसे मान लो कि मेरा फैक्ट्री है जयपुर में और मैंने मुंबई से एक मशीन मंगाई, सपोज़ करो वो 10 लाख की है, उसे लाने में 1 लाख रुपए लगा और उसके बाद उसे इंस्टॉल करने में 60,000 रुपये लगा, तो मेरी मशीन की कॉस्ट 11,60,000 रुपये कहलाएगी। यानी मशीन जब तक प्रोडक्शन करना शुरू नहीं कर देती तब तक उसका जो इंस्टॉलेशन का खर्चा है, उसको लाने पे जो खर्चा है, ट्रायल रन का खर्चा है, वो सब मशीन की कॉस्ट में जोड़ा जाता है। इसको टेक्निकली बोलते हैं, इस कॉस्ट को कैपिटलाइज किया जाता है टिल द पॉइंट कि वो रेडी टू प्रोडक्शन हो जाए। ठीक है, तो एक नई मशीन की स्थापना का जो व्यय होगा उसे मशीन खाते में डीआर किया जाता है। ये गलत सीच प्रिंट हो गया है, ये डी आंसर है। नेक्स्ट, एक मशीन 10,000 में खरीदी गई, इसका संभावित जीवन 3 वर्ष है और इसके बाद इसका पुस्तक मूल्य 5,120 था। यदि हास की गणना इन्होंने हासिल शेष विधि डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड से की हो तो हास की दर क्या रही होगी। ये क्वेश्चन करने के 2 तरीके हैं आपके पास। एक तरीका है, आप ये जो ऑप्शन दे रखें इन ऑप्शंस में से कोई ऑप्शन लगा के देख लो, या फिर इसका जो सही तरीका है वो तो है सूत्र लगा लो, लेकिन फिर उसमें रूट है तो उसमें आपको दिक्कत आ सकती है। दोनों तरीके बताता हूँ। सपोज़ करो 10,000 रुपये से एक मशीन शुरू हुई है, ठीक है, और मैं 10% मान के चलता हूँ कि क्वेश्चन में मेरा आंसर 10% आएगा। तो 1,000 रुपये डेप्रिसिएशन हो गया, फिर 9,000 बचा, और फिर 900 रुपये डेप्रिसिएशन हो गया, क्योंकि डिक्लाइनिंग मेथड है, डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड है। 8,180 हो गया, 8,100, और फिर मैंने 810 रुपये डेप्रिसिएशन लगाया, तो 7,290। अगर मेरा 10% आंसर होता तो 3 साल के बाद मेरी वैल्यू 7,290 होती, लेकिन ये ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। तो फिर मैंने कहा चलो मेहनत बेकार हो गई, अब मैं दूसरा ऑप्शन लेता हूँ। अब के बार मैंने 20% ऑप्शन लिया, तो पहले बार मैंने 2,000 डेप्रिसिएशन घटाया, फिर 8,000 रुपये, फिर मैंने 20% के हिसाब से 1,600 रुपये का डेप्रिसिएशन काउंट किया, और फिर 6,400 रुपये पे मैंने 20% के हिसाब से 1,280 रुपये का डेप्रिसिएशन काउंट किया, और 5,120 आ गया। तो मैं बिल्कुल समझ गया कि इन्होंने ज़रूर असेट्स को 20% के रेट से डेप्रिसिएट किया होगा। अब आपको लगेगा सर ये ट्रायल एंड एरर मेथड अच्छा नहीं है, हम कब तक ऐसे लगाते रहेंगे, करते रहेंगे, तो ठीक है दूसरा भी ट्राई कर ले। उसके अंदर ये है कि आपको एक फॉर्मूला लिखना है 1
माइनस NSC। एन मतलब आपकी असेट्स की लाइफ जो इस क्वेश्चन में है वो 3 साल है। आज आपकी जो स्क्रैप वैल्यू या जो रेसिडुअल वैल्यू है वो 5,120 है और आपकी जो कॉस्ट वैल्यू है वो 10,000 है। अब आपको इस चीज़ को सॉल्व करना है कि सर वो कैसे करेंगे। वो बेटा ऐसा होगा कि जैसे आप 0 से 0 कैंसिल कर दो, एक तो 512 बना और एक तरफ 1000 बना, तो 1000 आप समझ सकते हो, 1000 मतलब 10 का पावर 3 और 512 मतलब 8 इंटू 8 इंटू 8 करोगे तो 8 का पावर 3। ठीक है, तो कुल मिला के ये स्थिति यूँ बन गई कि 8/10 की पावर 3। तो इसमें क्या होगा फिर, ये जो 3 इधर आता है ना रूट में, इट्स लाइक अ 1/3 पावर। 1/3 पावर 3 की पावर से कट जाएगा, यानी ये जो है ये उससे कट जाएगा, तो आपका बचेगा 8/10। 8/10, ठीक है, मल्टीप्लाई 100 बाहर चल रहा है, तो ये हो गया आपका 80%। और 80% मतलब सॉरी 8/10, इसको आपको 1 में से लेस करना है। 1 में से लेस करना है तो आपका बचेगा 2/10। 2/10 को आप परसेंटेज फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तो आपका आएगा 20%। तो मैं ये आपके ऊपर छोड़ता हूँ, आपको ये फॉर्मूला तो याद करके जाना ही है। ये WDV मेथड में रेट बनाने का तरीका होता है, तो आपको फॉर्मूला तो याद करना है, अप्लाई कर पाओ तो बिल्कुल करना चाहिए। इसका आंसर C आएगा। यस, नेक्स्ट, कन्वर्टिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर इनटू रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रिजल्ट्स इन। अगर आपने कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर किया, सपोज जैसे आपने मशीन के ऊपर मान लीजिए 15 लाख रुपए खर्च किया, तो इसको आपको कहाँ दिखाना चाहिए, बैलेंस शीट में। लेकिन आपने मशीन को P&L में डाल दिया, ऐसा कोई करता नहीं है, समझदार अकाउंटेंट तो हरगिज़ नहीं करता। लेकिन अगर किसी ने मशीन को बाकी खर्चों की तरह P&L में डाल दिया तो इसका मतलब है उसने उसे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की तरह ट्रीट कर दिया। इससे अल्टीमेटली क्या हुआ, इससे अल्टीमेटली ये हुआ कि आपकी बैलेंस शीट में मशीन नहीं दिखेगी। तो जब आप असेट्स को छुपाते हो तो सीक्रेट रिजर्व क्रिएट होता है, तो इसका आंसर गुप्त संचय आएगा। गुप्त संचय बनाने के बहुत सारे तरीके हैं, ये सारे तरीके लिखे हुए हैं, पर मैं मोटे तौर पे सार बताता हूँ। जब आप अपनी असेट्स को कम करते हो या अपनी लायबिलिटी को बड़ा चढ़ाकर दिखाते हो, जब आप अपने एक्सपेंसेस लॉसेस को बड़ा चढ़ाकर दिखाते हो, और जब आप अपनी इनकम को छुपाते हो, तो ये इन तरीक़ों से आपका सीक्रेट रिजर्व क्रिएट होता है, गुप्त संचय का निर्माण होता है। नेक्स्ट, आपका करंट रेशियो दे रखा है 2:1 और आपका क्विक रेशियो दे रखा है 1.5:1 और साथ ही साथ आपको करंट लायबिलिटी भी दे रखा है। बहुत आसान हो गया क्वेश्चन। आपके पास ने स्टॉक पूछा है, ठीक है, तो करंट रेशियो का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। अगर मैं इसकी वैल्यू फिल करूँ, करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी इक्वल टू 2:1, फिर करंट लायबिलिटी की जगह बगैर समय लगाए 80,000 कर दूँ, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे करंट एसेट्स 1,60,000 रुपये आ गया। इसके बाद अगर मैं क्विक रेशो, जिसको लिक्विड रेशो भी बोलते हैं, वो फॉलो करूं, लिक्विड रेशो के लिए आपको ऊपर लिक्विड एसेट्स चाहिए होते हैं, अपॉन में आपको करंट लायबिलिटी चाहिए होती है। आपका लिक्विड रेशो 1.5/1 है, लिक्विड एसेट्स मिसिंग है, और आपका करंट लायबिलिटी 80,000 है। अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो आपका लिक्विड एसेट्स आता है 1,20,000 रुपये। अब करंट एसेट्स अलग होता है, लिक्विड एसेट्स अलग होता है। जब आप करंट एसेट्स में से स्टॉक को और प्रीपेड एक्सपेंसेस को माइनस कर देते हैं तो आपके पास लिक्विड एसेट्स आता है। इस क्वेश्चन में करंट एसेट्स 1,60,000 है, स्टॉक हमसे पूछा है और प्रीपेड एक्सपेंस क्वेश्चन में है ही नहीं, और लिक्विड एसेट्स 1,20,000 है। बस बड़ा सिंपल है, आप माइनस के S को उस तरफ भेजोगे तो S पॉजिटिव हो जाएगा, और 120 को इधर ला के माइनस करोगे तो आपका 40,000 हो जाएगा। यानी इनके पास जो इन्वेंट्री रही होगी वो 40,000 रुपये की रही होगी। ठीक है, फ्रॉम प्री इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट्स ऑफ अ कंपनी, इसे आप यूँ समझिए कि एक व्यापारी है, उसका व्यापार 1 अप्रैल 2024 से लेके 31 मार्च 2025 तक चलता है, और एक कंपनी है उसका नाम है XYZ लिमिटेड। उन्होंने इसका व्यापार खरीद लिया फ्रॉम दिस डेट। ठीक है, XYZ लिमिटेड ने इसका व्यापार को टेक ओवर कर लिया, लेकिन इस कंपनी का जो रजिस्ट्रेशन हुआ वो 1 जुलाई को हुआ। रजिस्ट्रेशन या इनकॉर्पोरेशन जो हुआ वो 1 जुलाई 2024 को हुआ। अब बात यह है कि अप्रैल, मई और जून में जो प्रॉफिट कमाए गए वो किसके हैं, तो वो कंपनी के हैं, क्योंकि कंपनी ने इसको अप्रैल से ही टेक ओवर कर लिया था। लेकिन ये प्रॉफिट कैसे हैं, कंपनी के जन्म से पहले के प्रॉफिट है। ऐसे प्रॉफिट जो कंपनी के जन्म से पहले के होते हैं उसको बोलते हैं प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन, और ऐसे प्रॉफिट का नेचर क्या होता है, कैपिटल प्रॉफिट।
और आप हमेशा याद रखिएगा, आप कैपिटल प्रॉफिट में से कभी भी डिविडेंड को नहीं बांट सकते। कैपिटल प्रॉफिट का एक ही यूटिलाइजेशन है कि उससे आप कैपिटल लॉसेस को राइट ऑफ कर सकते हैं। तो इसने कहा डिविडेंड दिया जा सकता है, गलत है। डिविडेंड नहीं दिया जा सकता, ये श्योर है। तो प्री इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट से कंपनी डिविडेंड नहीं दे सकती, ठीक है। तो इसका आंसर बी होगा। नेक्स्ट, ए बी पार्टनर हैं, उन्होंने सी को पार्टनर बनाया और सी को उन्होंने 1/4 शेयर के लिए पार्टनर बनाया। नया प्रॉफिट रेशियो क्या होगा? ये ईजिएस्ट क्वेश्चन है अब तक के सब क्वेश्चनों में। सबसे पहले ये है कि सी आया है, ऐसे वेलकम करो, माला पहनाओ, ऐसे 1/4 दे दो। चूंकि आप सी को 1/4 दे देंगे तो अब आप लोगों के लिए 3/4 बचेगा। ये समझो एक मेहमान आया है, उसको आपने 1/4 दे दिया है। अब ये 3/4 किसका है? ऑब्वियस सी बात है, ये ए और बी का है। इसे ए और बी शेयर करेंगे। कैसे? जैसे वो हमेशा से शेयर करते रहे हैं। इन्होंने बताया नहीं कि ए और बी का आपस में पार्टनरशिप रेशियो क्या है, तो हम ये मान लेते हैं कि ए और बी का इक्वल रेशियो रहा होगा, ये हम अज्यूम कर रहे हैं। तो ये जो रिमेनिंग प्रॉफिट है उसे ए और बी में बराबर बराबर बांट दिया जाएगा। तो 3/8 ए को मिलेगा और 3/8 बी को मिलेगा। और अगर 8 नीचे है, डिनोमिनेटर में है, तो 3 और 3 ऊपर है, 3 ये रहे 6, तो बाकी 2 पॉइंट बच गए, तो 2/8। तो अल्टीमेटली 3 3 2 इसका आंसर हो जाएगा। ये आपका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? वस्तुओं और सेवाओं को बेचने से प्राप्त धनराशि को आगम कहते हैं, बिल्कुल सही है। आपने कोई सर्विस दी या गुड्स को बेचा, जो आपके पास पैसा आएगा उसे रेवेन्यू कहते हैं, बहुत ही सही लिखा है, ट्रू। उसके बाद है स्वामी द्वारा व्यापार में लगाया गया धन पूंजी कहलाता है, बिल्कुल सही है। व्यापार का स्वामी व्यापार में जो पैसा कमाने के लिए पैसा लगाता है उसे पूंजी कहते हैं, ये बात सही है। एक ही प्रकृति के लेन देनों को एक स्थान पर एकत्रित करने को अभिलेखन कहते हैं, ये गलत है। इसके लिए सही वर्ड था वर्गीकरण कहते हैं। जैसे आप सेल्स के सारे सौदों को एक तरफ सेल्स अकाउंट में लिख दो, राम के सारे सौदे राम अकाउंट में लिख दो। जब अगर आप ऐसा करोगे तो उसे बोलते हैं क्लासिफिकेशन, सबको अपनी क्लास में पहुंचाना, क्लासिफिकेशन। और वो क्लासिफिकेशन का काम लेजर बनाने के दौरान किया जाता है। रिकॉर्डिंग में तो क्या होता है? रिकॉर्डिंग में तो जैसे जैसे ट्रांजैक्शन होते हैं वैसे वैसे हम उसको लिखते जाते हैं, हम उसे प्रॉपर जमाने में विश्वास नहीं करते। ट्रांजैक्शन हुआ लिखा, ट्रांजैक्शन हुआ लिखा, इसको बोलते हैं अभिलेखन। तो अभिलेखन की इन्होंने परिभाषा गलत दी है। असेट्स में से बाहर की लायबिलिटी हटाओगे तो कैपिटल आएगा, ये भी बिल्कुल सही है। तो मुझे मेरा गलत स्टेटमेंट मिल गया है, सी स्टेटमेंट इज रॉन्ग। विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम मे ऑल्सो शो अ क्रेडिट बैलेंस? कैश असेट्स होता है, हमेशा डीआर दिखाएगा। बैंक आपका डीआर या सीआर दोनों दिखा सकता है, क्योंकि बैंक आपको ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी देता है। कई बार हमारा पैसा बैंक में जमा होता है जो कि नॉर्मल पोजीशन है और उसे असेट्स की पोजीशन बोलते हैं। लेकिन कई बार हम बैंक से ज़्यादा पैसे विड्रॉ कर लेते हैं, हमारा खाता माइनस में चला जाता है, उसे ओवरड्राफ्ट सिचुएशन कहते हैं। और तब सीआर शेष दिखाता है। यानी सच बताऊं तो बैंक ओवरड्राफ्ट नाम का कोई अकाउंट नहीं होता, बैंक अकाउंट ही होता है। बैंक अकाउंट जनरली जैसे यूँ दिखा रहा है, मतलब आवक माइनस जावक। तो ये अगर सिचुएशन दिखा रहा है तो ये आपका डीआर नेचर है और ये आपका असेट्स है। लेकिन सपोज करो आपका बैंक अकाउंट आपने बनाया, आपके पेमेंट ज़्यादा हो गए, आपकी प्राप्तियां कम हैं और आपके ऊपर 3 लाख रुपए नेगेटिव हो गया, तो ये सिचुएशन सीआर बैलेंस कहलाएगी और ये लायबिलिटी कहलाएगी। तो हाँ, बैंक का सीआर शेष हो सकता है। इन्वेस्टमेंट हमेशा डीआर होता है, स्टॉक हमेशा डीआर होता है। इन संपत्तियों के शेष सीआर या नेगेटिव नहीं हो सकते। तो बी इसका आंसर होगा। अगेन ये आंसर भी गलत दे रखा है, बी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंटेंजिबल एसेट? गुडविल इंटेंजिबल है, दिखाई नहीं देती। कॉपीराइट पेटेंट दिखाई नहीं देते। डेटर टेंजिबल एसेट्स है। इंटेंजिबल एसेट्स वो जिनको हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, जिनको हम महसूस करते हैं। एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं? गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, किसी चीज़ की फ्रेंचाइजी, कस्टमर का डेटा, सॉफ्टवेयर, ट्रेडमार्क, ब्रांड, ये सब आपके इंटेंजिबल एसेट्स के एग्जाम्पल है। इसका आंसर बी रहेगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिप्रेजेंट्स द एसेंस ऑफ रॉबिन्सन क्राइटेरिया? रॉबिन्सन ने जो अर्थशास्त्र की परिभाषा दी उसमें यह है कि चौथा, अर्थशास्त्र क्या है? दुर्लभ साधनों के आवंटन का, रोजगार, आय तथा आर्थिक विकास के निर्धारक तत्वों का अध्ययन है। मतलब हमारी आवश्यकताएं अनंत होती हैं, साधन हमारे पास लिमिटेड होते हैं, किस साधन से कौन सी इच्छा पूरी करें
यही पूरा टाइम ह्यूमन बिहेवियर को डिसाइड करता है, यही इकोनॉमिक्स होता है। और रोजगार कैसे पैदा होगा, आय कितनी आएगी और आर्थिक विकास कैसे होगा, इसके निर्धारित तत्वों का अध्ययन इकोनॉमिक्स होता है। बिल्कुल सही है। नेक्स्ट ये बता रखा है आगे, अगर कहता है 50% इंक्रीज होता है किसी वस्तु की कीमत में, 50% की वृद्धि होती है, लेकिन उसकी मांग में केवल 10% की कमी हुई है। हो तो जानी, जैसे कोई वस्तु है 50% महंगी हो गई, तो हमारा तो मन करेगा कि उस मन तो क्या करेगा, मतलब हमको लगता है कि उसकी क्वांटिटी की जो मांगी जाने वाली मात्रा है वो भी 50% गिरेगी। अगर बाय द वे ऐसा होता तो इसे हम यूनिट इलास्टिसिटी कहते, इकाई के बराबर लोचदार कहते, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। तो लोच या कहें लचक कम है, रेस्पॉन्सिवनेस कम है, लोग बेपरवाह हैं, महंगी हो गई तो हो गई, लोग तो ले रहे हैं। केवल 10% ही क्वांटिटी डिमांडेड गिरी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अपन इसको केवल एक टॉपिक की तरह पढ़ते हैं। सारा धंधा इस मांग की लोच पे चलता है। कंपनी को अगर पता लग जाए, बनाने वाली कंपनी को पता लग जाए कि मांग बेरोजगार है, तो मतलब उनको एक तरह से फ्री हैंड मिल गया, है ना। उनको पता है कि लोग खरीदना बंद नहीं करेंगे इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द प्राइसेस। हम प्राइस बढ़ा भी देंगे तो लोग खरीदना बंद नहीं करेंगे, ये बेरोजगार। हालांकि ऐसा अधिकतर होता नहीं है। अब बहुत सारी वस्तुएं, यानी बहुत कोई इक्का दुक्का वस्तुएं होंगी जिनकी मांग बेरोजगार हो, बाकी की तो लोजदार होती है। बाजार तुरंत रिएक्शन या रिस्पॉन्स दिखाता है। खैर, ये जो एग्जाम्पल इन्होंने दिया है वो बेरोजगार मांग का एग्जाम्पल है। ये आप पांचों दशाएं पढ़ लेना अच्छे से। द आइडिया ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ द फर्म वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय, मुझे इसका कोई आइडिया नहीं है, जो आंसर लिखा हुआ था मैं उसको मान रहा हूँ, बट मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है। सामान्य व्यवसाय के लिए फर्म में साझेदारों की अधिकतम संख्या होती है। एक जमाना था जब बैंकिंग कारोबार में 10 पार्टनर हो सकते थे मैक्सिमम, और जनरल बिजनेस के अंदर 20 पार्टनर हो सकते थे मैक्सिमम। लेकिन जब से कंपनीज एक्ट 2013 आया तो उन्होंने कहा कि इस संख्या को 100 तक किया जा सकता है, और जितना गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब करे, और अभी गवर्नमेंट ने 50 की संख्या प्रिस्क्राइब कर रखी है। पार्टनरशिप में अभी जो चल रहा है 50 की संख्या चल रही है। मिनिमम पार्टनर तो अभी भी 2 ही हैं, 2 होने ही चाहिए, पर मैक्सिमम पार्टनर्स 50 हो सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। सीमित दायित्व साझेदारी, एक तो होती है जनरल पार्टनरशिप जिसमें सभी साझेदारों का असीमित दायित्व होता है। एक लिमिटेड पार्टनरशिप भी होती है, उसके अंदर क्या फीचर है, ये एक तरह की पार्टनरशिप है और बिजनेस करने के लिए की जाती है। इसमें कम से कम 2 पार्टनर होते हैं, पर अपने एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं 4 पार्टनर हैं। 4 पार्टनर में जो लिमिटेड पार्टनर हैं, लिमिटेड पार्टनर क्या करेंगे, वो जितना पैसा लगाएंगे बस वहीं तक के लिए वो लायबल हैं, और वो डे टू डे बिजनेस में इंटरफेयर या कहीं मैनेजमेंट नहीं करते। और एक पार्टनर होता है जो जनरल पार्टनर होता है, वही सारी डिसीजन मेकिंग करता है, उसी का असीमित दायित्व होता है। तो ये है लिमिटेड पार्टनरशिप का फंडा, यहाँ पे कुछ साझेदारों का दायित्व सीमित होता है। इन अ कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन द मेंबर्स हैव द राइट टू वोट। देखिए, कंपनी और कोऑपरेटिव सोसाइटी में एक बहुत बुनियादी फ़र्क है। कंपनी में जिस व्यक्ति के पास 1000 शेयर हैं वो 1000 वोट करेगा, यानी जितने शेयर्स उतने वोट। यानी अगर किसी व्यक्ति के पास 51% शेयर हैं तो उसके पास 51% वोटिंग राइट्स हैं। कंपनी का एक तरह से सारा कंट्रोल उसके पास है। लेकिन कोऑपरेटिव सोसाइटी में ऐसा नहीं होता। कोऑपरेटिव सोसाइटी बिल्कुल डेमोक्रेसी पे चलती है। जैसे डेमोक्रेसी में अमीर आदमी हो गरीब हो, अंबानी जी भी एक वोट डालेंगे, मैं भी एक वोट डालूंगा, कोई और व्यक्ति होगा वो भी एक वोट डालेगा। इसी तरह से कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर्स में भी एक व्यक्ति एक वोट का सिद्धांत होता है। चाहे किसी ने कितना भी अमाउंट कंट्रीब्यूट किया हो, एक व्यक्ति एक वोट का सिद्धांत होता है। समान मताधिकार, इक्वल वोटिंग राइट देखने को मिलता है। ठीक है, चलो ओके। अ शॉपकीपर वॉन्ट्स टू स्टॉक शूज़, द मोस्ट सुटेबल मीन्स फॉर हिम वुड बी। वेल, अगर आप एक जूते के दुकानदार हो तो ग्राहक के लिए आप 6 नंबर जूता भी रखोगे, 7 नंबर, 8 नंबर, 9, 10, 11, 12, लेकिन आप ज़्यादा वैरायटी उस जूते की रखोगे जिसकी डिमांड सबसे ज़्यादा आती है। अगर आपके पास अधिकतर कस्टमर ऐसे आते हैं जिनको 8 नंबर जूता आता है, तो आप उसकी वैरायटी ज़्यादा रखोगे, क्योंकि वो चलन में है, फैशन में है, उसकी डिमांड ज़्यादा है। इसके लिए मोड कैलकुलेट करना पड़ता है। जब भी आपको ये पता लगाना हो कि कौन सी चीज़ फैशन में है तो मोड उपयुक्त होता है। इसी तरह से
अगर आप रेडीमेड गारमेंट में क्या साइज़ रखोगे, जीन्स 32 की रखूँ, 34 की या 36 की, तो मोड का इस्तेमाल आप कीजिए, आपको पता चलेगा। अगर आपको इंटेलिजेंस लेवल देखना है तो मीडियन देखना चाहिए। अगर आपको एवरेज मार्क्स देखने हैं तो मीन देखना चाहिए। अगर एक परिवार में बच्चे, यानी अब छोटे परिवार हैं, एक बच्चे वाले या बड़े परिवार हैं, ये देखना है तो किस तरह का फैशन चल रहा है, तो अगेन आपको मोड देखना चाहिए। अगर आप जनसंख्या की वृद्धि दर देखना चाहते हो तो ज्योमेट्रिक मीन देखना चाहिए। अगर एक फैमिली जिसमें जेंट्स, लेडीज़, बच्चे सब हैं और आप उनका भोजन सामग्री का खर्चा देखना चाहते हो तो वेटेड मीन देखना चाहिए, क्योंकि बच्चे की खुराक अलग होती है, बड़े की खुराक अलग होती है, लेडी की खुराक अलग होती है, तो वेटेड मीन देखना चाहिए। अगर आपको कभी भी स्पीड का एवरेज करना हो तो आपको हार्मोनिक मीन देखना चाहिए। और अगर आप जो खेत का आकार देखना चाहते हो तो उसके लिए आपको मोड देखना चाहिए कि लोगों के पास छोटे छोटे खेत हैं या बड़े बड़े खेत हैं, तो आपको मोड देखना चाहिए। ठीक है, तो मैंने और भी एक्स्ट्रा बताने की कोशिश की। इसके बाद है 100 विद्यार्थियों के प्राप्तांक का औसत 40 निकाला गया, तो मतलब ये एवरेज निकाल चुके हैं, परंतु बाद में यह ज्ञात हुआ कि एक प्राप्तांक भूल से 53 के स्थान पे 83 पढ़ लिया गया। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ इन्होंने मीन कैसे निकाला होगा। इन्होंने सिग्मा x अपॉन n करके मीन निकाला होगा। इनके हिसाब से पहले मीन 40 आया था। ठीक है, और 100 विद्यार्थी थे, तो अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो आप समझ जाएंगे कि इनका सिग्मा x 4000 रहा होगा। यानी इनके हिसाब से 100 बच्चों ने टोटल 4000 का स्कोर किया होगा। मैं अब ये कह रहा हूँ कि 4000 के स्कोर में से एक जो फिगर आपने गलती से पढ़ा है उसे माइनस कर दो, और जो आपको पढ़ना चाहिए था उसे पढ़ लो। यानी सही फिगर को ले लो और जो गलत फिगर आ गया है उसे हटा दो, तो आपकी जो सही टोटल होगी, यानी पहले आपने सिग्मा x 4000 निकाला, अब आपको गलती का एहसास हुआ, तो आपका जो करेक्ट सिग्मा x है वो 3970 है। बच्चे अभी भी उतने हैं, तो अब आपका एवरेज करेक्ट होके आ गया। आपको पूरी की पूरी कैलकुलेशन वापस करने की ज़रूरत नहीं है, केवल गलत ऑब्जर्वेशन को हटा दो, सही ऑब्जर्वेशन को मिला लो, तो 39.7 इज द करेक्ट अर्थमेटिक मीन। यस, नेक्स्ट, इन वॉट ऑर्डर द फॉलोइंग स्टेप्स टेकन फॉर कम्युनिकेशन। ऑल्दो इन्होंने क्वेश्चन एक कम्युनिकेशन के नाम से लिखा है, पर बेसिकली क्वेश्चन डिसीजन मेकिंग का है। देखिए, इसमें मैं कुछ पॉइंट्स पढ़ता हूँ। समस्या के समाधान के विकास के लिए लोगों का सहयोग प्राप्त करना, विचारों व निर्णयों का संप्रेषण करना, विचार या समस्या को स्पष्ट करना, संप्रेषण की प्रभावशीलता का मापन करना। अब आप सोचिए, जैसे अगर मान लीजिए कि 4-5 लोग आप हैं और आपकी एक कमेटी बनेगी, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? सबसे पहले जो प्रॉब्लम है वो आप अपने सबके सामने रखेंगे, या प्रॉब्लम नहीं है तो आपके दिमाग में जो आइडिया है आप सबके सामने वो रखेंगे। तो सबसे पहले आप जो दिमाग में प्रॉब्लम चल रही है या आइडिया चल रहा है वो शेयर करोगे। ठीक है, फिर आप अगर मान लो वो प्रॉब्लम है तो आप उनसे सबसे बोलोगे यार आप बताओ उसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है। आप सबसे सजेशंस इनवाइट करोगे, यानी इसके बाद आप लोगों से सहयोग प्राप्त करोगे। उसके बाद जिस पे सबकी आम राय बन जाएगी, कंसेंसस बन जाएगी, वो आप जहाँ पे आपको समस्या का सॉल्यूशन पहुँचाना है वहाँ तक आपके दिमाग में जो आइडिया निकल के आया है, जो सॉल्यूशन निकल के आया, वो आप कम्युनिकेट करोगे। सपोज करो हमें गवर्नमेंट को सजेशन देना है, तो प्रिंसिपल ने हमारी मीटिंग बुलाई और हमने जो उनको सजेशन दिए अब वो हम गवर्नमेंट को फॉरवर्ड कर देंगे, यानी विचारों व निर्णयों का संप्रेषण हो जाएगा। और उसके बाद हम ये देखेंगे कि वो कम्युनिकेशन इफेक्टिव हुआ या वो डिसीजन मेकिंग जो डिसीजन है वो इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट हुआ या नहीं, धरातल पे वो अच्छे से लागू हो पाया या नहीं, हम प्रॉपर कम्युनिकेट कर पाए या नहीं। तो CABD ये डिसीजन मेकिंग या इनके हिसाब से कम्युनिकेशन का प्रोसेस। तो देखिए कहाँ है CABD, यहाँ है, तो D इसका आंसर होगा। यस, लैक ऑफ कैपिटल कम होती है। एक्सेसिव डिपेंडेंस ऑन एग्रीकल्चर, खेती पे निर्भरता ज़्यादा होती है। आय और संपत्ति में विषमता देखने को मिलती है। ऐसा कहाँ देखने को मिलता है? ऐसा आपको विकासशील अर्थव्यवस्था में देखना मिलेगा। इंडिया ऑल्दो GDP का साइज़ अब 5th रैंक पे पहुंच गया है, पर भारत अभी भी विकासशील अर्थव्यवस्था है। आपको ये सारे गुण जो उन्होंने बताए वो देखने को मिलेंगे। यहाँ पे विकासशील अर्थव्यवस्था में पर कैपिटा इनकम लो होती है, यहाँ पे गरीबी देखने को मिलती है, जनसंख्या का विस्फोट या अधि जनसंख्या देखने को मिलती है, जन आधिक्य बोलते हैं, और बेरोजगारी देखने को मिलती है ऐसा। यहाँ पे अभी भी कृषि पे निर्भरता है, और ये कि
यहाँ पे कैपिटल फॉर्मेशन की रेट यानी जो मशीनों वगैरह में इन्वेस्टमेंट होता है वो लो होता है, और इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक ठीक होता है, पुअर ही होता है। तो ये सब एक डेवलपिंग इकोनॉमी की व्यवस्था होती है, विकासशील अर्थव्यवस्था की। नेक्स्ट, इन इंडिया सेंसस इज डन एवरी ईयर। भारत में जनगणना हर 10 वर्ष में होती है, ठीक है। इससे पहले 2011 में हुई थी, उसके बाद 2021 में होनी थी, पर कोविड वगैरह आ गया तो नहीं हुआ। अब 2025 में कराए जाने की चर्चा चल रही है। वैसे हर 10 साल में जनगणना होती है, इन एवरी 10 ईयर, ठीक है। नेक्स्ट, इफ़ अ कंपनी परचेज इट्स डिवेंचर, अगर एक कंपनी अपने 1000 रुपये के ऋण पत्र को बाजार से 975 रुपये में, ये शब्द नहीं था निरस्तीकरण हेतु, लेकिन ये शब्द होना चाहिए था तो मैंने डाल दिया है। अगर एक कंपनी अपने 1000 रुपये के डिवेंचर को बाजार से 975 में कैंसिलेशन के लिए ले लेती है तो 25 रुपये का क्या है, तो ये 25 रुपये का प्रॉफिट है। कि सर क्या हुआ, मतलब सपोज करो कंपनी ने वर्ष 2015 में डिवेंचर इशू किया, ठीक है, बहुत सारे लोगों को डिवेंचर इशू किया, इसको इशू किया। अब कंपनी ने ये डिवेंचर खुले बाजार में 975 रुपये में ख़रीद लिया, तो वैसे हमें रिडम्पशन के समय जब भी 10 साल 15 साल जितना भी मैच्योरिटी पीरियड है उसमें अपने को वैसे 1000 रुपये देने पड़ते, लेकिन अभी बाजार में भाव गिरा हुआ था तो हमने चलते मार्केट में, इसको बोलते हैं ओपन मार्केट में, हमने ओपन मार्केट में अपना ही डिवेंचर खरीद लिया। और खरीदने के बाद आप चाहे तो इसको रीसेल भी कर सकते थे, लेकिन आपने रीसेल नहीं किया, आपने कहा कि मैं इस डिवेंचर को ख़त्म कर दूंगा हमेशा के लिए, तो आपने ऐसा किया। तो ये जो 25 रुपये का है ये, इसे हम प्रॉफिट कहेंगे, इसे आप प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन कह सकते हो, और इसके थ्रू डिवेंचर का रिडम्पशन हो रहा है, ये रिडम्पशन का एक तरीका है, इसलिए इसे आप प्रॉफिट ऑन रिडम्पशन भी कह सकते हैं। और ये अगर पूछे तो आप बताएंगे कि ये इस तरह का प्रॉफिट कैपिटल प्रॉफिट कहलाता है, और इस तरह का प्रॉफिट आगे जाके कैपिटल रिजर्व में जाता है, तो इसे हम ऋणपत्र के शोधन पे हुआ लाभ मानेंगे। द नेचर ऑफ एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्सेस, एसेट्स, लायबिलिटीज, प्रीपेड एक्सपेंस या रेवेन्यू एक्सपेंस, इसमें फर्स्ट और थर्ड जो है वो काफ़ी नज़दीक हैं, क्योंकि जो प्रीपेड एक्सपेंस होते हैं वो, लेकिन एक्चुअली ये प्रीपेड एक्सपेंस नहीं है, आप अपने आपके ऊपर जो कर दायित्व है आप उसका भुगतान कर रहे हो, तो इसे असेट्स की कैटेगरी में रखना चाहिए कि जो आप एडवांस टैक्स देते हो उसे असेट्स की कैटेगरी में रखना चाहिए। वैसे प्रीपेड है तो प्रीपेड ही, मतलब जैसा आप समझ रहे हैं कि क्या है कि जैसे 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 में कंपनी जो भी कमाएगी या व्यक्ति जो भी कमाएगा उस पर उसको टैक्स देना पड़ेगा। ऐसे आप कंपनी के कॉन्टेक्स्ट में समझिएगा, ठीक है। तो कंपनी को 15 जून तक 15% टैक्स देना पड़ता है, 15 सितंबर तक 45% टैक्स देना पड़ता है, 15 दिसंबर तक 75% टैक्स, और वर्ष समाप्त होने से पहले पहले 100% टैक्स देना पड़ता है 15 मार्च तक। तो बात यह है कि सपोज़ करो हमने टैक्स दिया इस साल, मान लीजिए कि हमारी टैक्स लायबिलिटी 1 लाख बनती है और वो पूरा टैक्स हमने एडवांस दे दिया, तो ये क्या है, तो ये एक तरह का एसेट ही तो है, और प्रीपेड एक्सपेंस भी कह ही सकते हैं क्योंकि ये अगला आप जानते हैं कि अब आगे जाके असेसमेंट होगा, और हाँ नहीं ये प्रीपेड एक्सपेंस ही ठीक है, सॉरी फाइनली कंक्लूजन के बाद ये प्रीपेड एक्सपेंस ही ठीक है, क्योंकि ये इस साल का मतलब ये भी अब थोड़ा घूमा हुआ है, लेकिन आप बात समझिएगा। एक्चुअली टैक्स की माया ऐसी होती है कि कमाते अपन इस साल हैं, टैक्स चुकाते अगले वर्ष हैं, तो जो टैक्स हम आगे चुकाने वाले थे वो हमने एडवांस में चुका दिया, तो इट्स लाइक अ प्रीपेड एक्सपेंसेस, ठीक है। तो थर्ड इसका आप याद रख लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। अनक्लेम डिविडेंड जो होता है वो कंपनी की असेट होता है, गलत है, बताऊंगा अभी। द डिविडेंड डिक्लेयर्ड बिटवीन 2 AGM इज कॉल्ड इंटरिम डिविडेंड, सही है। अ कंपनी कैन डिस्ट्रीब्यूट बोथ इंटरिम एंड फाइनल डिविडेंड इन द सेम फाइनेंशियल, सही है। मतलब देखो कंपनी जनरली प्रॉफिट कमाती है और प्रॉफिट कमाने के बाद डिविडेंड देती है, ठीक है। पहले कंपनी कमाती है, जैसे अगर अपन एक कहानी बनाए 1 अप्रैल 2024 से लेके 31 मार्च 2025 तक पहले कंपनी कमाएगी और कमाने के बाद डिविडेंड डिक्लेयर करेगी, उसे फाइनल डिविडेंड कहते हैं। उसके बाद क्या होता है, डिविडेंड डिक्लेयर करने के बाद कभी कभी कोई शेयर होल्डर उसे क्लेम करने नहीं आता, यानी लेने नहीं आता। कंपनी एक्चुअली उस पैसे को एक सेपरेट बैंक अकाउंट में डाल देती है, लेकिन वहाँ शेयर होल्डर लेने पहुँचता नहीं है, मतलब उसने अपना डिविडेंड मांगा नहीं। तो ऐसा नहीं है कि कंपनी डिविडेंड देने के दायित्व से मुक्त हो गई। पहली बार में अगर आपको पूरी बात नहीं पता तो आपको लगेगा कि अच्छा कोई बंदा डिविडेंड लेने नहीं आया
तो ये तो पैसा बच गया, इट्स लाइक अ कंपनी के लिए प्रॉफिट। नो, इट्स नॉट द प्रॉफिट फॉर द कंपनी, इट्स द लायबिलिटी फॉर द कंपनी। अनक्लेम डिविडेंड इज अ लायबिलिटी। तो ये जो लिखा था वो उन्होंने गलत लिखा था। अच्छा, अगर आप चलते वर्ष में ही डिविडेंड दे देते हो, यानी आपकी इससे पहले जो एजीएम हुई थी और अब जो एजीएम होने वाली है, इसके बीच में अगर आप डिविडेंड दे देते हो तो उसे इंटरिम डिविडेंड कहते हैं, अंतरिम लाभांश कहते हैं, ये सही है। और कंपनी चाहे तो एक साल में इंटरिम डिविडेंड भी दे सकती है, उसके बाद फाइनल डिविडेंड भी दे सकती है, ये भी सही है। तो बी और सी दोनों सही हैं, बी और सी दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं। यस, एक डिवेंचर 3,25,000 के आर इशूड इन एक्सचेंज ऑफ नेट एसेट्स ऑफ 3.5 लाख रुपए, देन द रिमेनिंग 25,000 विल बी क्रेडिटेड इन। ठीक है, इसमें आप समझिए, आपने सपोज करो किसी का बिजनेस खरीदा, कहानी बना लेते हैं, उसके बिजनेस के असेट्स थे, जिस बिजनेस को आपने खरीदा, किसी बंदे का बिजनेस, वो बिजनेस थे 10 लाख के असेट्स थे और उसके ऊपर 3.5 लाख के लाइबिलिटीज थे। तो हमें लॉजिकली उसको 6.5 लाख रुपए देने चाहिए, जो उसके नेट एसेट्स है, हमें उसको 6.5 लाख रुपए देने चाहिए। अब सपोज इसको 6.5 कर लेता हूँ समझाने के लिए, ताकि करंट एग्जाम्पल से मैच हो जाए। 10 लाख के एसेट्स हैं, 6.5 लाख के लाइबिलिटीज हैं, तो 3.5 लाख रुपए हमें उसको देने चाहिए, लेकिन हमने उसको 3,25,000 रुपये में देके फ्री कर दिया। हमने एज अ परचेज कंसिडरेशन, एज अ क्रय प्रतिफल उसको 3,25,000 देके फ्री कर दिया कि जा, यानी उसकी मजबूरी का फायदा उठा लिया। तो ये जो 25,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ उसे कैपिटल रिजर्व कहेंगे। लेकिन बाय द वे ऐसा होता कि हम उसके बिजनेस को खरीदना चाहते थे किसी भी कीमत पे, और हमने मान लीजिए कि 3,50,000 का बिजनेस मान लीजिए 4 लाख रुपए देके खरीदा, यानी हमने मान लीजिए फालतू 50,000 रुपये दिया होता, तो फिर इसे गुडविल कहते। तो जब ज़्यादा पैसे देके दिया जाता है तो उसे गुडविल कहते हैं, और जब कम पैसे में सामने वाले को निपटा दिया जाता है उसे वेंडर बोलते हैं। वेंडर को निपटा दिया जाता है तो उसे कैपिटल रिजर्व कहते हैं। इस मामले में ए सिचुएशन बनेगी। उसके बाद कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इन अपॉन 100 करेंगे तो क्या आता है, ये गुडविल का क्वेश्चन है। जैसे एक मान लो मैं हूँ, मैंने किसी व्यापार में 20 लाख रुपए लगा रखे हैं और जिस इंडस्ट्री को मैं बिलोंग करता हूँ उसमें 8% तो इनकम होनी ही चाहिए, तो 1,60,000 रुपये तो मुझे मिलना ही चाहिए, तो इसे बोलते हैं नॉर्मल प्रॉफिट। मान लीजिए मैं सीमेंट इंडस्ट्री में हूँ, मैं सीमेंट बनाता हूँ और सीमेंट इंडस्ट्री के जो बाकी सारे प्लेयर हैं वो ऑन एन एवरेज 8% कमाते हैं अपनी कैपिटल पे। तो अगर मैंने 20 लाख रुपए लगाया है तो मुझे भी 8% तो कमाना ही चाहिए। उतना अगर कमाते हैं तो उसे नॉर्मल कहते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट। अब सपोज़ करो कि मैं 2.5 लाख रुपए कमा रहा हूँ, मैं आगे की बात बता रहा हूँ कि सपोज़ करो मेरा व्यापार 2.5 लाख रुपए कमा रहा है, तो 1,60,000 तो मुझे कमाना ही चाहिए था। तो ये जो आप 90,000 रुपये एक्स्ट्रा कमा रहे हैं इसे सुपर प्रॉफिट कहते हैं। तो ये सुपर प्रॉफिट भी पूछ सकता था, बट अभी जितना इन्होंने पूछा है तो उसे हम नॉर्मल प्रॉफिट कहेंगे, उसे हम सामान्य लाभ कहेंगे। गुडविल वाला टॉपिक है ये। नेक्स्ट, एक विवेकशील उपभोक्ता को अधिकतम संतुष्टि उस बिंदु पर मिलती है जहां, तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई इक्वल्स टू प्राइस ऑफ एक्स अपॉन प्राइस ऑफ वाई। ठीक है, इसको आप समझ लीजिए। वैसे जनरली क्या होता है कि एक उपभोक्ता को अगर वो एक सिंगल वस्तु यूज़ करता है तो यहाँ उसको संतुष्टि मिलती है MUX डिवाइडेड बाय PX, और अगर वो 2 वस्तु कंज्यूम करता है तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई अपॉन प्राइस ऑफ वाई। अब अगर आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये नीचे आ जाएगा और ये चीज़ ऊपर चली जाएगी, तो बस फिर आपका ये सेट हो जाएगा। यहाँ उपभोक्ता संतुष्टि बिंदु पे होगा, संतुष्टि का अनुभव करेगा और कहें संतुलन बिंदु पे होगा। ठीक है, एक स्थान पर सोमवार से शनिवार तक की औसत वर्षा 4 सेंटीमीटर थी। रविवार को अत्यधिक बरसात हुई तो पूरे सप्ताह का औसत बढ़कर 6 सेंटीमीटर हो गया। तो बताओ रविवार को बरसात कितनी हुई। बहुत ही अच्छा प्रैक्टिकल लाइफ का बनाया क्वेश्चन। मंडे से लेके सैटरडे यानी 6 दिन में आपने नोट किया कि ऑन एन एवरेज 4 सेंटीमीटर बरसात हुई, यानी कुल बरसात 24 सेंटीमीटर हुई होगी। ठीक है, 4 सेंटीमीटर एवरेज आया तो 6 दिन में करीबन 24 सेंटीमीटर बरसात हुई होगी। अब संडे को भी बरसात हुई, तो ये मैंने लिया है मंडे से सैटरडे का। अब मैं ले रहा हूँ मंडे से संडे यानी 7 दिन। चूँकि संडे की बरसात के बाद आपने एवरेज निकाला तो एवरेज इंप्रूव हो गया, और इसका मतलब है 7 दिन को पकड़ें तो 42 सेंटीमीटर बरसात हुई है। तो 6 दिन में तो हमने नोट की थी 24 सेंटीमीटर बरसात हुई है, और अब हम कह रहे हैं कि 42 सेंटीमीटर बरसात हुई है, तो इसका मतलब है 18 सेंटीमीटर बरसात संडे के दिन हुई है।
ठीक है, उन्होंने बोला भी था कि उस दिन बहुत हैवी रेनफॉल हुआ है और उस हैवी रेन ने आपके एवरेज को इम्प्रूव कर दिया। ठीक है, तो 18 सेंटीमीटर बरसात हुई है। नेक्स्ट, यदि माध्यिका 27 है, माध्य 30 है, तो भूयिष्ठक क्या होगा, मोड क्या होगा? तो ये मोड पूछ रहा है। वेल, मोड का फॉर्मूला होता है 3 मीडियन माइनस 2 मीन। प्रयोग सिद्ध विधि, एम्पेरिकल रिलेशन मेथड या अनुभवजन्य पद्धति से कहें तो मोड का मान इसके बराबर होता है। तो 3 मीडियन, मीडियन है 27 पुट कर दो, माइनस 2 मीन, मीन की जगह 30 रख दो, तो 27 दिया 81 माइनस 60 बराबर 21। तो आपका मोड 21 रहा होगा। यस। नेक्स्ट, इफ द कोरिलेशन कोफिशिएंट इज 0.9 इट इंडिकेट्स, तो आपको सारी डिग्री पता होनी चाहिए। कोरिलेशन 0 से लेके 1 के बीच होता है। 0 बताता है एब्सेंस को, कि दो श्रेणियों में कोई संबंध नहीं है, और 1 बताता है परफेक्ट कोरिलेशन को, कि दो श्रेणियों जैसे एक्स और वाई है तो उनके अंदर, उनके बीच में परफेक्ट कोरिलेशन है, 1 बताता है। अब अगर 0 से लेके 0.25 होता है तो उसे लो डिग्री बोलते हैं, और 0.75 से 1 के बीच होता है तो उसे हाई डिग्री कहते हैं। तो ये आपको पांचों डिग्रीज याद रखनी है। 0.9 इससे आप 0.90 पढ़ सकते हैं। अगर 1 परफेक्ट है तो 0.90 भी काफ़ी उसके नज़दीक ही है, तो मतलब है हाई डिग्री ऑफ कोरिलेशन। ठीक है, तो ये आप पांचों डिग्रीज पढ़ लीजिएगा। अभी 0.9 यानी 90, 0.90 इट शोज द हाई डिग्री ऑफ कोरिलेशन बिटवीन एक्स सीरीज एंड वाई सीरीज। ठीक है। नेक्स्ट, एक संपत्ति की मूल लागत 4,15,000 है, संपत्ति का उपयोगी जीवन काल 20 वर्ष है और शुद्ध अवशेष मूल्य 65,000 है। बताओ प्रत्येक वर्ष हास की राशि क्या होगी? तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, इन्होंने कुछ नहीं कहा तो हम इसको स्ट्रेट लाइन मेथड से सॉल्व करेंगे। आपने जो असेट्स खरीदी है वो 4,15,000 की है। सपोज आपने कार खरीदी 4,15,000 की है। आपको पता है कि मैं कम से कम इसको 20 साल यूज़ करूँगा, और 20 साल यूज़ करने के बाद भी 65,000 का तो वो डब्बा बिक ही जाएगा। तो आप समझे, अभी आपने कितने लगाए 4,15,000, आपको वापस कितने मिलेंगे 65,000। आपके कितने पैसे खत्म हो गए 3.5 लाख। 3.5 लाख खत्म कितने साल में हुए 20 साल में। तो 17,500 रुपये का डेप्रीसिएशन हो गया पर एनम। ये है आपका स्ट्रेट लाइन मेथड में डेप्रीसिएशन कैलकुलेट करने का फॉर्मूला। तो 17,500 रुपये आपको हर साल डेप्रीसिएशन लगाना है। विच ऑफ द फॉलोइंग मिस्टेक्स विल नॉट अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस, यहाँ एरर वर्ड होना चाहिए था। इनमें से कौन सी एरर ट्रायल बैलेंस को प्रभावित नहीं करेगी? अगर आपने 5,000 का नकद माल खरीदा और क्रय खाते के स्थान पे आपने विक्रय खाते को डीआर कर दिया, तो हमें एंट्री करनी चाहिए थी परचेज अकाउंट डीआर टू कैश, पर हमारा अकाउंटेंट पता नहीं कौन सी दुनिया में रहता है, उसने सेल्स अकाउंट को डेबिट कर दिया। जब आप इसका सॉल्यूशन करोगे, इसका रेक्टिफिकेशन करोगे, तो इसका सॉल्यूशन ये होगा कि परचेज को डीआर कर दो और सेल्स को सीआर कर दो। अब ये एंट्री, ये रेक्टिफिकेशन एंट्री है जो मैं बता रहा हूँ, ये रेक्टिफिकेशन एंट्री में सस्पेंस अकाउंट नहीं आ रहा है। तो जिस रेक्टिफिकेशन एंट्री में सस्पेंस नहीं आता है, मतलब उस एरर ने ट्रायल बैलेंस को डिस्टर्ब नहीं किया होगा। मैं पूरी बात दोबारा बोलता हूँ दूसरे तरीके से। अगर किसी जैसे मैं एक और बताता हूँ पहले, दिसंबर में क्रय वापसी बही का योग अधिक लगाया गया, परचेज रिटर्न बुक का योग आपने ज़्यादा लगा दिया, यानी आपने परचेज रिटर्न अकाउंट को ज़्यादा क्रेडिट कर दिया, परचेज रिटर्न अकाउंट को आपने ज़्यादा सीआर कर दिया। तो उसका आंसर बनेगा सेकंड वाले का, परचेज रिटर्न डीआर टू सस्पेंस। यानी आप सुधार करोगे ना, तो परचेज रिटर्न टू सस्पेंस ये एंट्री आपको सुधार करनी पड़ेगी। अब मैं अपनी बात बोलता हूँ। अगर आपके सुधार प्रविष्टि में सस्पेंस आ रहा है तो मतलब इस संबंधित अशुद्धि ने तलपट को प्रभावित किया होगा, और अगर आपकी सुधार प्रविष्टि में सस्पेंस नहीं आ रहा है तो इस एरर ने ट्रायल बैलेंस को प्रभावित नहीं किया होगा। तो इसने कहा था कौन सी गलती तलपट को प्रभावित नहीं करेगी, तो पहली वाली गलती तलपट को प्रभावित नहीं करेगी। इसी तरह से अगर सेल्स बुक की टोटल 2,000 की जगह आप 2,200 रुपये आगे ले गए, यानी इसका मतलब ये है कि आपने सेल बुक को 200 रुपये बढ़ा दिया, यानी आपने एक तरह से सेल्स अकाउंट को 200 रुपये से ज़्यादा सीआर कर दिया। तो इसका जब आंसर आएगा तो आपका आंसर आएगा सेल टू सस्पेंस। इससे कैसे? सेल बुक की टोटल ज़्यादा ले जाओगे तो सेल्स अकाउंट डिस्टर्ब हो जाएगा, आपने सेल्स अकाउंट को ज़्यादा सीआर कर दिया, तो बाद की एंट्री में आपको इस तरह की एंट्री करनी पड़ेगी। क्योंकि इस तरह की एंट्री में सस्पेंस आ रहा है तो मतलब इस अशुद्धि ने ट्रायल बैलेंस को डिस्टर्ब किया होगा। अभी के लिए इसका आंसर 1 है। ठीक है, चलिए
इसके बाद है एक्स और वाई फर्म के साझेदार हैं, उनके लाभ विभाजन का अनुपात 2:3 है। पुस्तकों में ख्याति 10,000 रुपये पे दे रखी है। जेड फर्म में नया साझेदार बनता है, उसे लाभों का 1/5 भाग दिया जाता है, उसका ख्याति का हिस्सा 15,000 रुपये आंका जाता है। पुराने साझेदारों को ख्याति की राशि से क्रेडिट किया जाएगा। तो देखिए ये जिस ज़माने का क्वेश्चन है, उस ज़माने में गुडविल का ट्रीटमेंट अलग तरीके से होता था, अब ख्याति का ट्रीटमेंट अलग तरीके से होता है। पहले मैं बताता हूँ आजकल अपन क्या करते हैं, ये ना आजकल बता रहा हूँ। आजकल क्या होता है, पहले तो ये जो गुडविल है जो पुस्तकों में है उसको राइट ऑफ करते हैं, है ना। अभी ये होता है कि एक्स को और वाई को डी करो और ये जो गुडविल दे रखी है उसको राइट ऑफ कर दो, और ये जो जेड का हिस्सा है, ये जेड का हिस्सा है। क्वेश्चन में ये बता नहीं रखा कि वो पैसा लाया या नहीं लाया, तो हमें मानना पड़ेगा कि वो पैसा नहीं लाया। तो हम जेड को डी करेंगे और एक्स और वाई को जितना जितना इन्होंने सेक्रीफाइस किया है उतना उतना उन्हें सी करेंगे। जेड को उसके हिस्से से डी किया जाएगा और एक्स और वाई को उनका जो सेक्रीफाइस रेशो है, ओल्ड रेशो को हम सेक्रीफाइस मान लेंगे, उसमें क्रेडिट किए जाएंगे। ये वो ट्रीटमेंट है जो आजकल चलता है। पहले क्या होता था वो बताता हूँ। पहले होता था कि हम जेड को बोलते जेड 15,000 रुपये आपका हिस्सा है, और आपकी हैसियत को समझें, 1/5 का रिवर्स करें तो इसका मतलब है 75,000 रुपये फॉर्म्स गुडविल मानी गई। आप इसको समझिए बात को, 15,000 रुपये खाली जेड का हिस्सा माना गया है, इसका मतलब है फॉर्म गुडविल 75,000 आंकी गई। फिर हम ये बोलते थे कि 75,000 में से 10,000 तो बुक्स में ऑलरेडी है, 75,000 में से 10,000 तो बुक्स में ऑलरेडी है, तो फिर 65,000 रुपये से 65,000 से हम गुडविल को ओपन करते, इसको अकाउंट रेस करना बोलते हम ख्याति खाते को 75,000 तक बढ़ा देते और हम गुडविल को 65,000 रुपये से खोलते, 13, 26, 39,000। तो इन्होंने ये लिखा नहीं है पुराना लेखांकन उपचार करते हुए, लेकिन ये मैंने लिखा है क्योंकि आजकल इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते, पहले ऐसे एक ज़माने में होते थे, इसीलिए आपको ये 65,000 का आंसर देखने को मिलेगा। आजकल जो चलता है वो ये चलता है कि पहले पुराना ख्याति खाता बंद करो और नए ख्याति में नए पार्टनर के हिस्से को एडजस्ट करो, आजकल ये चलता है। ठीक है, चलो होप समझा पाए आपको। नेक्स्ट, इफ ओपनिंग स्टॉक 5,000, परचेज 15,000, डायरेक्ट एक्सपेंस 2,000 एंड क्लोजिंग स्टॉक 2,500, देन द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का मतलब होता है आपने कितना माल बेचा। सिंपल समझो, आपका कितना माल था 5,000 का, आपने कितना परचेज किया 15,000 का, 5,000 का माल पहले था, 15 का माल परचेज किया, हो गया माल 20,000 का, और आपने 2,000 का और खर्चा भी किया, तो कितने का हो गया 22,000 का। 22,000 का माल आपके पास था, उसमें से 2,500 का माल आज भी आपके पास है, इसका मतलब बाकी माल आपने सल्टा दिया, निपटा दिया। सब आपस बोलो, 22,000 का माल हमारे पास था, उसमें से 2,500 का माल हमारे पास रह गया। क्लोजिंग स्टॉक मीन्स अनसोल्ड, इसका मतलब है रेस्ट ऑफ द स्टॉक सोल्ड। तो 22,000 में से 2,500 रुपये अनसोल्ड, इसका मतलब है ये माल हमने बेच दिया। अब हम ये नहीं बोल रहे कि हमने कितने में बेचा, क्योंकि जो माल आप बेचते हैं उसकी दो कीमत होती है, एक वो जो हम कस्टमर से लेते हैं और एक उस माल की जो कीमत होती है। तो जो हम कस्टमर से चार्ज करते हैं उसको तो सेल्स प्राइस बोलते हैं, और जो माल की उसकी रियल कॉस्ट आई हुई होती है उसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। ही इज आस्किंग अबाउट कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, तो 19,500 रुपये इसका बी आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, बताओ इनमें कौन सा सच है। भवन खाता एक नाम मात्र खाता है, गलत। भवन खाता जो है वो एक रियल खाता होता है, एक वास्तविक खाता होता है, तो ये पहला गलत है। बकाया किराया एक प्राकृतिक व्यक्तिगत खाता है, मैंने इस क्वेश्चन में थोड़ा करेक्शन किया है। आउटस्टैंडिंग रेंट जो होता है वो पर्सनल तो होता है, लेकिन उसका जो सही आंसर है वो है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल। मतलब पर्सनल में भी 3 वैरायटी है, नेचुरल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन एंड रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल। तो आउटस्टैंडिंग रेंट में हमें रेंट किसी व्यक्ति को देना होता है, तो वो रेंट अकाउंट, आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट इज रिप्रेजेंटिंग समवन। तो ये इसका जो नेचर है वो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल है, जो उन्होंने लिखा है नेचुरल पर्सन वो गलत है। इसके बाद है प्रत्येक विकलन का एक समाकलन अवश्य होता है, ये सही बात है। अगर एक डेबिट है तो कहीं ना कहीं क्रेडिट होता है, क्योंकि हमारा ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट होता है। अगर कोई बच्चा एंट्री बताना शुरू करे बिल्डिंग अकाउंट दिया, मशीन अकाउंट दिया, तो आंसर कंप्लीट नहीं हुआ, क्योंकि उसने दोनों डी बोले। जब तक वो सी नहीं बोलेगा डी अमाउंट के बराबर, जब तक सी अमाउंट नहीं आएगा भाई एंट्री अकाउंटेंसी कंप्लीट ही नहीं होती। तो हर डी का एक सी होता है, यानी हर एक बेटे का बाप होता है। ठीक है, चलो, तो एवरी डेबिट मस्ट बी अकम्पनीड बाय क्रेडिट, इट्स करेक्ट। एंड इनकम इज डेबिटेड, गलत है। इनकम को तो हम क्रेडिट करते हैं। सपोज हमें कमीशन मिला
तो कुछ बच्चे जब नए नए सीखते हैं ना, कमीशन मिला, सर कमीशन आया, कमीशन नहीं आता, कमीशन मिला मतलब कैश आया, कैश आया और हमने कमीशन कमाया, तो कमीशन को हम CR करते हैं, तो इनकम को क्रेडिट किया जाता है। जो उन्होंने लिखा है वो फॉल्स है, सी इसका आंसर सही है। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ स्टैटिस्टिकल टेबल। आप ये स्टैटिस्टिक का क्वेश्चन है, वर्गीकरण है सारणियन, और जो हम स्टैटिस्टिक में टेबल नहीं बोलना चाहिए था, उसको सीरीज बोलना चाहिए था बेसिकली, इसको सारणी की जगह श्रेणी बोलना चाहिए था। तो हम स्टैटिस्टिक के अंदर इंडिविजुअल सीरीज बनाते हैं, हाँ, डिस्क्रीट सीरीज बनाते हैं, हाँ, कंटिन्यूस सीरीज बनाते हैं, हाँ, मार्क्ड सीरीज करके कोई सीरीज नहीं होती। इंडिविजुअल सीरीज वो होती है जिसमें एक्स होता है यानी ऑब्जर्वेशन होते हैं, डिस्क्रीट सीरीज वो होती है जिसमें एक्स होता है और उसको बताने वाली फ्रीक्वेंसी होती है, और कंटिन्यूस सीरीज वो होती है जिसमें ग्रुप होता है और ग्रुप को दिखाने वाली फ्रीक्वेंसी होती है, लेकिन मार्क्ड काइंड ऑफ कुछ नहीं होता। ठीक है, इसके बाद है आप इन कथनों का अध्ययन कीजिए और फिर आप अपना उत्तर दीजिए। नियोजन प्रबंध का प्रथम कार्य है, बिल्कुल, प्लानिंग सबसे फर्स्ट होता है, ट्रू है। नियोजन संगठन के लिए आधार प्रदान करता है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि प्लानिंग के बाद ऑर्गेनाइजेशन होता है, तो आप संसाधन जुटाओगे, उससे पहले आप प्लानिंग ही तो करोगे। लोगों को लगाने से पहले, स्ट्रक्चर क्रिएट करने से पहले आप प्लानिंग ही तो करोगे, तो ये भी बात ट्रू है। नियोजन में निर्णय शामिल नहीं है, जबकि ये गलत है। डिसीजन मेकिंग प्लानिंग में इंक्लूड होती है, तो ये फॉल्स है। और नियोजन एक स्थिर कार्य है, गलत है। प्लानिंग आपको टाइम टू टाइम, क्योंकि प्लानिंग में होता क्या है, मैनेजमेंट में आप व्यक्तियों से डील करते हो, तो और व्यक्तियों का व्यवहार बदलता है, तो आपको प्लानिंग भी बार बार बदलनी पड़ती है, तो ऐसा नहीं, मतलब ये डायनेमिक नेचर का है काम है, तो ये फॉल्स है। तो फर्स्ट एंड सेकेंड वन इज़ ट्रू, 1 और 2 सही हैं। ठीक है, नेक्स्ट, द मोटिवेशन प्रोसेस इज़ बेसिकली साइकोलॉजिकल प्रोसेस। मोटिवेशन में ये एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया होती है, उसमें व्यक्ति के अंदर सब कुछ होता है, क्षमताएं वगैरह सब होती है, केवल उसको हमको मोटिवेट करना होता है कि वो संस्था के उद्देश्यों के लिए जुट जाए। हनुमान जी में शक्ति होती है, लेकिन सुग्रीव को उनको मोटिवेट करना होता है, उनको अपनी शक्तियाँ याद दिलानी पड़ती हैं और फिर वो काम करने लग जाते हैं, तो ये एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। ठीक है, नेक्स्ट, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग का मतलब क्या होता है कि हम पहले स्टैंडर्ड स्टार्ट कर देते हैं, जैसे सपोज करो कि हमने सेट कर रखा है कि हम एक दिन में 100 यूनिट बनाएंगे, हमने लेबर को कह रखा है कि एक दिन में 100 यूनिट बनाएंगे, और फिर बाद में हम देखते हैं कि उसने कितनी बनाई, सपोज करो उसने 80 बनाई, तो मतलब पहले हमने स्टैंडर्ड सेट किया, फिर उसकी हमने एक्चुअल परफॉर्मेंस देखी, और फिर हम ये देखते हैं कि ये जो अंतर आया ये क्यों आया, क्या हमने टारगेट ज़्यादा सेट कर दिया या ये कर्मचारी हरामखोर है या आलसी है। तो हम कंट्रोलिंग क्यों करते हैं? कंट्रोलिंग हम इसलिए करते हैं कि हमने जो योजना बना रखी है उस योजना अनुसार निष्पादन हो रहा है या नहीं। जब हम कहते हैं ना बच्चा हमारे कंट्रोल से निकल गया, तो उसका क्या मतलब होता है, जैसा हमने बच्चे के लिए सोच रखा था कि बच्चा ये करेगा, अगर वो वैसा नहीं कर रहा है तो बच्चा कंट्रोल से निकल गया। तो जब भी पूर्व योजना अनुसार निष्पादन जब आप रखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कंट्रोल करना पड़ता है। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट, भारतीय बैंकिंग अधिनियम कब पारित हुआ था? 1949 में। 16 मार्च 1949 को ये पारित हुआ। पहले इसका नाम था बैंकिंग कंपनीज एक्ट 1949, बाद में इसका नाम बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 कर दिया गया, याद रखिएगा। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट परफॉर्म द फंक्शन ऑफ एक्सपोर्ट प्रमोशन। अगर आप एक्सपोर्ट प्रमोशन करना चाहते हैं, अपने एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना चाहते हैं, तो आपको क्या करना चाहिए? मुद्रा के आंतरिक मूल्य में वृद्धि करना नहीं चलेगा। देश के अंदर वस्तुओं के मूल्य में कमी करना। अगर देखो आप देश के अंदर वस्तुओं के मूल्य को कम कर दोगे तो विदेशी उसकी तरफ आकर्षित हो सकते हैं कि यार हमारे यहाँ सस्ता गुड्स मिलता है। ठीक है, अगर आपके यहाँ मान लीजिए कि आप बल्क में प्रोडक्शन करने लग जाएं और सस्ती वस्तुएं बनाने लग जाएं, तो ठीक है, लोग बाहर से भी आपकी वस्तु को खरीदेंगे क्योंकि आपके यहाँ वो सस्ती मिलती है, तो लोग खरीदेंगे, तो आपके एक्सपोर्ट्स को इजाफा मिलेगा। अगर आप मुद्रा का अवमूल्यन कर देंगे, यानी अपनी करेंसी की वैल्यू को घटा देंगे, जैसे सपोज करो कि पहले $1 बराबर 80 रुपये होता था और अब $1 बराबर 100 रुपये होता है, तो इसका क्या मतलब होगा? इसका मतलब है कि डॉलर की शक्ति बढ़ गई। डॉलर अब $1 100 रुपये की वस्तुओं को खींच पाएगा। ठीक है, थोड़ा और बताऊँ, पहले $5000 देके सामने वाला 4 लाख की वस्तुएं खरीद पाता था। अब वही $5000 देके सामने वाला 5 लाख की वस्तुएं खरीद पाएगा, इसलिए वो आपसे ज़्यादा खरीदेगा, आपका एक्सपोर्ट्स बढ़ेगा। तो मुद्रा के अवमूल्यन से एक्सपोर्ट्स को बढ़ावा मिलता है। और अगर आप निर्यातकों को
अगर आप निर्यातकों को सस्ते ब्याज दरों पर लोन प्रदान करोगे तो वो डेफिनेटली मोटिवेट होंगे, उनकी कॉस्ट कम आएगी, उनकी प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढ़ेगी, एक्सपोर्ट्स को बढ़ावा मिलेगा। तो ये जो नीचे के तीनों काम है, इससे तो एक्सपोर्ट को बढ़ावा मिलेगा, लेकिन जो फर्स्ट वाला लिखा है उससे कोई एक्सपोर्ट प्रमोशन में हेल्प होने वाली नहीं है। द ऑडिटर इन हिज रिपोर्ट गिव्स हिज डिसीजन और ओपिनियन। ऑडिट का क्वेश्चन है, ऑडिटर ऑडिट करता है, लेखों की, दस्तावेज़ों की जांच करता है, उसके बाद वो अपनी ओपिनियन देता है कि मेरे हिसाब से अकाउंट सही रखे गए हैं या नहीं रखे गए हैं। वो 4 तरह की ओपिनियन दे सकता है। अगर वो सब कुछ ठीक पाता है तो अनक्वालिफाइड ओपिनियन देता है, अगर उसको ठीक ठीक सा लगता है तो क्वालिफाइड ओपिनियन देता है, अगर बिल्कुल ही बंटा धार हो रखा है तो एडवर्स ओपिनियन देता है, और अगर वो कुछ कहने की स्थिति में नहीं है, किसी डॉक्यूमेंट तक वो पहुंच ही नहीं पाया, तो वो डिस्क्लेमर देता है, मना कर देता है कि मैं कुछ कह नहीं सकता। ठीक है, तो यानी वो अपनी राय या मत व्यक्त करता है। कंपनी एक्ट की धारा 1956, अब तक है 2013 हो गया है, उसकी धारा 227 के अनुसार लेखा परीक्षक का कौन सा अधिकार नहीं है? देखिए, रिपोर्ट पे साइन करने का उसका अधिकार है, कंपनी की पुस्तकों, खातों और वाउचर्स को देखने का अधिकार उसका है, सूचना और स्पष्टीकरण प्राप्त करने का अधिकार उसका है। वो ऑडिटर जो चाहे पूछ सकता है, किसी चीज़ को नहीं समझ पा रहा तो मैनेजमेंट से, एम्प्लॉयज़ से पूछ सकता है, सूचना मांग सकता है। लेकिन अगर उसको कोई गलती दिखती है तो उसको वो सही करने नहीं बैठ जाएगा, वो अपनी रिपोर्ट में लिख देगा, लेकिन वो गलती को सही करने नहीं बैठ जाएगा। ये उसका अधिकार या दायित्व नहीं है। बाकी तीनों हैं। उसके बाद है कंसीडर द फॉलोइंग फॉर्म्स। आप इन बातों पे विचार कीजिए। ऑडिट रिपोर्ट होती है, ऑडिट नोटबुक होती है, ऑडिटिंग प्रोग्राम होता है, ऑडिट फाइल होती है। आपको इसका सीक्वेंसिंग करना है। ठीक है, ये तो तय है कि रिपोर्ट सबसे एंड में देता है, तो ऑडिट रिपोर्ट सबसे एंड में आएगी, तो ए एंड में है, बस हो गया, इसका आंसर ए आएगा। यानी बिना क्वेश्चन को ज़्यादा समझे भी अगर मुझे केवल ये भी पता है कि प्रत्येक अंकेक्षण का अंतिम उत्पाद रिपोर्ट होता है, रिपोर्ट सबसे अंत में दी जाती है, तो वो ये आ गया। खैर, इसमें अगर ऑडिट प्लान वर्ड होता तो प्लान सबसे पहले आता, पर प्लान नहीं है, तो प्लान जैसी चीज़ होती है प्रोग्राम। सबसे पहले कैसे ऑडिट करना है उसकी प्रोग्रामिंग होती है, उसके बाद हम चीज़ों को नोट डाउन करना शुरू करते हैं, ऑडिट नोटबुक तैयार होती है, फिर हम उनको जो एविडेंसेस कलेक्ट करते हैं उनको एक फ़ाइल में ला देते हैं। ऑडिट फाइल होती है, एक परमानेंट नेचर की होती है और एक कॉन्करेंट नेचर की होती है। तो इस तरह से करंट फाइल होती है, कॉन्करेंट नहीं, करंट फाइल होती है और परमानेंट फाइल होती है। तो CBDA इसका सही सीक्वेंस है। रिपीट, सबसे पहले प्रोग्राम तैयार होता है, फिर काम शुरू होते हुए चीज़ों को नोट किया जाता है, फिर इन सबको फाइल में सहेजा जाता है और उसके बाद एंड में ऑडिटर अपनी रिपोर्ट देता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब वापस इन तत्वों पर विचार कीजिए। 5 चीज़ें आई। अंकेक्षण का क्षेत्र, नियुक्ति की वैधानिकता, व्यवसाय की जानकारी, ग्राहक के निर्देश, लिपिकों में अंकेक्षण कार्य का विभाजन। तो देखिए, अगर मान लीजिए आपके पास एक फ़ोन आया या एक लेटर आया कि सर हम अपनी ऑडिट करवाना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप ये चेक करेंगे कि आपकी नियुक्ति वैधानिक है या नहीं। मतलब ठीक है, मतलब सबसे पहले उसकी लीगैलिटी चेक की जाती है। हो सकता है आपके पास ऑलरेडी जितनी फाइल्स होनी चाहिए उससे ज़्यादा फाइल्स हों। ठीक है, और हो सकता है कि वहाँ ऑडिटर पहले ही काम कर रहा हो, तो पहले आपको देखना है कि वहाँ वाला ऑडिटर फ्री हो चुका हो, आपके पास लिमिट बची हो, तो ही आप ऑडिट का काम ले सकते हैं। तो सबसे पहले अपॉइंटमेंट की लीगैलिटी चेक होती है। उसके बाद आप वहाँ जाओगे तो वो आपको स्कोप बताएगा। वो बताएगा कि हमें बैलेंस शीट का ऑडिट कराना है, इनकम एक्सपेंडिचर का ऑडिट कराना है या कराना क्या है, यानी आपका स्कोप तय होगा कि आपको क्या करना है। उसके बाद आप व्यापार के बारे में जानकारी इकट्ठी करोगे कि इनका व्यापार चलता कैसे है, पैसा आता कैसे है, जाता कैसे है। आप उस बिज़नेस के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करोगे। उसके बाद कस्टमर्स, हो सकता है आपको कुछ इंस्ट्रक्शन दे, कुछ हो सकता है आप कस्टमर को इंस्ट्रक्शन दो, और उसके बाद आप खुद काम समझ के अपने जो क्लर्क्स हैं, जो आर्टिकलर क्लर्क हैं या जो आपका एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, उनको आप कार्य का विभाजन कर दोगे। तो ये सबसे लास्ट में होने वाला है, सेकंड से स्टार्ट होगा। तो सेकंड, फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये बिल्कुल ठीक है। फर्स्ट इसका आंसर हो जाएगा, यस। उसके बाद है वर्किंग पेपर विच रिकॉर्ड द ऑडिट वर्क डन आर प्रॉपर्टी। देखिए, ऑडिटर ऑडिट करता है, वो बहुत सारी बातें वहाँ नोट डाउन करता है, उनको पेपर्स पे लिख देता है, वो उसके वर्किंग पेपर होते हैं। इट्स लाइक वो जो भी कैलकुलेशन वगैरह करता है, तो वो जो वर्किंग पेपर होते हैं वो ऑडिटर्स की प्रॉपर्टी कहलाते हैं। SA 230 जो डॉक्यूमेंटेशन के बारे में है, वो ये बताता है कि जो वर्किंग पेपर वो काम के दौरान बनाता है वो ऑडिटर की प्रॉपर्टी होते हैं।
क्लाइंट मांगे ये देना चाहे तो दे सकता है, पर क्लाइंट ये नहीं कह सकता कि ये आपने मेरे यहाँ से नोट किए हैं इसलिए मेरी प्रॉपर्टी है, नहीं, ये ऑडिटर की प्रॉपर्टी होते हैं। ठीक है। इसके बाद विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अकाउंटिंग कन्वेंशन, लेखांकन की परंपराएं होती है। एक रूपता, हमें खातों में एक रूपता रखनी चाहिए, मतलब बार बार नीतियों में बदलाव नहीं करनी चाहिए, सही है, ये परंपरा होती है। संपूर्ण प्रकटन, हमें सारी बातें, एक लेखापाल को सारी इंपॉर्टेंट बातें बता देनी चाहिए, कुछ भी नहीं छुपाना चाहिए। महत्वपूर्णता, यानी लेखा बनाते समय महत्वपूर्ण चीज़ों को ही शामिल करना चाहिए, जो गैर जरूरी फालतू की बातें हैं उसे छोड़ देना चाहिए। ये सारी परंपराएं हैं जिसको फॉलो करना चाहिए अकाउंटेंट को, लेकिन गोपनीयता नाम की कोई परंपरा नहीं होती। गोपनीयता रखनी चाहिए, एक अकाउंटेंट का काम होता है, कोई गांव में ढिंढोरा नहीं पीटना, लेकिन गोपनीयता, कॉन्फिडेंशियलिटी की नाम की कोई परंपरा या अवधारणा नहीं होती है। डी इसका आंसर होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। पेपर वैसे मैं बताऊंगा बहुत ही अच्छा पेपर बनाया, बहुत ही लेवल का, न सिंपल न हार्ड न फालतू क्वेश्चन, बहुत ही तरीके के क्वेश्चन बनाए हैं इस पेपर में, मतलब रियली लाइक इट। डोमेस्टिक यूज़ ऑफ ऑफिस टेलीफोन इज़, ये ऑडिट का क्वेश्चन है। अंकेक्षण में क्या होता है, अंकेक्षण में आप कोशिश करते हो कि किसी तरह का कपट हो रहा हो, गबन हो रहा हो, घपला हो रहा हो, तो उसे पकड़ने का। जो जिस संस्था में लोग काम कर रहे हैं वो पैसे का घपला कर सकते हैं, गबन कर सकते हैं, संपत्तियों का गबन कर सकते हैं, और कई बार वो सुविधाओं का गबन करते हैं, मतलब जो चीज़ उनको ऑफिस के लिए इस्तेमाल करनी चाहिए वो उसका निजी इस्तेमाल करते हैं। सपोज़ करो टेलीफोन एक ज़माने में बहुत बड़ी चीज़ होती थी, तो सपोज़ किसी ऑफिस में टेलीफोन लगा हुआ है तो केवल ऑफिस के कॉल होनी चाहिए, लेकिन एक बंदा उठा के अपनी घरवाली से बात कर रहा है, बच्चों से बात कर रहा है, किसी और से ही बात कर रहा है टाइम पास, तो वो क्या कर रहा है, सुविधाओं का गबन कर रहा है। तो मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ फैसिलिटीज़, यस। द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ टू नंबर 8 एंड 18, देखिए 8 और 18 अपॉन 2, अगर आप 26 अपॉन 2 करते हैं तो आप क्या कर रहे हैं, आपने अर्थमेटिक मीन निकाल लिया। अगर इसने जगह आपसे ज्योमेट्रिक मीन पूछा था तो आपको 8 मल्टीप्लाई 18 करके उसकी रूट निकालनी है। तो 8 और 18 को मल्टीप्लाई करने पे 144 आता है और इसकी रूट वैल्यू 12 आती है, तो इस क्वेश्चन का ज्योमेट्रिक मीन 12 होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है। तो देखिए ज्योमेट्रिक मीन निकालना कठिन होता है, अगर आप अर्थमेटिक मीन निकाल लो, फिर हार्मोनिक मीन निकाल लो और उसका रूट निकाल दो तो आपका ज्योमेट्रिक मीन हो जाएगा। तो आप इसको यूँ याद रख लीजिए कि ज्योमेट्रिक मीन के लिए हमें दो चीज़ों को मल्टीप्लाई करके उनका रूट ही निकालना पड़ता है। तो अभी जैसे अपन ने दो वैल्यूज़ दे रखी थी 8 और 18, उसमें भी तो ज्योमेट्रिक मीन ऐसे निकाला। ठीक है, तो ज्योमेट्रिक मीन का ये सूत्र होता है अर्थमेटिक मीन मल्टीप्लाई हार्मोनिक मीन का स्क्वायर रूट। तो आपका ये गलत है, ये वाला सही है, सी ऑप्शन सही है। और इसी चीज़ को अपन यूँ भी लिख सकते हैं, जैसे या यूँ बदल सकता है क्वेश्चन, ये ए एम, ये एच एम, और ये जो रूट है, रूट की जगह आप बोथ साइड स्क्वायरिंग कर दो, उसको बोलते हैं बोथ साइड स्क्वायरिंग, ये भी कर सकते हैं। तो दोनों तरफ स्क्वायरिंग करने पे क्या होगा, उधर का तो स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा और इधर स्क्वायरिंग आ जाएगी। तो ये फॉर्मूला भी आपको देखने को मिले तो सही करना है इसको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। द मोस्ट सुटेबल मेजर ऑफ डिस्पर्जन इज इन फॉर ओपन एंड क्लासेस। ओपन एंड क्लास क्या होते हैं, जो खुले सिर वाले होते हैं। जैसे अगर ऐसे ग्रुप होते हैं ना, जैसे 30 से 40, 40 से 50 अंक लाने वाले, 50 से 60 लाने वाले, तो ये तो क्लोज एंड है, कहाँ शुरू कहाँ खत्म पता है। लेकिन मैं इसको बोलूँ लेस देन 30, 30 से कम वाले, और या मैं यूँ बोलूँ मोर देन 60, तो 60 से ज़्यादा तो कितना भी है, 500 भी होता है, 500 की जो संख्या है वो भी 60 से ज़्यादा है, और 350 की जो संख्या है वो भी 60 से ज़्यादा है। तो मोर देन 60 मतलब ओपन एंड, सर खुला हुआ है, 60 से ज़्यादा वाले। तो ऐसे क्वेश्चनों में अच्छा रहता है कि आपका आंसर यहाँ कहीं बीच में से आए। रिपीट बात समझना, ऐसे क्वेश्चनों में अच्छा रहता है कि आंसर यहाँ कहीं बीच में से आए। तो QD देखा गया है कि QD का आंसर अक्सर बीच में से कहीं आता है ना। QD के लिए आपको Q3 चाहिए होता है और Q1 चाहिए होता है। तो Q1 बिल्कुल नीचे नहीं मिलता, Q3 बिल्कुल नीचे नहीं मिलता, तो आपका काम हो जाता है। ठीक है, जो खुले सिर वाले वर्ग हैं उनमें जो सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब होता है वो रेंज डिस्टर्ब होता है, लेकिन डिस्टर्ब होना कोई अच्छी बात नहीं है। तो इसलिए अगर आप डिस्पर्जन यानी अपकिरण का क्वेश्चन कर रहे हैं तो सबसे बढ़िया यह रहेगा कि आप चतुर्थक विचलन, क्वार्टाइल डिविएशन वाला तरीका यूज़ करें। वैसे डिस्पर्जन के लिए स्टैंडर्ड डिविएशन बेस्ट होता है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, वैसे इन जनरल ये बेस्ट है, लेकिन अगर ओपन एंड वाली बात आ गई, कंडीशन डाल दी, तो फिर आपको QD सूट करेगा। ठीक है ना। चलो नेक्स्ट। व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ रिडक्शन इन द स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो ऑफ बैंक्स बाय द सेंट्रल बैंक। इसे आप यूँ समझिए कि सपोज करो SLR 25% है,
तो क्या होगा, तो ये होगा कि कम बैंक के पास जो 100 रुपये आते हैं पब्लिक से, बैंक के पास जो 100 रुपये आते हैं, बैंक को 25 रुपये अपने पास तरल रूप में रखने होंगे, लिक्विड फॉर्म में रखने होंगे, और 75 वो उधार दे सकेगा, 75 उधार दे सकेगा। अब सपोज करो आरबीआई ने SLR को घटा के 18% कर दिया, तो इसका मतलब है बैंक को अब 100 रुपये में से 18 रुपये ही अपने पास लिक्विड रूप में रखने पड़ेंगे। इसका मतलब है अब 82 रुपये बैंक उधार दे सकेगा। तो बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो ये कहेंगे कि बैंक अब ज़्यादा राशि की उधार दे सकेगा। और जो उधार लेते हैं, तो बैंक से कौन उधार लेते हैं, नॉर्मली जनता उधार लेती है, व्यापारिक संस्थाएं लेती है, कभी कभी गवर्नमेंट भी उधार लेती है, तो वो अब ज़्यादा राशि उधार ले सकेंगे। तो अगर SLR में कमी की जाती है तो सरकार या फर्में पहले की अपेक्षा बैंकों से ज़्यादा लोन ले सकेंगे। तो इसका आंसर बी आएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रोथ मॉडल इनकॉर्पोरेट्स द पॉपुलेशन ग्रोथ फंक्शन। देखिए ये क्वेश्चन मुझे बहुत सही समझ में नहीं आया, इन्होंने आंसर क्लासिकल मॉडल दिया है, तो आप देख लीजिएगा इसको। द लॉन्गर द टाइम पीरियड द ग्रेटर विल बी द इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। अगर आपके पास देखो सप्लाई का नियम क्या होता है कि अगर प्राइजेस बढ़ेंगे तो आप सप्लाई बढ़ा दोगे, और लॉन्ग रन में तो डेफिनेट बढ़ा दोगे, ठीक है भाई। शॉर्ट रन में तो क्या होता है, एकदम से सप्लाई बढ़ाना संभव नहीं होता है। अगर मान लीजिए कि टमाटर का भाव अचानक बढ़ जाए, बाजार में अचानक टमाटर का भाव बढ़ जाए, तो किसान कोई अचानक रातों रात तो टमाटर पैदा कर नहीं देगा। तो लॉन्ग रन में तो सप्लाई जो होती है वो इन इलास्टिक होती है, क्योंकि उसे बड़ा पाना संभव नहीं होता। लेकिन अगर आपको लॉन्ग रन का समय मिलता है, लंबा समय मिलता है, तो आपकी सप्लाई मोर इलास्टिक होती है, ज़्यादा लोचदार होती है, ठीक है। नेक्स्ट, द प्रोडक्ट फंक्शन या प्रोडक्शन फंक्शन एक्सप्रेसेस द रिलेशन बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग। इस पे तो मैंने पूरा टॉपिक बना रखा है। उत्पादन फलन इनपुट और आउटपुट के बीच संबंध बताता है। Q बराबर L K M, ठीक है, यूं। अगर इसको यूं लिखें तो इसका मतलब है किसी चीज़ की कितनी क्वांटिटी उत्पन्न होगी ये डिपेंड करेगा आपने कितनी लेबर लगा रखी है, कितनी कैपिटल लगा रखी है, कितना मटेरियल लगा रखा है, इस पे। यानी प्रोडक्शन फंक्शन इनपुट और आउटपुट के बीच के रिलेशन को बताता है, आगत और निर्गत के बीच के संबंध को बताता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लायबिलिटी ऑफ कमर्शियल बैंक। ये बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। बैंक ने जो शेयर कैपिटल दिखाया है, सपोज करो बैंक ने शेयर कैपिटल दिखाया है मान लीजिए 400 करोड़, तो इसका मतलब है बैंक ने 400 करोड़ रुपए जनता से ले रखा है, इट्स अ लायबिलिटी। रिजर्व फंड के सामने मान लीजिए लिखा हुआ है 100 करोड़, इसका मतलब 100 करोड़ बैंक ने कमा रखे हैं, लेकिन ये भी शेयर होल्डर्स को देना है, अगेन इट विल बी ऑन अ लायबिलिटी साइड। बिल विच आर ड्यू टू बी पेड, बिल्स जिनका भुगतान करना है, आप इसे बिल्स पेबल कह सकते हैं या अदर करंट लायबिलिटी कह सकते हैं, ये भी लायबिलिटी है। लेकिन बैंक ने जो पैसा आरबीआई के पास जमा करा रखा है या दूसरे बैंकों को उधार दे रखा है या दूसरे बैंकों में जमा करा रखा है, वो असेट्स है। आई रिपीट, अगर एक आईसीआई बैंक है, अगर उसने वो जो पैसा आरबीआई के पास जमा करा रखा है या एचडीएफसी के पास जमा करा रखा है, ये दोनों आइटमें असेट फॉर द बैंक है, तो ये वाला लायबिलिटी तो नहीं है। नेक्स्ट, इन द बैलेंस शीट ऑफ अ कंपनी अनक्लेम डिविडेंड आर शोन अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग हेड्स। मैंने थोड़ी देर पहले बताया, अगर कोई कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करती है लेकिन कोई बंदा डिविडेंड क्लेम करने नहीं पहुंचता, मतलब अपना डिविडेंड लेने नहीं पहुंचता, तो उसे अनक्लेम डिविडेंड बोलते हैं, और ये कंपनी के लिए करंट लायबिलिटी होती है। कंपनी को 7 साल तक उसका इंतज़ार करना पड़ता है, और अगर 7 साल तक भी वो नहीं आता है तो फिर आपको ये पैसा इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड में ट्रांसफ़र कर देना पड़ता है। ये आप जो बाकी बातें लिखी हुई है उनको भी अच्छे से देख लीजिएगा, अभी के लिए करंट लायबिलिटी है। अग्रदाय पद्धति शब्द का प्रयोग किस संदर्भ में होता है, ये खुदरा रोकड़ बही के संबंध में होता है। पैटी कैश बुक, जब आप अकाउंट्स करते हैं तो कभी कभी जो बड़ा अकाउंटेंट होता है वो छोटे मोटे खर्चों के लिए पैटी कैशियर को कुछ पैसे दे देता है। सपोज करो ये बड़ा अकाउंटेंट है, बार बार इसको कोई परेशान नहीं करे, तो इसने 5,000 रुपये इस पैटी कैशियर को दे दिए कि तू छोटे मोटे खर्चे कर लियो महीने भर के। इसने छोटे मोटे खर्चे किए और 3800 रुपये के छोटे छोटे बिल ला के दे दिए। अब इसके बाद 1200 रुपये बचे हैं, तो जो हेड कैशियर होगा वो वापस से इसको 3800 रुपये दे देगा, ताकि इसके पास 5,000 का बैलेंस रीस्टोर हो जाए। तो ये 5,000 का अमाउंट है, इसको इम्प्रेस्ड मनी बोलते हैं, अग्रदाय पद्धति बोलते हैं, पैटी कैश बुक में इसका यूज़ होता है इस सिस्टम का। अगर एक फर्म की असेट्स 40,000 की है और लायबिलिटीज 30,000 की है, फर्म का समापन हो गया है और संपत्तियों से प्राप्त राशि से लेनदारों को प्रति रुपये 60 पैसे का भुगतान किया गया, तो बताओ संपत्तियों की वसूली पे कितनी हानि हुई थी। इस क्वेश्चन की लैंग्वेज भी मैंने थोड़ी सही की है, जो कि होनी चाहिए थी। बताता हूँ क्या हुआ। इस क्वेश्चन में असेट है, ठीक है, लायबिलिटीज हैं, ठीक है,
क्वेश्चन ये कह रहा है कि हमने क्रेडिटर को पैसा दिया, लेकिन पूरा पैसा नहीं दिया, प्रति रुपया 60 पैसा दिया, मतलब रुपए में से 60 पैसे यानी 60% अमाउंट दिया। इसका मतलब ये हुआ लॉजिकली कि 30,000 रुपये की लाइब्रेरी के लिए हमने 18,000 रुपये का भुगतान किया। और क्वेश्चन की लैंग्वेज को सही करें तो यूँ लिखा हुआ है कि असेट से जो पैसा आया वो हमने इनको दिया है, यानी जो हमने 18,000 रुपये इनको दिया है वो हमें यहाँ से मिला है। इसका मतलब है संपत्तियाँ थी तो 40,000 की, संपत्तियाँ थी तो 40,000 की, लेकिन हमें उसको बेचने से 18,000 मिला है। इसका मतलब हमें 22,000 रुपये की हानि हुई होगी। अब अगर क्वेश्चन आपसे ये पूछता है कि बताओ संपत्तियों को कितने रुपए की हानि पे बेचा गया, तो आंसर इसका 22,000 होगा। लेकिन अगर ये आपसे वैसे पूछता है कि बताओ फर्म के समापन में कितना लाभ या हानि हुआ, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपको 22,000 रुपये की हानि हुई है असेट से, लेकिन चूंकि आपने क्रेडिटर को 30,000 की जगह 18,000 में निपटा दिया है, तो यहाँ से आपको 12,000 का प्रॉफिट भी हुआ है। तो तब जाके आपका जो रिजल्ट आता, तब आपका जो रिजल्ट आता वो 10,000 रुपये आता। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज बहुत ध्यान से देखना। अगर इसने हमसे ये पूछा है कि बताओ संपत्तियों की वसूली से कितनी हानि हुई, तो हमें 22,000 की हानि हुई, क्योंकि हमें केवल 18,000 रुपये ही मिला था, जबकि असेट्स 40,000 के थे। होप मैं आपको समझा पाया। नेक्स्ट, अंशों के निर्गमन पर देय अभिगोपन कमीशन की दर कितने % से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। देखिए, कंपनी शेयर्स के मामले में 5% से ज़्यादा अंडरराइटिंग कमीशन नहीं दे सकती, और डिवेंचर के मामले में 2.5% से ज़्यादा कमीशन नहीं दे सकती। कंपनी चाहे तो इससे कम दे सकती है, पर कोई भी कंपनी अंडरराइटर्स को लालच देने के लिए इन दरों से ज़्यादा नहीं दे सकती, और ये दरें इशू प्राइस पर लागू होती हैं। यहाँ पे अंशों के निर्गमन का मामला है तो कमीशन की दर 5%, आगे और होना चाहिए था वैसे वर्ड, इशू प्राइस का 5%, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। नेक्स्ट, यदि विक्रय 18,000 का है, सकल लाभ 5,000 का है, शुद्ध हानि 1,000 रुपये की है, तो बताओ संचालन पे कितना व्यय हुआ होगा। तो पहली बात आप समझो, आप 18,000 रुपये की सेल कर रहे हो और ये भी है कि आप 5,000 का प्रॉफिट कमा रहे हो। इसका मतलब उस माल की कॉस्ट 13,000 रुपये रही होगी। हालांकि ये जानने में इसका कोई इंटरेस्ट नहीं है, पर मैं बता रहा हूँ कि इन्होंने जरूर 13,000 का माल 18,000 में बेचा होगा। यहाँ तक कल तक तो ये खुश थे कि 5,000 का प्रॉफिट हुआ, मज़ा आ गया, ग्रॉस प्रॉफिट 5,000 का हुआ, सबको चिल्ला चिल्ला के बता रहे हैं। आज ये रो रहे हैं कि 1,000 रुपये का नुकसान हो गया। इसका मतलब ये है कि 6,000 रुपये के इनके ऑपरेशनल खर्चे हुए होंगे, नहीं तो ये कल इन्होंने 5,000 कमाए थे तो आज 1,000 नुकसान में कैसे हो गए, क्योंकि इनके ऑपरेशनल खर्चे जो ऑफिस खर्चे, सेलिंग एक्सपेंसेस होते हैं, वो 6,000 रुपये के रहे होंगे। तो इसका आंसर बी होगा। ठीक है। नेक्स्ट, एक निजी कंपनी क्या नहीं कर सकती, वो अंशों को ट्रांसफ़र करने के अधिकार पर प्रतिबंध लगा सकती है। वो सदस्यों की संख्या को सीमित कर सकती है, या उनमें सदस्यों की संख्या सीमित होती है। क्या वो ऑडिटर को अपॉइंट कर सकती है? बिल्कुल अपॉइंट कर सकती है। हर कंपनी के लिए ऑडिटर होता है, लेकिन वो शेयर्स खरीदने के लिए पूरी पब्लिक को इनवाइट नहीं कर सकती। ये वो काम है जो एक प्राइवेट लिमिटेड नहीं कर सकती। प्राइवेट लिमिटेड को अपने सोर्सेज से पैसा जुटाना होता है, वो पब्लिक में फंड रेज नहीं कर सकती, पब्लिक के थ्रू बोरोइंग नहीं कर सकती, पब्लिक के थ्रू पैसा नहीं उठा सकती। तो ये डी गलत है इस क्वेश्चन में। सही। अच्छा, आपको मिलान करना है कैश क्या है। कैश आपकी करंट एसेट्स है, तो ए आपका 4 के साथ जाके कनेक्ट होगा। प्रॉफिट शेयर होल्डर्स का होता है, तो बी आपका फर्स्ट के साथ जाके कनेक्ट होगा। शेयर को इशू करने पे डिस्काउंट आजकल तो नहीं देते, पर पहले देते थे, तो वो एक तरह की फिक्टिशियस एसेट्स होता था, क्योंकि वो थोड़ी देर के लिए आपको बैलेंस शीट की असेट साइड में देखने को मिलता था, जबकि ये कोई असेट है नहीं। मशीन एंड अप्लायंसेज या प्लांट एंड इक्विपमेंट कह लो, ये आपके फिक्स्ड असेट्स हुआ करते हैं। तो अगर मुझे ज़्यादा नहीं भी आता तो ए 4 के साथ कनेक्ट होगा, यहाँ नहीं है, यहाँ है। बी 1 के साथ कनेक्ट होगा, यहाँ नहीं है। ए 4 होगा, बी 1 होगा, सी 3 होगा, डी 2 होगा। इसका मतलब इसका आंसर बी होगा। यहाँ बी है, ध्यान दीजिएगा ना। ठीक है, चलो थोड़ा आंखें खुली रखना, थक तो गए होंगे। अच्छा, इस क्वेश्चन में इसने बिक्री की राशि पूछी है। आपका ओपनिंग स्टॉक 15,000 का था और आपने 95,000 का परचेज़ किया, तो 15,000 का माल पहले था, 95 का परचेज़ किया, तो 1,10,000 का माल हो गया। 1,10,000 के माल में से 29,000 का माल नहीं बिका, यानी आपने 91,000 का माल, 91 नहीं 81, आपने 81,000 का माल बेचा, तो 81,000 आपकी कॉस्ट हो गई। पहली बात तो आप COGS समझ गए, 81,000 का माल आपने बेचा। आपका प्रॉफिट दे रखा है 10% ऑन सेल। ठीक है, 10% आप समझते हो ना, 10/100, 10/100 मतलब 1/10 ऑन सेल, और 1/10 ऑन सेल ऑल्सो मीन्स 1/9 ऑन कॉस्ट वैल्यू। अगर 1/10 ऑन सेल वैल्यू होता है तो 1/9 ऑन कॉस्ट वैल्यू होता है। तो अब आपको कॉस्ट वैल्यू पता है, इसलिए आप 1/9 अप्लाई कर दो। आपने
81,000 रुपये का माल 9,000 का मज़ा लेकर 90,000 में बेचा होगा। और वैसे भी मैं आपको बताऊँ, आप दूसरे लॉजिकल तरीके से भी कर सकते हो। 81,000 रुपये का माल इन्होंने बेचा है और इन्होंने कहा है कि हमने लाभ कमाया है, तो इसका मतलब 60 में तो नहीं बेचा होगा, 72 में भी नहीं बेचा होगा, 80 में भी नहीं बेचा होगा, क्योंकि अगर आपको लाभ कमाना है तो 81,000 का माल आपको ज़्यादा में बेचना पड़ेगा, तो 90 ही सही आंसर है। यानी 81,000 का माल इन्होंने डेफिनेटली 90,000 में बेचा है। ऐसा करके इन्होंने 9,000 रुपये कमाया है और इसका परसेंटेज निकालोगे तो ये हो गया 10% ऑन सेल या 1/10 ऑन सेल एंड इट्स ऑल्सो 1/9 ऑन कॉस्ट। समझा पाया मैं? डी इसका आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट। किसी साझेदार के अवकाश ग्रहण करने पर ख्याति की कुल रकम को क्रेडिट किया जाता है। अगेन ये पुराने ट्रीटमेंट से क्वेश्चन है, जैसे XYZ है, 532 है, सपोज करो 1,00,000 रुपये गुडविल की वैल्यू है। जो आजकल होता है वो बताता हूँ। आजकल ये होता है कि अगर जेड जा रहा है तो हम जेड का शेयर निकालते हैं, जेड का हिस्सा 20,000 रुपये निकालेंगे और वो 20,000 रुपये एक्स और वाई जिन्होंने गेन किया है उनको DR कर देंगे। आजकल ऐसे होता है। पहले क्या होता था, जब पार्टनर का रिटायरमेंट होता था, गुडविल की वैल्यू आंकी जाती थी। गुडविल की वैल्यू मान लो 1,00,000 रुपये आई, तो गुडविल को फुल वैल्यू से खोला जाता था। गुडविल को फुल वैल्यू से खोला जाता था और सभी पार्टनर्स को क्रेडिट किया जाता था। तो ये पहले होता था। तो अगर किसी साझेदार का अवकाश ग्रहण होता था तो ख्याति की अगर कुल रकम खोली जाती थी तो फिर वो सब में बटती थी। कद्दू कटेगा सब में बटेगा, हाँ, गुडविल खुलेगा सब में बटेगा। तो सभी साझेदारों के खाते को क्रेडिट किया जाता था। ये पुराने तरह का ट्रीटमेंट है कि सर इतना जल्दी जल्दी को पढ़ा रहे हो, कहीं जाना है क्या। यदि सकल लाभ की दर 25% है और माल की लागत 1,00,000 है, ये तीसरा चौथा क्वेश्चन COGS पे आ गया। 1,00,000 रुपये का माल आपने बेचा है, कितने में बेचा है ये अभी हम सोचेंगे। आपने 25% कमाया है। कभी भी 25% बोले तो वो अधूरा क्वेश्चन होता है। इन्होंने पूरी बात बोली 25% ऑन सेल, इसका मतलब होता है 25/100 यानी 1/4 ऑन सेल। 1/4 ऑन सेल जो होता है वो 1/3 ऑन कॉस्ट होता है। यानी अगर आप सेल करके 1 रुपया कमा रहे हो, 4 रुपये की सेल से 1 रुपया कमा रहे हो, तो इसकी कॉस्ट मतलब 3 होगी। सोचो बना वापस, अगर आप 4 रुपये की सेल पे 1 रुपया प्रॉफिट कमा रहे हो तो इसकी कॉस्ट कितनी होगी? 1/3, 3 रुपये की कॉस्ट होगी। तो 1/3 ऑन कॉस्ट, इस 1,00,000 का 1/3 करोगे तो 33,333 रुपये। ये हमने माल इतने रुपए के प्रॉफिट पे बेचा होगा। होप वीडियो लंबे हैं बट आपके लिए यूज़फुल रहे होंगे। ठीक है, अपने 100 दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अभी शेयर नहीं करेंगे तो सिलेक्शन लेने के बाद शेयर कर लीजिएगा, पर शेयर कीजिएगा, किसी का भला होगा। चैनल हमारा सब्सक्राइब कर लीजिएगा, हमें अच्छा लगेगा अगर आप कुछ कमेंट करेंगे और अच्छी बातें लिखेंगे तो, अगर ठीक लगती हैं तो। हमारा ऐप है, ऐप कॉमर्स पॉइंट के नाम से है, प्ले स्टोर में मिल जाएगा, फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत सारा कंटेंट वहाँ फ्री में मिलेगा। ठीक है, चलो, थैंक यू वेरी मच। आंसर बताऊँ? 33,333।